हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है सचिन जाखड़ और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आसान और मासूम सा चैप्टर, दैट इज लिमिट्स। ठीक है, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस का ये चैप्टर है। आसान है। जेई मेंस की अगर मैं बात करूं और जेई एडवांस की बात करूं तो लिमिट्स के क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे और बहुत ही आसान आसान से सवाल पूछते हैं। इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आप समझो कि बनता ही नहीं है कुछ, या फिर आप समझो कि अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया तो डिफिकल्ट फिर से कुछ है भी नहीं। ठीक है, तो आसानी से देखिएगा, आराम से सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, हर वैरायटी के बारे में बात करेंगे और एट द लास्ट यू विल फील कि अब आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ गया है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले ही बता देता हूं, जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां करवा रहा हूं वो एक तो अच्छे सवाल हैं, दूसरा जेई मेंस के हैं, जेई एडवांस के हैं, सारी चीजें कवर की जाएगी। ठीक है, 2021 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं जानबूझ के यहाँ नहीं लाया हूँ इस स्लाइड में। ठीक है, हाँ 2020 तक, 2019, 18, 16 ऐसे पुराने सवाल हैं। 21 वाले इसलिए नहीं लाया हूं क्योंकि जैसे ही आज आपका ये लेक्चर खत्म हो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम 2000 नेट पे सर्च मारना है, हाँ गूगल पे जाके लिमिट्स क्वेश्चंस ऑफ जेई मेंस 2021 आस्क्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या 2021 के जितने भी पेपर हुए हैं सारे शिफ्ट के निकाल लो, उसमें ढूंढ ढूंढ के लिमिट के सवालों को फटाफट सॉल्व कर दीजिए यहां से पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये आपका टास्क है, ये आपका होमवर्क है। समझ गए मेरी बात? जो जो जैसे जैसे होमवर्क कंप्लीट कर ले कमेंट करते जाइएगा वीडियो के नीचे और मैं आपके कमेंट पढ़ने वाला हूं, घबराइए नहीं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हाँ ऑब्वियसली पूरी लिमिट्स की पढ़ाई करेंगे, फ्रॉम बेसिक से लेके एसिडिक लेवल तक कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं नेचर हमारा। ठीक है, बेसिक्स ऑफ लिमिट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी सी बात, जहां पर हम लिमिट की कहानी स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। एक पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है? जैसे कि आपसे पूछूं कि नेबरहुड आपका मतलब आपके पड़ोसी, आजू बाजू वाले लोग, समझ गए? तो ये तो हुआ जनरल टर्म वाला नेबरहुड। यहां पर हम एक पॉइंट के नेबरहुड की बात कर रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा। यस, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया, सामने देखना, x इक्वल्स टू a। ठीक है, अब इसके ये वाला जो पार्ट है ना, इसके बिल्कुल राइट वाला पार्ट, ए को छोड़कर ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है राइट नेबरहुड। क्या कहलाएगा? राइट नेबरहुड। समझ गए? पूरा लिख लीजिएगा, दिस इज राइट नेबरहुड वाला पार्ट। और ये जो इस तरफ वाला पार्ट है ये वाला कहलाएगा सर लेफ्ट नेबरहुड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो आंसर इज सर यस। ठीक है, अब इस पार्ट और इस पार्ट का क्या मतलब है सर? राइट नेबरहुड का मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ए से थोड़े से बड़े नंबर। जैसे कि मान लो अगर मैं x बराबर 2 की बात करता, x बराबर 2 की बात करता, तो इस पार्ट में मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। अब 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर हर एक की वैरायटी के हिसाब से अलग अलग है। कोई बोलेगा सर मेरे हिसाब से तो 2.00000001 ये एक छोटा नंबर, मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर है। फिर एक बोलेगा कि सर इसमें 0 और बढ़ा दो, दुगने कर दो और लास्ट में जाके 1 लगा देना। ठीक है, तो सबके हिसाब से अलग अलग नंबर आएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसका कोई अंत नहीं है, ऐसे चलता ही जाएगा। इसलिए हम ऐसे ना रिप्रेजेंट करके हम इसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी नंबर के ऊपर प्लस साइन लगा हो मतलब हम उस नंबर से जस्ट बड़े की बात कर रहे हैं। समझ गए? आगे प्लस साइन वाली बात और आगे माइनस साइन वाली बात अलग होती है, ऊपर प्लस साइन वाली बात और ऊपर माइनस साइन वाली बात अलग है। इसका मतलब है 2 से थोड़े से बड़े नंबर की बात कर रहे हो, इसका मतलब है 2 से थोड़े से छोटे नंबर की बात कर रहे हो। जब मैं आगे चल के कभी भी 2 प्लस या a प्लस या 3 प्लस या 1 प्लस कुछ लिखूं, इसका मतलब समझ जाना कि आप 3 से थोड़े से बड़े नंबर की बात कर रहे हो। और सर देखने में ये है, दिमाग में कैलकुलेशन कौन सी चलेगी? 3 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 3.0000001 ऐसा। फिर 3 माइनस की बात करूं, सर 3 से थोड़ा सा छोटा नंबर, दिमाग में क्या चलेगा? दिखने में तो ये, दिमाग में क्या चलना चाहिए सर? 2.999999 इस टाइप का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ है ना? तो ये है नेबरहुड की कहानी। और मैं अगर आपको लिमिट की बात बताऊं तो लिमिट इज बेसिकली, आप क्या करते हैं किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी सवाल में जब हम लिमिट निकालेंगे तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या कर रहा है। जैसे x बराबर a पर आपको लिमिट निकालनी है, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या कर रहा है हम उसकी चर्चा करेंगे ही नहीं, वो उसके राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड में क्या कर रहा है वो हम देखने हैं। समझ गए? मतलब आजू बाजू में वो कैसा बिहेव कर रहा है वो अपने को देखना है। उस पॉइंट पर वो डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही है, कॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, हमें कोई लेना देना नहीं है।
हम तो राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड में बात करेंगे, समझ में आया? तो राइट नेबरहुड का मतलब क्या लिखोगे? दैट मीन्स, अच्छा एक और चीज कभी कभी आप ऐसा बोलते हो कि x बराबर 2, इसका मतलब आपने x को एग्जैक्ट पुट किया 2। अब राइट नेबरहुड में मैं बोलूं कि a से थोड़ा सा बड़ा नंबर बताओ, तो सर a से थोड़ा सा बड़ा नंबर आपने बोला सबके हिसाब से अलग अलग आएगा, ऐसे बहुत सारे लिखेंगे। तो इस वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पर राइट नेबरहुड में ऐसे लिखेंगे, राइट नेबरहुड का मतलब है x अप्रोचेस टू a प्लस, x अप्रोचेस टू a प्लस, या अभी अगर आप अप्रोचेस वाली बात नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, x इक्वल्स टू a प्लस आप ऐसा लिख लीजिए, ठीक है? x इक्वल्स टू a प्लस, अप्रोच वाली कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है? और लेफ्ट नेबरहुड में क्या बोलोगे सर? x बराबर a माइनस, क्या मेरी बात समझ गए? है ना? तो ये लेफ्ट और राइट नेबरहुड की बात हमारे सामने निकल के आई। नाउ सर अब लिमिट क्या होती है उसकी चर्चा करते हैं, ध्यान सुनिएगा प्लीज। व्हाट इज दिस लिमिट? ठीक है, हाँ आ जाओ। लिमिट को हम क्या बोलते हैं, मतलब व्हाट इज लिमिट? पहले तो डेफिनेशन सुन लो, फिर इसमें जो तुम्हें बेसिक बात है जो बताई जाएगी सीधी सीधी तुम्हारे दिमाग तक पहुंचनी चाहिए वो भी बताऊंगा। अगर आप LHL की बात करो, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करो, ध्यान सुनना, एट x बराबर a, ठीक है, हाँ, तो आप क्या करो, जो भी फंक्शन है, जो भी फंक्शन है, ठीक है, जो भी फंक्शन है, मैं आपको बताऊं, मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है fx, हम इसमें x बराबर a पर कौन सी लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं। सर लेफ्ट हैंड लिमिट का यहां पर बेसिकली मतलब क्या होगा वो आप हमें समझाओ, वो बताता हूं। इसका मतलब है कि x बराबर a पर या a के लेफ्ट वाले हिस्से में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, समझ में आया? कि x बराबर a पर अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर रहे हो तो फंक्शन जो है वो x बराबर a के लेफ्ट में कहां जा रहा है। इसको अगर डिटेल में आप सोचना चाहते हो तो ऐसे सोचो कि अगर मैं x एक्सिस पर लेफ्ट साइड से a की तरफ मूव करना स्टार्ट करूं, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब बता रहा हूं, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर मैं x बराबर a पर लेफ्ट साइड से, x एक्सिस पर लेफ्ट साइड से a की तरफ मूव करना स्टार्ट करूं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं x अप्रोचेस टू a माइनस। a माइनस मतलब a से छोटा और लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से कैसे पता चला सर? क्योंकि छोटा नंबर लेफ्ट साइड में लाई करता है, ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं। तो जब आप x एक्सिस पर a को लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे उस वक्त फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच करेगा, फंक्शन का ग्राफ किस पॉइंट की तरफ जा रहा है? जिस भी पॉइंट की तरफ जा रहा हो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज अवर आंसर। समझ में आया? ये वाला जो y कोऑर्डिनेट होगा दिस इज अवर आंसर, हाँ है ना? मान लेते हैं यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास लेट्स से p, समझे कि नहीं समझे? तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपने क्या किया, दोबारा सोचो, ग्राफ पर जब हम x बराबर a को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, उस वक्त ग्राफ जो होगा, फंक्शन का ग्राफ, वो किस पॉइंट की तरफ जा रहा है? अब वो पॉइंट डार्क सर्कल भी हो सकता है, हॉलो सर्कल भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस भी पॉइंट की तरफ जा रहा है उसका y कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का एग्जैक्ट y कोऑर्डिनेट, एग्जैक्ट, समझ में आया कि नहीं समझ में? एग्जैक्ट y कोऑर्डिनेट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप बोल सकते हो सर आएगी p। सिमिलरली अगर मैं आपको राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए बोलूं x बराबर a पर, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, सर इसमें क्या करना है? सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन, कैसी सिचुएशन बेटा? सेम। आप x बराबर a को प्लॉट करो, अब आप क्या करो, राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो, मतलब राइट साइड में कहानी जज करना चाहते हो, अब फंक्शन को राइट साइड से अप्रोच करो ना। राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब है राइट में थोड़ा सा दूर खड़े होके अब a की तरफ चलना स्टार्ट करो। लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब है लेफ्ट में थोड़ा सा दूर खड़े होके a की तरफ चलना स्टार्ट करो। ये मत बोल दीजिएगा कि ये a को अप्रोच करना है लेफ्ट साइड से, नहीं जी, आप तो दूर जा रहे हो, आपको यहां खड़े होके a की तरफ मूव करना है। वैल्यू वाइज बात करूं, अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब क्या है, वैल्यू वाइज बात करूं, जैसे मान लो यहां पर 2 है, तो आपने पहले बोला सर 1.999, थोड़ा दूर, और नजदीक आ गए 1.99999, फिर और नजदीक आ गए सर, और 9 बढ़ा दो। तो ये जो वैल्यूज हैं ये लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रही हैं। वैसे ही राइट साइड से सर 2 को अप्रोच करने का मतलब क्या है? थोड़ा दूर 2.01 ले लिया, और नजदीक आओ सर, ये कितना हो जाएगा 2.000001, और नजदीक आ जाओ 2.00000001। समझ पा रहे हो? है ना? तो ये है राइट साइड से अप्रोच करना, ये है लेफ्ट साइड से अप्रोच करना। ये तो हुआ x अप्रोच कर रहा है, x की वैल्यू।
सर लिमिट किसको बोलेंगे? लिमिट आप बोलोगे जब आप ऐसा कर रहे होगे, जब आप ऐसा कर रहे होगे तो फंक्शन भी एक पॉइंट को अप्रोच करेगा, फंक्शन भी एक पॉइंट को अप्रोच करेगा। फंक्शन बोल दो या फंक्शन का ग्राफ बोल दो। जब आप एक्स एक्सिस पर ए की तरफ राइट साइड से मूव कर रहे हो तो ग्राफ फंक्शन का या फंक्शन की वैल्यू बोल दो, ग्राफ बोल दो, इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट का जो एग्जैक्ट वाई कोऑर्डिनेट है, कौन सा कोऑर्डिनेट? एग्जैक्ट वाई कोऑर्डिनेट है, दैट विल बी अवर लिमिट। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा सर? इस केस में आंसर आ जाएगा क्यू। समझे कि नहीं समझे? इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? क्यू। मेरे ख्याल से ये सिंपल सी बात आपको समझ में आती है, हाँ या ना? मेरे ख्याल से ये सिंपल सी बात आपको क्या करती है? समझ में आती है, हाँ या ना? हाँ सर। नाउ ये हुई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, समझ पा रहे हो? अब सर आपने एक जगह यहाँ पे हॉलो एक जगह डार्क बनाया, जानबूझ के बनाया, समझ में आ रहा है? ऐसे मत बोल देना फंक्शन अलग अलग है, हॉलो भी हो सकता है डार्क भी हो सकता है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हॉलो भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है, मतलब x बराबर a पर फंक्शन डिफाइंड भी हो सकता है, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। हमें तो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से अप्रोच करना है, तब हमें वैल्यू की तरफ देखना है, समझ में आया? हाँ या ना? और मैंने एक वर्ड यूज किया, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट और ग्राफिकली समझेंगे तो और अच्छे समझ में आया, घबराइए नहीं। अब जरा देखना एक्स एक्सिस पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करने के कितने तरीके हैं। आप एक काम करो, a से छोटी वैल्यू रखो, है ना? लेफ्ट साइड में अगर x बराबर a से छोटी वैल्यू रखो तो आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो। या आपने क्या किया, x की जगह a माइनस एच रख दिया, सुनना जरा ध्यान से। और a में से अगर आप कुछ पॉजिटिव नंबर घटा रहे हो, ये जो वैल्यू है ये 0 प्लस है, 0 प्लस समझ गए? 0 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब अगर मैं a में से इस टाइप की कोई चीज घटाता हूं, 0 प्लस टाइप की चीज घटाता हूं, तो ये वैल्यू ध्यान से देखकर बताइए क्या ये वैल्यू पूरी a से थोड़ी सी छोटी है कि नहीं? तो आंसर इज यस। तो आप ऐसे की जगह ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे की जगह ऐसे भी लिखते हैं, समझ में आया? और इसकी जरूरत कब पड़ती है सर? वैसे तो एक दो सवाल हैं जहां पर आपको एक्सपेंशन लगाना हो, वहां वहां इसकी जरूरत पड़ती है, अदरवाइज हम इसके बगैर भी काम चला देंगे, ये पता होना चाहिए। और कोई बोलेगी सर ये कैसे लिख दिया अब की बार a प्लस एच? तो मैं a में जोड़ रहा हूं एक 0 से छोटी क्वांटिटी, और 0 प्लस का मतलब होता है बेटा जी ये वाली क्वांटिटी 0.00000001, और 0 माइनस का मतलब होता है माइनस 0.00001। समझ पा रहे हो? मैंने यहाँ पे 5 जीरो लगाए, इसका मतलब ये नहीं है, बहस मत करने लग जाना कि सर 0 प्लस में 5 ही जीरो आएंगे, 6 लगा दूं तो कुछ नहीं, ये सिर्फ हम एक आइडिया ले रहे हैं। 0 प्लस का मतलब पॉजिटिव नंबर, 0 माइनस का मतलब एक थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा छोटा, मतलब नेगेटिव नंबर। अगर आप a में एक 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर जोड़ते हो तो बेसिकली आप a में से कुछ घटा रहे हो, है ना? क्योंकि वो नंबर खुद नेगेटिव है जो आप जोड़ रहे हो। तो a में से कुछ घटा तो वैल्यू a से थोड़ी सी छोटी हुई कि नहीं? यस सर। तो ये पूरी वैल्यू क्या कहलाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? या पूरी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं कहलाएगी कि आप एक्स एक्सिस पर a को लेफ्ट साइड से जा रहे हो, बस ये बोलने की बात है। तो चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, ये वाली चीज सबसे फेमसली यूज होगी, समझ गए? सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में क्या होगा सर? राइट साइड से अप्रोच करो, या फिर आप एक काम करो a प्लस एच कर दो। अब की बार a में आपने 0 प्लस जोड़ा है, मतलब a में 0.00001 जोड़ दिया तो a से थोड़ा सा बड़ा हो गया। या फिर आप एक काम करो, a में से एक नेगेटिव नंबर घटाओ, 0 माइनस घटा रहे हो, 0 माइनस खुद एक नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ में आया? तो मतलब a में एक थोड़ा सा नंबर आपने जोड़ दिया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब हम x बराबर a पर लिमिट एग्जिस्टिंग कब कहेंगे? लिमिट एग्जिस्टिंग कब कहेंगे? दिस इज व्हेन, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो और दोनों की वैल्यू क्या आ जाए? फाइनाइट। समझ में आया? दोनों की वैल्यू क्या आ जाए? फाइनाइट, है ना? जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ जाए और बराबर आ जाए। फाइनाइट का मतलब है अगर दोनों प्लस इंफिनिटी आती हैं, मतलब आपने ये निकाला ये प्लस इंफिनिटी, ये निकाला ये भी प्लस इंफिनिटी। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सब प्लस इंफिनिटी तो बराबर है, तो बराबर बोलना भी गलत है, बट फिर भी आप देखो दोनों बराबर होने के बाद में फाइनाइट थोड़ी है। समझ में आ रहा है? फाइनाइट थोड़ी है, तो फाइनाइट होंगी तब आप बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? इसके बाद में एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आपको पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है तो उसके बाद में चीजों को ऐसे लिखा जाता है, ध्यान सुनना। लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x बराबर p। समझे कि नहीं समझे?
एफ ऑफ एक्स बराबर पी। यहां पर मैं आपको ये बात ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं कि इसकी वैल्यू भी मान लो पी आई, इसकी वैल्यू भी पी आई, और ये दोनों बराबर है और फाइनाइट है। तो जब आपको पता चल गया कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो वो ऐसा लिखेगा। अब ना यहां पर a प्लस लिख रहा है, ना यहां पर वो a माइनस लिख रहा है, वो मिक्स करके लिख दे रहा है। तो इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। क्या मेरी बात समझ गए? आज के बाद कभी ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे कि भैया लिमिट x अप्रोचेस टू 2 fx जो है वो आ रहा है 3, इसका मतलब है कि 2 प्लस पर भी वैल्यू 3 आई होगी और 2 माइनस पर भी वैल्यू 3 आई होगी, तभी वो ये बात लिख पा रहा है। समझ में आया? तभी वो ये बात लिख पा रहा है। तो ऐसा लिखा हो तो ये, और ऐसा लिखा हो तो ये। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? दिस इज द बेसिक ऑफ लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ठीक है, अभी सॉल्व करेंगे, अभी बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं नाउ। ठीक है, नाउ कई बार आपको ऐसा पता चलेगा कि हम दोनों तरफ, अभी मैं आपको समझा के आया कि एक पॉइंट पे आप दोनों साइड की लिमिट निकालो। अब मैं आपको बता रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ वन साइडेड लिमिट, एक ही तरफ की लिमिट निकलती है कई बार। समझ पा रहे हो? और ऐसा कब होता है, ध्यान सुनना, आराम से समझ में आएगी बात। एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल ऑफ द डोमेन, डोमेन के एंड पॉइंट्स पे। डोमेन के एंड पॉइंट से मेरा मतलब है कि मान लो कोई फंक्शन डिफाइंड है 2 से लेके 5 तक, उसका ग्राफ ये रहा। ठीक है, उसका ग्राफ मान लो ये रहा, एक पे हॉलो सर्कल, एक पे डार्क सर्कल। मतलब डोमेन की अगर बात करूं तो ओपन ब्रैकेट 2 से लेके 5 है। यहां देखने की कोशिश करना, ये वाली बातें अपने आप समझ में आ जाएंगी। यस, सामने देख रहे हो? मैंने बोला कि बीच में एक पॉइंट होगा बेटा 3। सर 3 पे दोनों तरफ की लिमिट निकल सकती है क्या? हाँ, आप 3 को लेफ्ट साइड से भी अप्रोच करो, राइट से भी अप्रोच करो, आपको लिमिट मिलेगी। मतलब 3 पे हम LHL RHL दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। बट जब मैं एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन की बात करता हूं, या एंड पॉइंट्स ऑफ डोमेन के इंटरवल, डोमेन के अलग अलग कई बार इंटरवल भी लिखे जाते हैं यूनियन लेके, है ना? तो जहां पर इंटरवल शुरू और खत्म हो रहा है, उन पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो उन पॉइंट्स पे आप सिर्फ एक ही तरफ की लिमिट निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं x बराबर 5 की बात करूं, कॉमन सेंस से सोच के बताइएगा कि, कॉमन सेंस से सोच के बताइएगा कि क्या मैं इसमें राइट हैंड लिमिट निकाल सकता हूं? ये बताओ। सर इसमें आप सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ ग्राफ को, एक्स एक्सिस को लेफ्ट साइड से ही अप्रोच कर सकते हो। तब पॉइंट, ये जो ग्राफ है जिस पॉइंट की तरफ जाएगा उसका y कोऑर्डिनेट विल बी अवर आंसर। फिर मैंने बोला इस पे राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं निकाल सकता? बोले सर राइट हैंड लिमिट में आप इस तरफ से आओगे और ये वाला जो रीजन है ये डोमेन में ही नहीं है। समझ में आया? ये वाला जो रीजन है ये डोमेन में नहीं है। हम ये देखते हैं कि किसी पॉइंट में अगर हम इस तरफ से एक्स एक्सिस को अप्रोच करें तो फंक्शन की वैल्यू कहां जा रही है। तो अगर मैं इस तरफ से अप्रोच करूंगा और इस तरफ वाले वैल्यूज रखूंगा फंक्शन में, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड मतलब वो वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि ये वाला पार्ट डोमेन में ही नहीं है। तो ऐसे पॉइंट्स के लिए, ऐसे पॉइंट समझ गए, जैसे 5 पर हम यहां पर सिर्फ क्या कैलकुलेट करेंगे? ओनली LHL। और जैसे ये वाला पॉइंट है, अब एक बच्चा जो है वो बहुत उस्ताद है, बोले सर इस पे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों? बोले 2 पे ये नॉट डिफाइंड है। वापस आप अपनी इस बात को रीथिंक कीजिए, पॉइंट पर फंक्शन क्या कर रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है, उछल रहा है, कूद रहा है, हम आजू बाजू की कहानी पढ़ते हैं लिमिट्स में। कहां की पढ़ते हैं? आजू बाजू की। तो भैया एक बात बताओ, जब मैं इसमें, पहले बताओ कौन साइड से अप्रोच कर सकता हूं? सिर्फ राइट साइड से। लेफ्ट साइड से ये वाला जो पार्ट है सर ये डोमेन में ही नहीं है, मतलब आप अप्रोच नहीं कर सकते। अप्रोच नहीं कर सकते का मतलब ये नहीं है कि आप लिमिट नहीं निकाल सकते। लिमिट निकलेगी और इस तरफ कौन सी निकलेगी इस बार? ओनली RHL। समझ में आया? तो इस पे ओनली LHL लेफ्ट साइड वाला और इस पे ओनली RHL। अब फिर एक बेसिक सा डाउट आया बच्चे के दिमाग में कि सर जब आप दोनों निकाल रहे थे तब तो उनके बीच में कंपैरिजन था, अब आप एक ही निकाल रहे हो तो इसको कंपेयर किससे करें? तो इसके लिए बात लिखी जाती है कि जब भी, अब यहां देखो fx इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, हाँ ओपन हो क्लोज हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मैं 5-10 बार बता चुका हूं। अब अगर x बराबर A की बात करते हो तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लिमिट डिफाइंड होगी? LHL, सर सॉरी RHL, क्योंकि A से लेके B तक की बात कर रहा है वो, इसके बीच में फंक्शन डिफाइंड है। तो A पर आप सिर्फ राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे? लिखेगा ऐसे कि भैया हम तो A को अप्रोच कर रहे हैं, लिखेगा वो ऐसे कि भैया x अप्रोचेस टू A बताओ। हमें अपनी समझदारी से ये समझना है कि सिर्फ हम A की तरफ से अप्रोच कर सकते हैं और वो है राइट हैंड लिमिट। और सर राइट हैंड लिमिट कैसे पता चलेगा कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई है? वो अकेली अगर है, राइट हैंड लिमिट आपने A की वैल्यू निकाल रही है तो इसको किसी और से तो कंपेयर नहीं कर सकते, सिर्फ ये चेक कर लो कि ये फाइनाइट है कि नहीं।
ठीक है, ये चेक कर लीजिए कि ये फाइनाइट है कि नहीं। अगर ऐसा हो तो आप इसको क्या बोलोगे कि x बराबर a पर लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। सिमिलरली x बराबर b पे कौन सी लिमिट निकलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। लिखेगा पूरा, वो तो यही बोलेगा कि पूरी लिमिट बता भाई। हमें समझना है कि इस पॉइंट पे सिर्फ हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। सर कब कहेंगे उसको एग्जिस्टिंग, जो आपने वैल्यू निकाली है वो फाइनाइट आ जाए। फाइनाइट समझ पा रहे हो, नॉन मतलब इन्फिनिटी को छोड़ के, प्लस माइनस इन्फिनिटी को छोड़ के, फिर आप उसको फाइनाइट बोल दीजिए, ठीक है जी। आई होप दिस मेक सेंस। अब सर बच्चों को पता है डाउट क्या आता है, वो डाउट ये आता है कि सर ये तो चलो समझा दिया आपने, ग्राफ व्राफ से बताया, एकदम टिक, एकदम क्लियर है, बट सर समस्या ये है कि कौन से सवाल में एक साइड वाली लिमिट निकलेगी, कौन से सवाल में एक साइड वाली लिमिट नहीं निकालनी, दोनों तरफ वाली निकालनी है। ये थोड़ा समस्या है रे बाबा। मैंने कहा ये ले ये भाई ध्यान से पढ़ो इस बात को, ठीक है, कि हमें कब पता चलेगा। बिकॉज एक मैं बढ़िया सवाल अभी जो आईआईटी ने पूछा था वो करवाऊंगा, उसमें मैक्सिमम जनता 99.99% लोग लिख के आए थे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी मैं आपको कारण बताता हूं, पहले आप इस बात को पढ़िए और इस बात को अपने दिमाग में बसा लीजिए। क्या है, हाँ पढ़ो 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 पढ़ो, शाबाश, यस यस, पढ़ा जाएगा बेटा, पढ़ा जाएगा, ऐसा क्या कर रहा है अगर एलएचएल या आरएचएल को कैलकुलेट करते वक्त डिनोमिनेटर में कौन सा जीरो, एग्जैक्ट जीरो, डिनोमिनेटर में कौन सा जीरो, एग्जैक्ट जीरो, या फिर रूट के अंदर नेगेटिव साइन बने, तो समझ जाना कि आपको वो कैलकुलेट ही नहीं करना था। मतलब समझ जाना कि वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट है। मतलब आपके सामने कोई सवाल आया, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, वैसे तो आइडियल तरीका तो ये है कि भैया कोई सवाल आया तो उस एक्सप्रेशन की पहले डोमेन निकालो, फिर देखो कि हमें उस तरफ जाना है कि नहीं जाना है। उतना काम सर हमारे पास करने का टाइम नहीं है। डोमेन शब्द लेते ही आपने लिमिट्स को और डिफिकल्ट कर दिया। मैंने कहा हटाओ इस बात को, अब ध्यान सुन क्या करना है। कोई भी सवाल आता है तू तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल, बट जब तू कोई कैलकुलेट करने जाए आपने किसी एक साइड की लिमिट कैलकुलेट की, आपको दिखा कि उसको कैलकुलेट करते वक्त डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो बन गया, एग्जैक्ट जीरो की बात हो रही है, या फिर सर रूट के अंदर नेगेटिव साइन बन गया, समझ जाना कि आपको उस तरफ वाली लिमिट कैलकुलेट ही नहीं करनी है। अब ये वन साइडेड लिमिट की कहानी है, समझ गए। ये क्या है, हिंट, ये क्या है, हिंट। कितने लोगों को बात समझ में आई, कितने लोगों को बात समझ में आई, फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए भैया, कमेंट करके। यस, योर कमेंट्स आर वेरी मच वैल्यूएबल। तुम्हें लगता है कि कौन पढ़ता होगा, उसी से तो डिसाइड होता है कि हाँ भाई कैसा चल रहा है माहौल, समझ पा रहे हो और दूसरे पार्टी वाले तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, बोले जे का है। मेरे ख्याल से समझ में आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों, वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट। हिंट कैसे पता चलेगा, जैसे कुछ बेसिक सवाल वन साइडेड लिमिट पे, बहुत आसान आसान सवाल है। उसने बोला कि x बराबर 0 पर रूट x की लिमिट बताओ। रूट x का अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं, वैसे ग्राफ की जरूरत है नहीं बट फिर भी, तो रूट x में सर दिख रही है डोमेन, या x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। अब की बार वो सिर्फ 0 को अप्रोच करने की लिए बोल रहा है, नहीं बोला उसने खुद, वो नहीं बोलेगा कभी भी, आपको पहचानना है कि सर राइट साइड से अप्रोच करें कि लेफ्ट साइड से। ऑब्वियसली आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर ही नहीं सकते, दिस इज ओनली डिफाइंड, या फिर इसमें एक ही तरफ की लिमिट निकलेगी और वो कौन सी है, 0 प्लस, है ना, और रूट x। अब एक बार बताओ, अगर मैं x को 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर रखूं, ठीक है, 0 से मतलब x बराबर 0 को राइट साइड से अप्रोच करता हूं, तो जो ग्राफ है वो किस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, अबे ये आवाज मेरी है, कुछ लोग और मम्मी कुकर बंद करो, अबे मैं ही सिखा रहा हूं, इधर देखो, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ये ग्राफ इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। बस सर ये एग्जैक्ट 0 इज अवर आंसर, है ना। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, सर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड, राइट हैंड लिमिट 0, दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं जी, एक ही तरफ की लिमिट आप निकाल सकते हो, और वो जो है ये फाइनाइट आई है, इसलिए आप क्या बोलोगे इसमें, लिमिट एग्जिस्ट्स। समझ में आया क्या बोलोगे बेटा, लिमिट एग्जिस्ट्स। हाँ ठीक है। अगला ln x की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ सभी लोग जानते हैं। हाँ सर, log x का ग्राफ ऐसा होता है, फिर से उड़ चला, हाँ उड़ के छोड़ा है जहान बीच में तुम्हारे, ओ गाना नहीं गाना है बे। कौन से साइड वाला डिफाइंड है, सर सिर्फ राइट साइड वाला। आप 0 के राइट में ही सिर्फ निकाल सकते हो, लेफ्ट में तो 0 के नेगेटिव हो जाएगा, लॉग के अंदर 0 पे नेगेटिव, समस्या है रे बाबा।
अब एक बार बताओ, अगर मैं जीरो को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं तो जो ग्राफ है वो कहां जा रहा है? पाताल लोक की ओर। और पाताल लोक में कौन बैठा है? माइनस इन्फिनिटी। कौन बैठा है बेटा? माइनस इन्फिनिटी। समझ में आया? तो अब की बार आप क्या बोलोगे? एलडीई। क्या बोलोगे? एलडीई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है? ये रीजन नहीं है कि आप एक ही तरफ की कैलकुलेट कर पा रहे हो, एक ही तरफ की कैलकुलेट कर पा रहे हो, बट वो जो लिमिट आई वो नॉन फाइनाइट आई है। समझ गए? फाइनाइट नहीं है, इस वजह से हमने क्या बोला? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ पा रहे होंगे शायद। हाँ, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की भैया जो डोमेन होती है वो पता होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू -1 से 1 ये होती है। कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ होता है बेटा, ठीक है? 0, यहाँ पे -1 1, ये वाली वैल्यू पाए। चाहे आप ग्राफ से सोच लो, चाहे जैसे सोचना है सोच लो। तो मैंने बोला -1 में आप क्या लेफ्ट साइड से लिमिट निकाल सकते हो? तो आंसर इज सर नो। आंसर इज नो, बिकॉज इसके इधर ग्राफ ही नहीं है। कहां से अप्रोच करोगे? राइट साइड से। तो अगर वो ऐसा लिख रहा है, इसका मतलब, उसका साफ साफ मतलब है कि -1 के ऊपर प्लस, कंफ्यूज नहीं होना है। -1 के ऊपर प्लस का मतलब है -1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, और -1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर का मतलब है ऐसे आप जा रहे हैं। समझ गए? है ना? अब एक बच्चा ऐसे सोच रहा है कि सर अगर हम -1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर रखें तो इसकी लगभग वैल्यू कितनी बनती है? समझ पा रहे हो? इसकी लगभग वैल्यू कितनी बनती है? सर इसकी वैल्यू बनेगी हमारे पास, आप ऐसा बोल सकते हैं पाई। ऑब्वियसली क्या वैल्यू बनेगी? पाई। वरना ऐसे देख, जब आप एक्स एक्सिस पर -1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ जो है वो इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज पाई। क्या मेरी बात समझ में आए? तो आंसर इज सर यस। है ना? तो एक ही तरफ की लिमिट निकली और वो पाए है। और फिर इसमें क्या बोलोगे सर? इसमें हम फिर से बोलेंगे, हाँ, ब्रेट ली। बिल्कुल सही। ली मतलब सर लिमिट एग्जिस्ट। और क्या? नाउ ये वाला जो सवाल है ये आईआईटी का पूछा हुआ है। दिस इज द क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछा गया, फटाफट बता दीजिए। ठीक है? जिसका वो 99.99% लोग जो है वो गलत जवाब टिक करके आए थे। आ जाओ फटाफट, तुम गलत मत करना यार। x अप्रोचेस टू 1 प्लस। सर आपने बोला था देखते ही हमें तो दोनों साइड की लिमिट कैलकुलेट करनी चाहिए। बिल्कुल यस। मैंने डोमेन नहीं कैलकुलेट की है। इन सब में तो मुझे डोमेन दिख रही थी। ठीक है? यहां पर जीरो माइनस क्यों नहीं निकाला? बिकॉज जीरो माइनस रूट के अंदर नेगेटिव हो जाता है, इस वजह से नहीं निकाला। सर यहां पर आप जीरो माइनस में क्यों नहीं गए? बिकॉज लॉग के अंदर नेगेटिव नंबर रखना नॉट डिफाइंड होता है। यहां पर जो फंक्शन बैठा है ये उसकी पर्सनल डोमेन का सवाल है। सर यहां पर ये भी इसका पर्सनल डोमेन का क्वेश्चन है। यहां पर मैंने डोमेन नहीं कैलकुलेट की, मैं तो दोनों साइड की लिमिट कैलकुलेट करने जा रहा हूं। कुछ जीडीबीडी होगा तो देख लेंगे। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस और x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मेरी बात ध्यान सुनना, अब इसको सोचते कैसे हैं, बहुत आसान है। जब आप x को 1 प्लस की तरफ ले जाओगे, मतलब 1.00001, तो ऊपर वाला तो सर 1 की तरफ जाएगा और नीचे वाला जो है वो एग्जैक्ट 1 हो जाएगा। ऊपर वाला 1 अप्रोचिंग, 1 के बगल में ऐसे तीर लगाया मतलब 1 की तरफ जाएगा। आप जो भी वैल्यू रखोगे वो यहां रखी जाएगी। बट 1.0000001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट 1 होता है। और ये पूरा जो फ्रैक्शन है ये कहां जाने की कोशिश करेगा? सर ये 1 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश करेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि लिमिट होती क्या है। जब हम x की तरफ जाते हैं तो ऐसा करते वक्त फंक्शन जिस वैल्यू की तरफ जा रहा हो वो एग्जैक्ट नंबर, जिस नंबर की तरफ वो जा रहा हो वो एग्जैक्ट नंबर हमारा आंसर होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ है ना? तो आपने 1 प्लस रखा तो ये 1 प्लस, ये एग्जैक्ट 1, पूरा रेशियो जो है वो 1 की तरफ जाएगा। तो 1 की तरफ जाएगा तो एग्जैक्ट 1 इज अवर लिमिट। समझ में आया? लिमिट का आंसर कभी ये नहीं देते कि सर 1 अप्रोचिंग। हाँ, दिमाग में जरूर रखते हैं कि 1 की तरफ जा रहा है, बट एग्जैक्ट 1 इज अवर आंसर। मेरी बात ध्यान रखिएगा प्लीज। अब जब मैं यहां आया 0 माइनस की बात 1 माइनस की बात करता हूं तो 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़े से छोटे नंबर। 1 से थोड़े से छोटे नंबर का मतलब है 0.9999, ऐसी सिचुएशन। इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा एग्जैक्ट 0 होता है। और ऊपर जो लिखा हुआ है वो 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर लिखा हुआ है। समझ गए? हाँ है ना? या फिर इसको भी 1 अप्रोचिंग लिख देता हूं लेफ्ट साइड से। अब एग्जैक्ट 0 नंबर जो लिखा हुआ है सर इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड।
डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको देखकर बच्चों ने क्या किया, सर राइट हैंड लिमिट 1, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट डिफाइंड, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए इसका जवाब दे दिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि एक्चुअल आंसर क्या है कि आपको ये पार्ट कैलकुलेट ही नहीं करना था। समझ में आया? नो नीड, ये कैलकुलेट ही नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों सर? देखो ध्यान से, क्योंकि डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 बन गया, नॉट डिफाइंड होगी चीज। ये वाला जो रीजन है 1 माइनस वाला, वो इसकी डोमेन में नहीं है, डोमेन में नहीं है तो यहां आना नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या बोलोगे आप? ये सिर्फ राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट होगी, 1 के बराबर है, और इसका जवाब दिया जाता है लिमिट एग्जिस्ट्स। क्या जवाब दिया जाता है बेटा? लिमिट एग्जिस्ट्स। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, मेरे ख्याल से ध्यान रखोगे। तो मैंने यहाँ पे सारे एग्जांपल ले लिए। रूट के अंदर नेगेटिव, डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0। सर ये जो दोनों फंक्शन है इनमें वन साइडेड लिमिट क्यों? क्योंकि इनकी पर्सनल डोमेन का ध्यान रखो। पर्सनल डोमेन, -1 के आप लेफ्ट में नहीं जा सकते, इधर सर आप 0 के लेफ्ट में नहीं जा सकते। मेरे ख्याल से आप समझ गए। फटाफट हम बात करते हैं लिमिट्स बाय ग्राफ। ग्राफ आपको दे रखा है किसी रैंडम फंक्शन का y बराबर fx का, ठीक है। ग्राफ आपको दे रखा है किसी रैंडम फंक्शन का y बराबर fx का। हम यहां से कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें कैलकुलेट करेंगे, समझने वाली बातें ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहां से आपको एक बढ़िया एक थॉट प्रोसेस मतलब बोलते हैं ना क्लिक हो जाएगा कि अच्छा ये है लिमिट। ध्यान सुनना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एट x बराबर 0 की बात करता हूं, ठीक है। फटाफट मैं x बराबर 0 की बात करता हूं, मैं यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिखूंगा। मैं x बराबर 0 की बात करता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की बात करूंगा। ध्यान सुनना सर, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है ग्राफ को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो तो थोड़ा 0 से दूर खड़े होके फिर लेफ्ट की तरफ मूव करो। ऐसा करते वक्त ग्राफ भी इधर ही जाएगा, ठीक है। और ये इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे आप 0 के नजदीक आओगे ग्राफ इस पॉइंट के नजदीक आएगा। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज ऑब्वियसली 0। फिर मैंने बोला राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करना हो तो सर राइट साइड से अप्रोच करो, ये ग्राफ जो है इस पॉइंट की तरफ जाएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज एग्जैक्ट 0। दोनों फाइनाइट है, दोनों बराबर है, ये दोनों चीजें देखकर हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट। सर लिमिट एग्जिस्ट, समझ में आया? लिमिट एग्जिस्ट x बराबर 0 पर। और वो किसके बराबर है? जब दोनों बराबर होगी तो आप ऐसा लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx बराबर 0 है। मतलब ऐसा लिख दिया तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, राइट हैंड लिमिट भी 0 है, तभी आप ऐसा लिख पा रहे हो। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। अब आता हूं मैं एट x बराबर 1 पर। ध्यान सुनना, x बराबर 1 पर क्या सिचुएशन है सर? पहली चीज तो फंक्शन x बराबर 1 पर नॉट डिफाइंड है। ध्यान से देखो, fx इज नॉट डिफाइंड। फिर सर हमारे दिमाग में तो वही बात आई, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो या डिफाइंड हो उससे क्या लेना देना है? फंक्शन नॉट डिफाइंड हो या डिफाइंड हो उससे क्या लेना देना है? ध्यान सुनना, ठीक है। हमें तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करनी है, बिल्कुल सही। तो ये एक इंफॉर्मेटिव पार्ट था जो मैंने आपको बताया। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं और राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं। मेरी बात ध्यान सुनना। जब मैं 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं एक्स एक्सिस पर, तो ग्राफ जो है वो इस पॉइंट की तरफ जाता है, इस पॉइंट की ओर। इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दैट इज 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई बेटा 1। राइट हैंड लिमिट जब मैं x एक्सिस पर ग्राफ को 1 की तरफ जाता हूं, x एक्सिस पर राइट साइड से, तो ग्राफ जो है वो इस पॉइंट की ओर जा रहा है। इस पॉइंट का फिर से y कोऑर्डिनेट इज 1। इन दोनों को बराबर देखकर आप क्या बोलोगे? LE दैट इज लिमिट एग्जिस्ट्स। बिल्कुल सही। और फंक्शन x बराबर 1 पे नॉट डिफाइंड है, ठीक है। फिर 2 पर अगर आप फटाफट देख लो, 2 पर लेफ्ट साइड से आओगे तो ग्राफ इस पॉइंट की ओर जाएगा। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज, कुछ लोग बोलेंगे इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 2, अरे वो x कोऑर्डिनेट है, y देखकर बता y एक्सिस पर। सर y कोऑर्डिनेट इज 0, बहुत बढ़िया। राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ग्राफ ऐसे जाकर इस पॉइंट की तरफ जाएगा। इस पॉइंट का अगेन y कोऑर्डिनेट इज 0। क्या मेरी बात समझ गए आप? तो x बराबर 2 पर भी लिमिट आ रही है 0। एट x बराबर 3 की बात करता हूं, जल्दी से देखना। पहली चीज x बराबर 3 पर फंक्शन डिफाइंड है, तो आंसर इज यस सर। यहां पे डार्क सर्कल लगा रखा है, वैल्यू बिल्कुल सही। फिर मैंने बोला फटाफट बताओ इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है और इस पे राइट हैंड लिमिट क्या है। जब मैं x एक्सिस पर 3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं तो ग्राफ जो है वो ऐसे जाएगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जाएगा मतलब से ग्राफ जा रहा है पाताल लोक की ओर, मतलब माइनस इन्फिनिटी। बस एक भी लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एक भी अगर आपके पास माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आ जाए, दैट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों फाइनाइट होनी बड़ी जरूरी है। और फिर बराबर। और राइट साइड से अगर मैं अप्रोच करता हूं
तो ग्राफ जा रहा है इस पॉइंट की ओर, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 2, तो राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई बेटा 2। यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर आप बोलोगे LDE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। 4 पर वैल्यू आएगी 0, और जैसा कि आप यहां देख रहे हैं एट x बराबर 5, x बराबर 5 पर कौन सी सिचुएशन होगी, जल्दी से बता दे सर। पहली चीज 5 के राइट में कोई ग्राफ नहीं है, मतलब ये वन साइडेड लिमिट वाला कहानी है, बिकॉज दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द डोमेन। समझ पा रहे हो? तो 5 पर हम सिर्फ कौन सी लिमिट कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड लिमिट हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे और कर भी नहीं सकते। तो मैं जब x एक्सिस पर 5 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूं तो ग्राफ जा रहा है इस पॉइंट की ओर। यहां पर भले ही होलो सर्कल है, बट इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज -1। बोलिए x बराबर 5 पर लिमिट एग्जिस्ट कहलाएगी या डज नॉट एग्जिस्ट? तो आंसर इज सर लिमिट एग्जिस्ट। और किसके बराबर होगी वो? -1 के बराबर। समझ पा रहे हो? ठीक है, आ जाओ और आ जाओ फटाफट। -1 पे बता दे फटाफट। हाँ, इस पे वैल्यू जो है लिमिट एट या फिर लिमिट x अप्रोचेस टू -1। सर दोनों साइड से आप एक ही पॉइंट की तरफ जाओगे, दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो सेम है, और वो कितना आ रहा है -1। तो x बराबर -1 पर भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सर -2 पर गड़बड़ हो जाएगी। -2 पर जरा बताना फटाफट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है। जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो ग्राफ जो है इस पॉइंट की ओर आएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 0। जब आप राइट साइड से ग्राफ को जाओगे, इधर मतलब x एक्सिस पर राइट साइड से जाओगे तो ग्राफ इस पॉइंट की ओर जाएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -1। आराम से देख देख के, खुद देख देख किसी को मजे आएंगे। 0 और -1 LDE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली सर यहां पर लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे y कोऑर्डिनेट 0, लेफ्ट हैंड लिमिट -3 पर 0। राइट साइड से अप्रोच करोगे, ये इस पॉइंट की तरफ जा रहा है सर 1, तो 0 और 1, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एट x इक्वल्स टू -4, कौन सा? वन साइडेड लिमिट। कौन सी लिमिट? वन साइडेड लिमिट लगाएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ सर, और वो भी कौन सी कैलकुलेट करेंगे? वो भी कौन सी? कौन सी? राइट वाली सर, दैट इज x अप्रोचेस टू -4 प्लस। -4 को अगर हम राइट साइड से अप्रोच करें तो सर ग्राफ जो है वो जा रहा है पाताल लोक की ओर, ये आएगा -∞। तो इस केस में आप क्या बोलोगे इस पर? सर एक ही लिमिट आ रही है एक ही साइड की, और वो फाइनाइट नहीं है, तो हम बोलेंगे LDE, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मेरे ख्याल से आपको ग्राफ से देखना आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और लिमिट एग्जिस्ट और लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कब कब बोलते हैं। ठीक है जी, आसान है, आसान। एक बढ़िया सवाल, गुड क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, चॉकलेटी सवाल है। कैसा सवाल है? चॉकलेट, चॉकलेट क्वेश्चन। सर चॉकलेट क्वेश्चन कैसे बोल रहे हो? चॉकलेट आपको कब मिलती है? जब कोई बढ़िया सा काम करते हो ना, किसी और के चेहरे पे स्माइल ले आओ तो आपको चॉकलेट मिलती है। हाँ सर, हमने तो जिसको चॉकलेट दी है उस वजह से हमारे चेहरे की स्माइल चली गई। हाँ, कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो चॉकलेट मिलेगी मेरी तरफ से, बिल्कुल सही। ठीक है, इमेजिनरी चॉकलेट आप तक पहुंचाई जाएगी, घबराइएगा नहीं। आ जाओ सर, ये कुछ बोल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? लैम्डा की वैल्यू निकालो। ठीक है, अलग अलग चीजें कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, f के अंदर x³ - x² है। ठीक है, ऑब्वियसली सर अभी आपने हमें और सारी बातें नहीं बताई है, तो हम इसमें दो पार्ट कैलकुलेट करेंगे, 0+ एंड 0-। कौन कौन से कैलकुलेट करेंगे बेटा? 0+ और 0-, दोनों। बट जब मैं x की वैल्यू 0+ लिखूं तब भी ये पूरा 0+ है, और जब मैं इसमें x की वैल्यू 0- रखूं, सॉरी वापस देखो, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया। 0+ का क्या मतलब है बेटा? 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर। ध्यान सुनना, 0.000001 टाइप की सिचुएशन मान लेते हैं। उस बात पर x³ - x² कहां जाएगा? सर आपको ये तो पता होगा कि अगर आप नंबर 1 से छोटा रखते हो तो जितनी बड़ी पावर होगी नंबर और कम होता जाता है। तो आपने नंबर लिया 0+, जिसको मैं दिमाग में मान के चल रहा हूं कि ये वैल्यू है मान लो। तो सर ये वाला जो नंबर है ये है छोटा, और ये वाला जो नंबर है बड़ा। तो छोटे में से बड़ा गया तो सर नंबर वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। ये बात समझ में आती है? कैसे पता चला सर ये नंबर बड़ा है? क्योंकि इसकी पावर कम है।
तो जैसे जैसे नंबर 0 और 1 के बीच में आप जैसे जैसे नंबर की पावर बढ़ाओगे वैसे वैसे वो और छोटा हो जाता है। मतलब ये पूरा नंबर है नेगेटिव, ये बात तो समझ में आई। और इसकी लगभग वैल्यू कितनी है, ये भी 0 ये भी 0, सर ये भी लगभग 0। तो ये पूरा लगभग 0 आ रहा है बट नेगेटिव वाला आ रहा है, तो क्या मैं इसको 0 माइनस बोल सकता हूं? तो x को जब मैं 0 प्लस की तरफ ले जा रहा हूं तो ये मेरे को जाता हुआ दिखाई दे रहा है 0 माइनस की तरफ, मतलब लगभग 0 बट 0 से छोटा। ठीक है, ये बात समझ में आई है ना? अब आते हैं 0 माइनस की ओर। 0 माइनस का मतलब है सर ये वाली वैल्यू, ध्यान सुनना। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान सुनना सर, अगर ये नेगेटिव नंबर है, चाहे छोटा है 0 से बट लगभग 0 है, बट है तो नेगेटिव, मैंने कहा तो ये भी नेगेटिव, बीच में माइनस साइन, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, सर ये पॉजिटिव। पूरा ध्यान से देख, क्या ये पूरा नेगेटिव आ रहा है? तो आंसर इज सर यस। देख ले, ये नेगेटिव 0 माइनस के लिए और बीच में माइनस साइन, ये पॉजिटिव, तो दोनों मिलकर सर नेगेटिव, तो लगभग नेगेटिव बट, मतलब आंसर नेगेटिव है बट लगभग 0। तो इस पूरे को आप क्या बोलोगे? आप इसके अंदर चाहे 0 प्लस साइड से जाओ चाहे 0 माइनस साइड से जाओ, ये हमेशा 0 माइनस की तरफ ही जा रहा है। आराम से देखो, ठीक है। फंक्शन के अंदर ये y बराबर fx का ग्राफ है, उसने ऊपर मेंशन किया गया है, कंसीडर द फिगर। ऑब्वियसली ये जो ग्राफ है ये fx का ही है। फंक्शन के अंदर अगर आप 0 माइनस रखते हो, मतलब 0 माइनस का मतलब है कि फंक्शन को लेफ्ट साइड से, फंक्शन के ग्राफ पर x एक्सिस को लेफ्ट साइड से 0 की तरफ जाया जाए, 0 माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो किस पॉइंट की तरफ जा रहा है बेटा? 3 की तरफ। किस पॉइंट की तरफ जा रहा है बेटा? 3 की तरफ। तो ये वाली जो पूरी वैल्यू होगी, फंक्शन की जो पूरी वैल्यू होगी वो 3 की तरफ जाएगी। चाहे आप 0 प्लस लो चाहे 0 माइनस, मैंने दोनों अलग अलग कैलकुलेट करके दिखाई है, ध्यान रखना। ये मत बोलते ना सर आपने अलग अलग क्यों नहीं कैलकुलेट की, करके दिखाई है आपको। 0 प्लस पे भी ये 0 माइनस की तरफ जा रहा है, 0 माइनस पे भी ये 0 माइनस की तरफ जा रहा है। थोड़ा दिमाग लगाएं। अब इसकी बात कर लेते हैं, सर ये क्या है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस या 0 माइनस, एफ के अंदर, हाँ, 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 5। ठीक है, अब ध्यान सुनना, 2x की पावर 4 माइनस x की पावर 5 में अगर आप 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, 0 प्लस की बात करते हैं, ऐसा नंबर रखते हो, तो ऑब्वियसली इसकी पावर कम है और इसकी पावर ज्यादा है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, और इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, तो बड़ा माइनस छोटा, मतलब सर एक पॉजिटिव नंबर, हाँ है ना? और लगभग वैल्यू दोनों की 0। वापस सुनो, 0 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब नंबर जो है वो 1 और 0 के बीच में है, जिसकी पावर कम होगी वो ज्यादा बड़ा नंबर होगा, ये बड़ा ये छोटा, बड़े में से छोटा गया नंबर आएगा पॉजिटिव, लगभग वैल्यू 0। तो ये वाली जो पूरी चीज है ये कहां जा रही है? अब की बार 0 प्लस की तरफ। सर अगर आप इसी में ही 0 माइनस रखो तो ले, क्या दिक्कत है? नेगेटिव नंबर का स्क्वायर, ये पूरा क्या आएगा? पॉजिटिव, या पावर 4 पॉजिटिव, माइनस इसकी पावर 5, सर ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव सर पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव सर पॉजिटिव। तो जब आप वैल्यू 0 माइनस रख रहे हैं तब ये पूरा फिर से पॉजिटिव आ रहा है, तो चाहे आप 0 प्लस की तरफ जाए चाहे 0 माइनस की तरफ जाए, ये पूरा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो जब आप x को 0 प्लस या माइनस की तरफ लेके जाओ तो फंक्शन के अंदर जो लिखा हुआ वो 0 प्लस की तरफ जाएगा, मतलब आपको फंक्शन के ग्राफ में 0 प्लस से 0 को राइट साइड से अप्रोच करना है, तो फंक्शन जो है उस वक्त पॉइंट 2 की तरफ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू होगी 2। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, वहां लिखा हुआ है 2 और यहां क्या लिखा हुआ है बेटा? इस पूरे की वैल्यू आ गई 3 बराबर लैम्डा इनटू इस पूरे की वैल्यू अभी पता चली, दैट इज 2। सर यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 3। कोई परेशानी है? तो आंसर इज सर नो। ठीक है, हाँ, जिन लोगों को ये चीज कैच करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं, आप सीखेंगे टीचर कैसे कर रहा है, घबराइए नहीं। ठीक है, आई होप एंड बिलीव बात समझ में आई होगी। ठीक है भाई। आगे कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स की मैं बात करता हूँ। लिमिट वाला कॉन्सेप्ट जो है आपको वहीं लगाने की जरूरत पड़ती है जहां पर, या लिमिट की जो बेसिक टेक्निक्स है वो आपको वहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी जहां पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने। जैसे मान लो मैं आपको एक फंक्शन दूं fx, जो कि फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, मैं पूछूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, बताओ ये कहां जाएगा? सर ये तो देखते ही पता चल रहा है, जब आप x को 2 की तरफ लेके जाओगे तो उसका स्क्वायर लगभग 4 की तरफ जाएगा प्लस 1, ये पूरा नंबर 5 की तरफ जाएगा सर। वरना और नहीं समझ में आता तो आप x स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाए। ठीक है, और यहां पर x कहीं 2 होता है, इस पर वैल्यू आती है 5। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो x को आप चाहे लेफ्ट साइड से 2 लेके जाओ, राइट साइड से 2 लेके जाओ,
एक बार ग्राफ इस पॉइंट की तरफ जाएगा लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से इस पॉइंट की तरफ, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, आंसर इज 5। समझ पा रहे हो? तो यहां पर मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपने लिमिट की वैल्यू निकाल दी, आपने लिमिटिंग वैल्यू निकाल दी, है ना? बट इसमें तो सर कोई ज्यादा दिमाग लगा ही नहीं, जो बेसिक डेफिनेशन थी उसी से काम आ गया। हाँ, नाउ जो हमें लिमिट की जो टेक्निक्स है, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन का यूज, स्टैंडर्ड लिमिट्स, सैंडविच थ्योरम, ये सब कहाँ काम आता है? ये सब तब काम आता है जब वहां पर कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मेरा मतलब है कि ऐसी फॉर्म जिसको फर्स्ट इंस्टेंस पे आप वैल्यू नहीं बता पाओगे। समझ में आया? फर्स्ट इंस्टेंस पे आप वैल्यू नहीं बता पाओगे, बट हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, मॉडिफाई करें, उस पर लिमिट सॉल्व करने की टेक्निक लगाएं तो हम जवाब बता पाते हैं। बट सीधा सीधा जवाब जैसे आप यहां 5 बता पा रहे हो वैसे नहीं बता पाते। समझे? तो ऐसी कितनी फॉर्म्स है बेटा? 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है, जिसमें से दीज आर द मस्ट वन। बस सारा सवाल ले दे के इसी पे आके रुकेगा हमेशा, दैट इज 0/0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अच्छा, 0/0 की बात करता हूं, पहले आपने देख लिया अच्छे से, यही 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बने, मतलब आपको लिमिट की चीजें लगानी है, ध्यान सुनना। अब 0/0 में भी 4 वेराइटी है। कैसी वेराइटी है? 4 वेराइटी। यहां पर 0/0 लिखने का मतलब है 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग। बेसिकली ये होता है बेटा 0 अप्रोचिंग, ऐप नहीं लिखा है, अप्रोचिंग लिखा है, अपॉन 0 अप्रोचिंग। दिस इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, पहला पार्ट। इसमें कई बार आपको ऐसा भी बनेगा एग्जैक्ट 0 अपॉन 0 अप्रोचिंग। फिर सर एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0। और अगला ये है एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 हो गया ना, और ऊपर लिख दो 0 अप्रोचिंग अपॉन एग्जैक्ट 0, 0 अप्रोचिंग अपॉन एग्जैक्ट 0। ठीक है? हाँ, मैं आपको मतलब समझा देता हूं। ये इसके 0/0 के आपके सामने ये 4 वैरायटी आएगी किसी ना किसी सवाल में। इनमें से अगर इनडिटर्मिनेंट की बात करूं तो सिर्फ ये अकेली इनडिटर्मिनेंट है, बाकी इन सब की वैल्यू आप देखते ही बताएंगे। ध्यान सुनना, ऊपर एग्जैक्ट 0 और नीचे 0 अप्रोचिंग की बात हो रही है। ऊपर एग्जैक्ट 0, नीचे भी एग्जैक्ट 0, ऊपर 0 अप्रोचिंग, नीचे एग्जैक्ट 0। सर पहली चीज तो हम जानते हैं कि जब जब गणित में चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, जब जब गणित में डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 बनता है, ठीक है, ऊपर भी चाहे एग्जैक्ट 0 बने, जब जब डिनोमिनेटर एग्जैक्ट 0 बनता है तो दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है? नॉट डिफाइंड का मतलब है, वैसे आप वन साइडेड वाला कॉन्सेप्ट समझ चुके हो, तो इस तरफ वाली लिमिट अपने को कैलकुलेट करनी ही नहीं है ना? डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 बन गया तो सर लिमिट के सवाल में डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 बना, मतलब आप उस तरफ आगे जहां पे आपको आना ही नहीं था। बट फिर भी मैं आपको एज ए क्लैरिटी के हिसाब से बता रहा हूं, ये दोनों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है जी, ये दोनों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स नहीं है, है ना? सर ये क्या है? एग्जैक्ट 0 अपॉन 0 अप्रोचिंग, बिल्कुल सही। एग्जैक्ट 0 अपॉन 0 अप्रोचिंग, इसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे ही आपको ये वाली चीज दिखाई दे, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 होती है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये कभी होगा नहीं, या होगा तो आपको यहां आना नहीं है, ये हुआ तो जवाब 0। अब बचा हमारे पास ले दे के ये वाली कहानी, इसको हम सॉल्व करने के लिए लिमिट्स वाला जो चैप्टर है, जो टेक्निक्स है, लिमिट्स वाली टेक्निक लगाएंगे, लिमिट्स वाली मेथड, या लिमिट्स वाले मेथड आप बोल दीजिए। लिमिट्स वाले हम क्या लगाएंगे बेटा? इसमें मेथड लगाएंगे। समझ गए? तो 4 रूप दिखे, जिसमें से 2 होंगे नहीं, एक हुआ तो जवाब सीधा सीधा। जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल बताऊं, एग्जाम्पल बहुत आसान है। अब जब आप इसको चेक करोगे तो मैंने बोला कि x को 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर रख, मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा हूं, ध्यान रखना। हाँ, मैं मेरी मर्जी, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट पूछ रहा हूं, तो मैंने बोला 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर रख। ऊपर जो है वो अब की बार 0 अप्रोचिंग नहीं है, हाँ नीचे 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर का मतलब समझ पा रहे हो? 1 से थोड़ा छोटा नंबर का मतलब है सर 0.999999 टाइप्स। तो उसमें से जब आप 1 घटाओगे तो ये 0 नहीं आएगा, बल्कि ये 0 अप्रोचिंग आएगा, -0.0001। एग्जैक्ट 0 नहीं बना है, 0 अप्रोचिंग बोलते हैं इसको।
तो ये वाली जो फॉर्म है कितने लोगों को समझ में आया कि डिनोमिनेटर इज नॉट एग्जैक्ट जीरो, दिस इज जीरो अप्रोचिंग, बट न्यूमरेटर इज एग्जैक्ट जीरो, दिस आंसर इज एग्जैक्ट जीरो। समझ गए? आप 1 से छोटा सा नंबर कोई रखो, 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर रखो, जैसे कि आपने 0.9999 ऐसा रखा, इसका एग्जैक्ट, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो एग्जैक्ट जीरो होता है। तो दिस इज नॉट एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। तो पहली फॉर्म ये होगी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जब भी आएगा तो इन्फिनिटी हमेशा ही अप्रोचिंग होता है, कभी भी एग्जैक्ट इन्फिनिटी हम पहुंचते ही नहीं है। क्या कभी पहुंच पाए हो एग्जैक्ट इन्फिनिटी पे या माइनस इन्फिनिटी पे? तो आंसर इज सर नो। अब ये जो अगली फॉर्म है दैट इज जीरो इंटू इन्फिनिटी, इसका भी बता देता हूं, ठीक है? हाँ, क्योंकि ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। जीरो इंटू इन्फिनिटी में ध्यान रखना इन्फिनिटी कभी एग्जैक्ट होता ही नहीं है। सर कौन कौन एग्जैक्ट हो सकता है? जीरो एग्जैक्ट हो सकता है। तो एक तो आपने बोला जीरो अप्रोचिंग मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आपको इन्फिनिटी के बगल में भी इन्फिनिटी अप्रोचिंग लिखना चाहिए। तो मेरी बात ध्यान सुनो, इन्फिनिटी हमेशा अप्रोचिंग ही होता है, हम इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहे हैं, आज तक कोई नहीं पहुंच पाया वहां तक। समझ पाए? तो जब भी इन्फिनिटी लिखे मतलब वो इन्फिनिटी अप्रोचिंग ही है। एक फॉर्म इसका ये निकल के आता है। दूसरा एग्जैक्ट जीरो, एग्जैक्ट जीरो मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी। तो ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है जी, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट जीरो आती है। और ये हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जिसपे हम लिमिट वाली टेक्निक लगाएंगे, जिसपे हम लिमिट वाली टेक्निक या लिमिट वाले मेथड लगाएंगे। कोई बोले सर इसका एग्जांपल अभी दे के आया था अभी दे के आया था, अभी तो बताया था। ओहो सर एक्स अगर 1 से थोड़ा छोटा होगा ये होगा लगभग -0.0001। सर ये पूरी वैल्यू लगभग माइनस इन्फिनिटी। मैं जब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की मतलब जब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लिख रहा हूँ इसका मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये जा रहा है सर माइनस इन्फिनिटी की ओर, ये जा रहा है एग्जैक्ट जीरो की ओर। तो एग्जैक्ट जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी, जवाब आपने जीरो बताया था, बिल्कुल सही। समझ गए? तो ये है। और क्या है भैया? ये हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी में भी वापस इन्फिनिटी हमेशा अप्रोचिंग है, तो इसमें भी देख लो। 1 की पावर इन्फिनिटी में इसकी सिर्फ एक ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है दैट इज 1 अप्रोचिंग की पावर इन्फिनिटी। अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं दैट इज एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी, तो ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है जी, इसकी वैल्यू होती है 1। एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी इज 1, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तब आप बोलोगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, इसको और देख लेते हैं, इनको क्यों छोड़े? ऑब्वियसली सर 0 की पावर 0, इसमें आप जिसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोल रहे हो वो ये वाली है, 0 अप्रोचिंग की पावर 0 अप्रोचिंग। ठीक है, कहीं भी मान लो यहां पर एग्जैक्ट 0 और यहां पर 0 अप्रोचिंग, ठीक है, और यहां पर 0 अप्रोचिंग, इसकी पावर एग्जैक्ट 0, और लास्ट इज एग्जैक्ट 0 की पावर एग्जैक्ट 0। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो आपको, जिस पे आपको लिमिट्स वाली टेक्निक लगानी पड़ेगी, जो आप सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। एग्जैक्ट 0 की पावर 0 अप्रोचिंग तो दैट इज 0। ठीक है, दैट इज क्या बोलोगे आप? 0, बिल्कुल सही। 0 अप्रोचिंग की पावर एग्जैक्ट 0, 0 अप्रोचिंग की पावर एग्जैक्ट 0, इसको आप बोलोगे दैट इज 1। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे जी? 1। एग्जैक्ट 0 की पावर एग्जैक्ट 0, दिस इज नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है बेटा? नॉट डिफाइंड। तो 4 वैरायटी आपके सामने आ सकती है, जिसमें से 3 का तो सीधा सीधा ही जवाब पता चल रहा है। यहां जाके आप बोलेंगे कि भैया ये कहानी है। समझ गए? एक और रह गया, कौन सा है? इन्फिनिटी की पावर 0। इन्फिनिटी की पावर 0 में बेटा एक ही फॉर्मेट है। मान लो इन्फिनिटी की पावर 0 में, ठीक है, तो इन्फिनिटी की पावर 0 अप्रोचिंग
और इन्फिनिटी की पावर में एग्जैक्ट 0, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये वाली इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसके लिए हम वैल्यू निकालने के लिए लिमिट की टेक्निक लगाएंगे। ठीक है, तो सारा मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखिएगा प्लीज। अच्छा, इनको इंडिटर्मिनेट क्यों बोलते हैं उस पर भी हम जा सकते हैं, बट इतना भी कैलकुलेशन या फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली जैसे मान लो कोई न्यूमरेटर 2 की तरफ जा रहा हो और डिनोमिनेटर 3 की तरफ जा रहा हो, तो हम ये देखते ही बता सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है ये 2/3 की तरफ जाएगा। ठीक है, बट इन मैनी ऑफ द केसेस जब न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा हो, डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा हो, तो ये वैल्यू 1 की तरफ भी जा सकती है, ये 5 की तरफ भी जा सकती है, ये 7 की तरफ भी जा सकती है, ये -100 की तरफ भी जा सकती है। समझ गए? तो अभी जो मैंने इससे पहले वाला फॉर्मेट लिखा, आप इसको हल्के से हिंट से समझने की कोशिश करना कि इन्हीं को ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्यों बोलते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि न्यूमरेटर 2 की तरफ, डिनोमिनेटर 3 की तरफ, तो पूरा एक्सप्रेशन 2/3 की तरफ गया। देखते ही पता चल रहा है सबको कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, सीधा सीधा जवाब आ रहा है। बट सर इस पर्टिकुलर केस में हम ऐसे बहुत सारे सवाल देखेंगे जिसमें 0/0 की फॉर्म बन रही है, कभी कभी आंसर 1 आ रहा है, कभी कभी हाफ आ रहा है, कभी कभी -हाफ आ रहा है, कभी कभी 5 आ रहा है। मतलब ये जो फॉर्म है ये आप देखते ही नहीं बता सकते कि ये किस नंबर की तरफ जाएगी, तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये किस नंबर की तरफ जा रही है। इस वजह से ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसमें एक मेजर कंफ्यूजन बच्चों को वो भी रहता है 0 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो वैसे ही सर जो 0 की पावर इन्फिनिटी वाली चीज है वो कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं। मैं आपसे पूछूं कि 0 की पावर इन्फिनिटी एग्जैक्ट 0 की पावर इन्फिनिटी है तो भैया एग्जैक्ट 0, समझ गए? 0 अप्रोचिंग की पावर इन्फिनिटी, 0 अप्रोचिंग मतलब 0 के आसपास कोई नंबर है, उसकी पावर एक बहुत बड़ा नंबर, समझ पा रहे हो? तो दिस वैल्यू इज 0 ऑब्वियसली, दोनों ही केस में। तो ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है बच्चे, अपने मर्जी से, समझ पा रहे हो? अपनी मर्जी से कैसे कि सर 0 की पावर 0 है, इन्फिनिटी की पावर 0 है, तो 0 की पावर इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म लिखो। भैया ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये वो फॉर्म्स हैं जो हम जब इनको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो किस नंबर की तरफ जाएगा नहीं बता सकते। जबकि इस पर्टिकुलर केस में मैं बता सकता हूं 0 की तरफ जाने वाले नंबर की पावर इन्फिनिटी रखोगे तो जवाब 0 ही आएगा हमेशा। वैसे ही एक इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी वाली फॉर्म, ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ही नहीं। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को जोड़ोगे तो जवाब इन्फिनिटी ही आएगा, ये कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। बीच में माइनस साइन हो तब तब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से इतना थ्योरेटिकल एनालिसिस बहुत है। फटाफट अब हम बात करते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में सबसे बेसिक फॉर्म जो है ना वो बता देता हूं। ऑल्दो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे सबसे बेसिक फॉर्म ये दोनों है, और इन दोनों का सबसे बेसिक इलाज भी आपको बताया जाएगा। ये बाकी सब जो भी फॉर्म्स है ये घूम फिर के लास्ट में जाकर इन्हीं पे आके अटकती है, घूम फिर के लास्ट में जाकर इन्हीं पर ही आके अटकती है। बहुत बढ़िया सर, फटाफट आ जाओ। वो बोल रहा है कि अगर आपको 0/0 फॉर्म दिखे तो आप फैक्टराइजेशन का यूज करोगे। ठीक है, ये एक टेक्निक है, हम सारे तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, घबराइए नहीं। फैक्टराइजेशन अगर आपको लगाना है, मतलब आपको पता चल रहा है कि x को कहीं ले जाने पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब सर वो जो नंबर आप जिस तरफ x को लेके जा रहे हो, न्यूमरेटर भी उस पे 0 हो जा रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो जा रहा है, इसका मतलब सर वो नंबर उन दोनों का फैक्टर है। उस फैक्टर को कॉमन लो जिसकी वजह से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, दोनों को कैंसिल करो, जवाब लिख दिए। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ये एक बेसिक टेक्निक है 0/0 की। दूसरा जो पॉइंट है, ये सारे 9 के 9 पॉइंट पढ़ने से पहले शायद आपने इस लाइन पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, these lines will make your concept of limit super fine. These 9 lines will make your concept super fine. हाँ, थोड़ा राइमिंग करने की कोशिश किया है ना। हाँ, ये 9 पॉइंट से ध्यान रखिएगा बैक ऑफ द माइंड में, बाकी सवाल करेंगे तो और अच्छे से बात आपको पच जाएगी। 0/0 में फैक्टराइजेशन, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉमन लेते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कॉमन लेते हैं। ठीक है, ये दोनों 0 इंटू इन्फिनिटी वाली में ये वाला जो तरीका है स्लाइड चेंज, ठीक है, एक तो ये वाला x की जगह 1/t रखने वाला, या फिर स्लाइड चेंज। स्लाइड चेंज का मतलब है सिंप्लीफिकेशन आ जाता है इसमें, सिंप्लीफिकेशन आ जाता है, कैंसिलेशन आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। मतलब बेसिकली 0 इंटू इन्फिनिटी वाले जो सवाल आपको दिखाई दे उसमें अगर आप x की जगह 1/t रखोगे, ये एक जनरल अप्रोच है, ऐसा नहीं कि हर बार x की जगह 1/t रखने से सॉल्व हो जाएगा, बट ये एक जनरल अप्रोच, अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जो फॉर्म है वो या तो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगी।
और 0/0 इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको समझा चुका हूं। फिर हमारे पास अगली फॉर्म आती है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन और स्लाइड चेंज। यहां पर स्लाइड चेंज का मतलब, बेसिक मतलब जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो मैं बता देता हूं, दैट इज टेकिंग एलसीएम। सर इस सवालों में भी आप अगर कुछ किसी को कुछ बोल दो, इसको टी मान लो उसको टी मान लो, तो ये फॉर्म्स भी रिजल्ट करती है डायरेक्टली या तो 0/0 या इन्फिनिटी में। मतलब ये दो मेन फॉर्म्स हैं। ये सर ये वाली और ये वाली तो आपने ऐसा ऐसा करने के बाद में इसमें बदलना सिखा दिया। ये सब एक सोचने का तरीका है बेटा जी। आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से बातें क्लियर होगी, समझ पा रहे हो। फिर एक सबसे मजेदार रूल जिसके तुम सब लोग फैन हो, दैट इज LH रूल। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कौन सा रूल बेटा? LH रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, हाँ वैसे इसको लॉपिटल बोलते हैं, हॉस्पिटल नहीं बोलते हैं। इसको हम कौन सा रूल बोलते हैं? LH रूल। ठीक है सर, LH रूल सबसे पहली चीज कौन सी दो फॉर्म्स पे एप्लीकेबल है? सब जगह नहीं लगता ये, 0/0 और इन्फिनिटी पे। सर ये LH रूल बोलता क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a fx अपॉन gx। ये सवाल आपको सॉल्व करने के लिए दिया, आपने इसमें फॉर्म चेक की, या तो फॉर्म 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली बनी। इसके बाद में ये जो रूल है वो ये बोलता है ये जो रूल है वो ये बोलता है, आप क्या करो, लिमिट x अप्रोचेस टू a ही रखो, न्यूमरेटर में f का डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब न्यूमरेटर की जगह उसका डेरिवेटिव लिख दो, डिनोमिनेटर की जगह उसका डेरिवेटिव लिख दो। ठीक है, आया ना? न्यूमरेटर की जगह उसका डेरिवेटिव लिख दो, डिनोमिनेटर की जगह उसका डेरिवेटिव लिख दो। u अपॉन v रूल नहीं लगाया गया है जी। न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, सिंपल डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, समझ गए? आया ना? वेरी गुड। नाउ सर इसमें अब एक बता क्या होता है, ये कोई साइकिल या कोई कहानी नहीं है कि चलानी शुरू कर दी चलते ही जाओ। आपको इसमें बस एक ही चैलेंज है, हर स्टेप के बाद में यहां पर फॉर्म चेक करो, फॉर्म चेक करो, समझ गए? मतलब आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया, क्या अभी भी 0/0 और इन्फिनिटी बन रहा है? अगर अभी भी 0/0 और इन्फिनिटी बन रहा है तो आप आगे चल सकते हैं। आगे चलने का मेरा मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार और फंक्शन का डेरिवेटिव, हाँ ये चलता जाएगा। कब तक चलता जाएगा? जब तक है जान नहीं, जब तक 0/0 और जब तक 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म खत्म ना हो। समझ गए? हाँ अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि कहां खत्म होगी बीच में? तो आपको हर स्टेप के बाद में चेक करना पड़ेगा, हर स्टेप के बाद में आपको जो है वो फॉर्म चेक करनी पड़ेगी। भैया अब 0/0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, या फिर इन्फिनिटी बन रहा है तो लगाते जाओ, और अगर आपको लगे कि रुक खत्म हो गया है तो वहीं पे जवाब आ जाएगा। समझ गए? तो मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ठीक है, हाँ अब मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ। बच्चे इस देखकर, एज ए स्टूडेंट जब मैं था 11th या 12th में जब हमें पढ़ाया गया, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा वाह यार ये तो बढ़िया हो गया, डिफरेंशिएशन सबको आता है, मतलब लिमिट के आपने सर सारे सवाल बता ही दिए कि घूम फिर के 0/0 इन्फिनिटी पे आके रुकेंगे, और 0/0 इन्फिनिटी को सॉल्व करने का ये रहा तरीका। मैंने कहा ये एक क्या है, कैंडी टाइप की सिचुएशन है, समझ में? लॉलीपॉप, हाँ हर जगह नहीं लगा पाओगे। हाँ डिफरेंशिएशन इतना भयंकर हो जाता है, डिफरेंशिएशन इतना भयंकर हो जाता है कि आंसू आ जाएंगे, ध्यान रखना। तो आपको एल हॉस्पिटल, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यूज नहीं कर रहा है, इसको अपने दिमाग में रखना है। पैरेलल में बाकी टेक्निक भी सीखनी है, फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन का यूज, रैशनलाइजेशन, ठीक है, हाँ स्टैंडर्ड लिमिट्स, ये सब भी सीखना है, इसको भी दिमाग में रखना है। और ये जो है ये किसी के साथ भी मिक्स किया जा सकता है, समझाऊंगा जब सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा तब। तो भैया पॉइंट 4 तो ये, पॉइंट नंबर 5 ये, पॉइंट नंबर 6 ये। वो बोल रहे हैं कभी भी स्क्वायर रूट्स आ जाएं आपको किसी भी लिमिट के सवाल में, ये एक जनरल अपीयरेंस है, कहीं पे आपको रूट आता हुआ दिखाई दे तो आप क्या करें, रैशनलाइजेशन करें, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, मॉड एक्स, ये लोग जब आ जाएं तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग कैलकुलेट करनी चाहिए। आगे चल के कुछ सवालों में आप देखेंगे कि मैं अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग कैलकुलेट नहीं करूंगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आया ना? मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एक साथ कैलकुलेट करूंगा। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक ग्राफ बना के दिखाया था,
x बराबर 2 पर वैल्यू आ रही है 5। नाउ सर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आप चाहे 2 लेफ्ट साइड से अप्रोच करो चाहे राइट साइड से अप्रोच करो, आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये वाले जो ग्राफ्स होते हैं ना बेटा, ये कैसे ग्राफ है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें आप ऐसा ही बोल देते हो इन जनरल कि हम x को 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, कौन साइड से कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अब सर ये वाले लोग आने की वजह से क्या होगा, या कोई भी ऐसा फंक्शन आ जाए जिसकी वजह से डिसकंटिन्यूटी है, मैं आपको हर सवाल में बताऊंगा कि अब अलग अलग कैलकुलेट करो, अब साथ में कैलकुलेट करो। ये क्या है, ये फंक्शन टूटते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसा होता है, अबे हट जा, मतलब टूटा हुआ ग्राफ होता है। फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा होता है, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, हाँ है ना। फिर सर मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, टूटता तो नहीं बट इस पे डेफिनेशन बदलती है। फिर सिग्नम ऑफ एक्स का ग्राफ में सर ऐसा होता है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि किसी की वजह से फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है या डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो आप वहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट अलग अलग कैलकुलेट करोगे। और उसका सबसे बढ़िया हिंट है कि ये लोग बैठे हो तब आपको LHL RHL अलग अलग कैलकुलेट करनी है। सबसे बढ़िया कि भैया यहां पर ध्यान रखना कि मॉड रूट या फिर मॉड दिखाने का एक ही तरीका नहीं है। मॉड दिखाने का यहां पर सिर्फ एक ही तरीका नहीं है कि आपको ऐसे मॉड के साइन लगा के दिखाएं। कई कई बार ऐसा भी जादू करता है, ध्यान रखना, और उस जादू में तुम पिघल जाओगे। वहां सर डिनोमिनेटर रूट के अंदर तो सर x+1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, पता नहीं भाई साहब कौन सी जल्दी में थे और सीधा सीधा x+1 लिख दिया। जैसे तुमने सीधा पे सीधा x+1 लिखा, समझ जाना GDBD होगी। और GDBD भी कैसी हुई, 5 नंबर का नुकसान हो गया, क्योंकि अगर मॉड लगाते तो सही जवाब आता, 4 मिलते। ऐसा करके आए हो, अब कुछ नहीं सर, घर पे -1 लेके आएंगे, तो 4 वो और 1 -1, 5 नंबर गए सर हमारे से। समझ पा रहे हो, तो ये मैंने अलग से लिख दिया है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 इज द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट। किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले फॉर्म चेक करो। फॉर्म चेक करो मतलब कि 0/0 है, ∞/∞ है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है कि नहीं है, और अगर है तो कौन सी फॉर्म को कैसे अप्रोच करना है वो बताएंगे, और अगर नहीं है तो सीधा जवाब बताओ। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले फॉर्म चेक करो, फॉर्म कि कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी तभी वन ऑफ द अबव मेथड्स लगाने हैं, जो ऊपर सिखा के आया हूं बातें वो तभी लगानी है जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने, अदरवाइज डायरेक्ट आंसर आएगा। डायरेक्ट आंसर मतलब वही x² + 1 में अगर x को 2 की तरफ ले जाऊं तो ये पूरा फंक्शन 5 की तरफ जाएगा। कोई मेथड या कोई टेक्निक लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए, हाँ है ना। हाँ बस एक दो थ्योरेटिकल बातें और, क्योंकि ये बातें बतानी बड़ी जरूरी हैं, ये बातें बतानी बड़ी जरूरी हैं, क्योंकि अगर ये बातें नहीं जानोगे तो तुम्हारा जो जवाब है वो कहीं ना कहीं जाके गलत होगा। ठीक है, हाँ, तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो ये आसान सा और सिंपल सा मासूम सा चैप्टर है इसमें आप गड़बड़ करो। ध्यान सुनना मेरी बात। अब अगर ये पॉइंट्स ध्यान रखोगे तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ये वो मिस्टेक्स हैं जो बच्चे जनरली क्लास में क्वेश्चंस में करते हैं, जिसकी वजह से उनका गलत जवाब आता है। ध्यान सुनिएगा प्लीज। बीच क्वेश्चन में आप उन्हीं एक्सप्रेशंस की वैल्यू पुट कर सकते हो जो पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो और उनकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट हो। मैं आपको दो सिचुएशन देता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। यहां पर आपको अभी मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूं, असली बातें आपको सवाल में जाने पर ही समझ में आएंगी। ठीक है, जैसे कि लिमिट x अप्रोचेस टू a, जो gx फंक्शन है उस पूरे की वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, फिर मैंने आपको एक सवाल दिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इंटू gx -3 अपॉन, ऐसे ही कुछ भी लिख रहा हूं यार, x² + 5, एक ही है। ठीक है, और दूसरा फिर मैंने आपको सवाल दिया ये वाला, और ये वाला। इससे मैं आपको एक हल्का हल्का आइडिया बताना चाह रहा हूं बेटा, समझ में आया। बाकी सिचुएशन कहां सीखेंगे, ठीक है। हमें अभी ये जानकारी पता है कि जब हम x को a की तरफ लेके जाते हैं तो gx जो भी फंक्शन है, gx जो भी फंक्शन है मतलब समझो कि x की खूब सारी टर्म्स हैं, वो सारी टर्म्स मिलके 2 की तरफ जाती हैं, हमें ये पता है। fx कहां जाता है और वो कहां जाता है मुझे नहीं पता।
तो एक बच्चे ने पता है क्या किया, जब इससे अगले स्टेप में आया तो बोला सर आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता है, ये 2 की तरफ जाता है। मैंने कहा हाँ। तो बोले इसकी जगह 2 रख दो। तो अगले स्टेप पे आते ही उसने इसको ऐसा बना दिया, मतलब और भी x की टर्म्स वहां बैठी थी, और भी x की टर्म्स वहां बैठी थी, पर उसने सिर्फ इस x की टर्म्स का वैल्यू, मतलब gx में जो x थे उनको हटाकर सिर्फ वहां 2 रखा, और बाकी सारी टर्म्स को उसने एज इट इज रखा। ठीक है, और फिर वो आगे इस सवाल को सॉल्व कर रहा है। तो ये जो पॉइंट मैंने यहां लिखवाया है, ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं करना है। जिस एक्सप्रेशन की आप वैल्यू पुट कर रहे हो उसमें 2 खास बात होनी चाहिए। पहले ही उसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट होनी चाहिए, जीरो भी नहीं होनी चाहिए और फाइनाइट भी होनी चाहिए। तो ठीक है सर, इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है। दूसरा, आप उसकी वैल्यू तभी पुट करोगे जब वो बाकी पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो। तो सर ये जो है ये बीच में फंसा हुआ है, ये सिर्फ fx के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, फिर 3 घट रहा है और डिवाइड में ये कुछ लिखा हुआ है। तो आप ऐसे चलते सवाल में आधे x की वैल्यूज पुट करके उनको गायब नहीं कर सकते। आगे चल के कुछ सवालों में मैं ऐसा करूंगा, तब तुम्हारे दिमाग में तुम खुजाओगे सर कि आपने बोला था नहीं कर सकते। तो कब नहीं कर सकते वो ध्यान समझना। चलते सवाल में जिस एक्सप्रेशन की आप वैल्यू पुट कर रहे हो, बाकी x आप नहीं हिला रहे हो, बस आपने एक एक्सप्रेशन को या कुछ टर्म्स को गायब कर दिया, उनकी वैल्यू रख दी, आपको पता था, ऐसा कुछ जानकारी थी। ये आप तभी कर सकते हो जब वो एक्सप्रेशन पूरे फंक्शन के साथ, बाकी पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, और अब की बार ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, इस वजह से आप ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते। मैंने बोला यहां इसमें सर हमें ये तो नहीं पता इसकी वैल्यू क्या होगी, बट ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 2 जा रही है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ सर। फिर ये क्या बन जाएगा, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, fx माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5, बिल्कुल सही। और सर इसकी जगह 2 पुट कर सकते हैं, तो आंसर इज यस। अब की बार कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट की वो बाकी पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, और इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है। जीरो होती तब भी नहीं पुट करता, इन्फिनिटी होती तब भी नहीं पुट करता, और अगर ये मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता तब भी नहीं पुट करता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, आया ना। अब यहां आ जाओ सर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, gx की जगह 2, तो ये आ जाएगा पूरा -2। तो ये भी आंसर यस है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो डिवीजन में है, अब इसको डिवीजन की जगह ऐसे देखना, है ना, और लिमिट x लेके जा रहे हो a की तरफ। सर ये पूरा जो एक्सप्रेशन है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, जब आप gx की जगह 2 रखोगे तो ये आ रहा है -12। क्या हम ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, तो आंसर इज सर यस। कैसे, ये वैल्यू नॉन जीरो है, फाइनाइट है, और बाकी पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये करना भी सही है। क्या मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे, बोलो। ऐसा चल के करेंगे आगे, ठीक है, ये वाला काम मत करना। अब एक बच्चा बोलता है कि सर क्या हम, ध्यान सुनना मेरी बात, मजेदार बात है ये, क्या हम यहां से यहां जाते वक्त इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस 5 लिख सकते थे क्या? हाँ लिख सकते हो, क्योंकि a कोई भी नंबर हो, a स्क्वायर प्लस 5 क्या होगा, हमेशा नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब नॉन जीरो ही तो होगा। और ये a स्क्वायर प्लस 5 जो है, या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 पूरे एक्सप्रेशन मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, ये तुम्हें डिवीजन में दिख रहा है, बट आप इस पूरे एक्सप्रेशन को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 से मल्टीप्लीकेशन भी देख सकते हो, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो। समझ पा रहे हो? तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा प्लीज, ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। अगली बात पे आइए। बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा होता है, और उसके साथ साथ जानकारी भी लिखी होती है। लिमिट x अप्रोचेस टू a, आपको 2 अलग अलग फंक्शंस दिखाई दिए, ठीक है, तो ऐसा लिखा जाता है, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स वाली बातें बताते हैं कई बार, ठीक है, कि दोनों पर लिमिट अलग अलग बांट दो, प्लस और माइनस साइन जो लिखा हुआ है वो ऐसे अलग अलग बांट दो, ठीक है। पहली चीज आप ये तभी कर सकते हो जब ये दोनों वैल्यूज क्या हो, फाइनाइट, ठीक है, ये पूरा आंसर फाइनाइट होना चाहिए। अब मैंने फाइनाइट बोला है, नॉन जीरो नहीं बोला है, फाइनाइट मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर, और सर ये भी पूरा क्या होना चाहिए, फाइनाइट। देन दिस थिंग इज क्लियर, एकदम ट्रू है। बट सर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में हमें ये पता ही नहीं होता fx और gx खुद अलग अलग वैल्यू कहां जाएंगे, या दोनों फाइनाइट नहीं है। तो जब फाइनाइट नहीं हो तो तब आप ऐसे नहीं बांट सकते, तब आप ऐसे नहीं बांट सकते। पहली चीज ये देखो,
दोनों की वैल्यू फाइनाइट है, इसकी वैल्यू आ रही है 5, इसकी वैल्यू आ रही है 3, बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पे अलग अलग लिमिट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर कई कई सवालों में हमें ऐसा होगा कि हमें ये पता ही नहीं होगा कि ये दोनों फाइनाइट आ रहे हैं कि नॉन फाइनाइट आ रहे हैं। तो फिर एक हमने क्या किया सर, बच्चों वाला काम हमने क्या, हमने इस पे लिमिट बांट दी बिना जाने कि ये फाइनाइट है कि नहीं। मेरी बात पूरी ध्यान सुनोगे ना तब बात समझ में आएगी, वरना फिर तुम बोलोगे कि सर आपने ये बताया था, उसने ये बताया था, वहां ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा हुआ है। मैं आपको प्योर एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा करते हैं, ध्यान रखना प्लीज। हमें ये नहीं पता कि ये फाइनाइट है कि नहीं है, हमने सर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, हमने दोनों पे अलग अलग बांट दिया। अब ध्यान सुनना, अब इनको दोबारा रिक्लब नहीं कर सकते आप। दोनों का अलग अलग जवाब निकालो, अगर फाइनाइट आ रहा है तो, मतलब दोनों का अलग अलग जवाब निकालो। रिक्लब का मतलब कि आपने पहले दोनों पे अलग अलग बांट दिया बिना जाने, बिल्कुल सही, बांट सकते हैं। फिर आप क्या करो, इनको रिक्लब नहीं कर सकते। रिक्लब मतलब इसको थोड़ा सॉल्व किया, इसको थोड़ा सॉल्व किया, फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, फिर से कॉमन ले लिया, समझ में आया? तो नो रिक्लब, दोबारा नहीं मिला सकते। अगर आपका यहां से जवाब आता है तो ठीक, वरना पूरे सवाल को सॉल्व करो, रिक्लब मत करना। और अगर आपको रिक्लब करने की जरूरत पड़े, आपको लगे कि सर बड़ी इच्छा हो रही है, तो पूरे पे लगाओ काटा, फिर इनको यहीं से स्टार्ट करो वापस सवाल को, फिर लिमिट मत बांटना। तो अगर मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूं, शॉर्ट में मैंने क्या बताया कि आप बांट सकते हो जब दोनों फाइनाइट हो, वो एक अलग कहानी है। बट हमेशा कई बार ये नहीं पता होता, हमने ऐसे ही बांट दिया। अब मैं ये बोल रहा हूं कि बांट दो तो दोबारा मत मिलाना, बस दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, फिर दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ना? और अलग अलग सॉल्व करके जवाब तक पहुंच पाओ तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि रिक्लब मत करिएगा बीच में चल के, कि सवाल को आपने बीच में जाके वापस से रिक्लब कर दिया, इनको नहीं जी, ठीक है। और अगर फाइनाइट नहीं है तो बांट ही नहीं सकते। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल ये वाला सवाल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। मुझे नहीं पता इसका जवाब क्या आएगा, बट अभी सर जब आप एक्स को 2 की तरफ लेके जाओगे, ये है इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, ध्यान सुनना। बट अगर कोई इंसान इस पे बांट दे कि मैं तो इस पे भी बांट दूंगा और इस पे भी बांट दूंगा, समझ पा रहे हो, मैं इस पे भी बांट दूंगा और इस पे भी बांट दूंगा, तो उसको तो ऐसा दिखाई देगा इन्फिनिटी, फिर ये अलग इन्फिनिटी। तो इसका जो लिमिट का जवाब आया वो आ रहा है नॉन फाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट, और ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का कोई भी सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे बांटने के बाद, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम बांटते ही नहीं है लिमिट को, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत होगी ज्ञान की बातें, अब धीरे धीरे सवालों की ओर चलते हैं, फटाफट देखना जरा। एक ये और देख लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये इसके नीचे लिखा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए मॉड ऑफ एफ एक्स, तो ये अंदर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल सही। लिमिट को जो है वो आप अंदर लेके जाओ, मॉड बाद में लगा देना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, फंक्शन जो है वो ई की पावर में बैठा है, तो इस पूरी लिमिट को ई की पावर में लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसा सिर्फ आप तब तब कर सकते हो जैसे किसी फंक्शन के अंदर, बेसिकली आपको ये देखते पता चलेगा कि ये कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है ई की पावर में एफ एक्स, तो ई की पावर में आपने फंक्शन बिठा दिया, तो आप इसको अंदर लेके जा रहे हो, जैसे वहां पे दिख रहा है मॉड के अंदर एफ एक्स, तो किसी फंक्शन के अंदर अगर एफ एक्स बैठा है और एक्स पे लिमिट लगी है, तो आप वहां पर लिमिट तभी लेके जा सकते हो उस एक्सप्रेशन के पास जब ये बाहर वाला फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूअस। ई की पावर एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है और मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है, ई की पावर एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है और मॉड एक्स भी कॉन्टिन्यूअस होता है। अब की बार यहां पर जो बॉक्स इस्तेमाल किए गए हैं, दीज बॉक्स आर नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बेटा ये, GIF। अब की बार देखो, यहां पे बाहर लगी हुई थी लिमिट, बॉक्स के अंदर fx था ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में, अंदर आप नहीं लेके जा सकते बिकॉज ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। ये कैसा होता है बेटा, डिसकंटिन्यूअस, इसलिए ये हमेशा बराबर नहीं है। ऊपर वाली दोनों बातें एकदम क्लियर है, ट्रू है, समझ पा रहे हो? एक ये वाली चीज और देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर सवालों पे। यहां पर भी जो जो आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज GIF। GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बॉक्स का मतलब है GIF। ये एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, बट मैंने यहां पर आपको, अगर आप इस चीज को ध्यान से देखोगे तो ये क्लियर ही हो जाएगा। पूरे फंक्शन की आपने पहले निकाली लिमिट,
फिर उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया। सर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट लिमिट एक अप्रोचिंग वैल्यू है कि एग्जैक्ट वैल्यू है? जो भी हम लिमिट निकालते हैं सॉल्व करने के बाद में, वो एक अप्रोचिंग वैल्यू होती है कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है? इन दोनों में से आप किस पे क्लिक करोगे? एग्जैक्ट वैल्यू। सर लिमिट का जवाब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू नहीं होती वो। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहले लिमिट कैलकुलेट करना है, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है। तो बहुत अच्छी बात है सर, हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, fx जिस तरफ से अप्रोच कर रहा है, अप्रोचिंग के ऊपर ही उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, क्योंकि जैसे जैसे आप x को a की तरफ ले जाओगे वैसे वैसे fx कहीं ना कहीं जाना स्टार्ट करेगा, और जाते वक्त ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा देगा, तो उस पर वैल्यू बदल जाती है। ठीक है, अभी इन दोनों एग्जांपल्स पे आने की बजाय मैं उस ग्राफ पे चलता हूं जहां पर आपको कहानी अच्छे समझ में आएगी। एक ग्राफ हमने डिस्कस किया था, है ना, एक ग्राफ हमने डिस्कस किया था, ये वाला, आ जाओ। ठीक है, हाँ घबराइएगा नहीं, ये मत सोचना कि सर आपने सारा ग्राफ हटा दिया, नहीं जी, ग्राफ सारा नहीं हटाया, घबराए नहीं। हाँ वो जो सॉल्यूशन था वो एज इट इज कॉपीड है, घबराए नहीं। कॉपीड है मतलब पिछली स्लाइड पे है वो, मैंने उसका कॉपी कर लिया है। वाह सर आप तो टेक्निकली बड़ी साउंड है हमसे। हाँ बेटा साउंड है, और आजकल हमारी शेप थोड़ी राउंड है। हाँ सर मोटे हो रखे हो। अबे तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं ये बता देना। सर कौन सी बात पूछ रहे हो आप, मोटे हो रखे हो? अबे वो नहीं बे, ये लिमिट वाली चीजें। सर सवाल कब आएंगे? अभी आएंगे सवाल, का ही टेंशन ले रहे हो। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात। जैसे मैंने पूछा पहली चीज, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx क्या है? मतलब ये वाली वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब वो एग्जिस्ट कर रही हो। तो 1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड से अप्रोच करोगे तो इस पॉइंट की तरफ ग्राफ जाएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 1। ठीक है, अब मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? और फिर मैंने आपसे ये वाला सवाल पूछा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx पे सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूं तो क्या है? मेरी बात ध्यान से, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें पहले लिमिट निकालो, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दो उस पे, और इसमें फंक्शन जिस तरफ जाते हुए पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए। पहले हम इसको समझते हैं, ध्यान रखना। अब एक बार बताओ, ये तो सर साफ साफ बहुत आसान है, अंदर वाली वैल्यू हमें पता है, अंदर वाली वैल्यू जो है वो हमें पता है, दिस इज एग्जैक्ट 1, है ना? कैसे पता सर? लिमिट की वैल्यू एग्जैक्ट 1 आ रही है। एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? सर एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है। नो नीड टू से दिस, हमें ये बात आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अब इसको आप ऐसे डिटेल में देखो। जब आप x को 1 की तरफ लेके जा रहे हो, x को 1 की तरफ जा रहे हो लेफ्ट या राइट से, तो ये फंक्शन का ग्राफ किस तरफ से जा रहा है? सर जा तो इस पॉइंट की तरफ रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, जा तो इस पॉइंट की तरफ रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, मतलब पूरा फंक्शन। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 को भी किस साइड से अप्रोच कर रहा है? सर ये नीचे वाली तरफ से। सर व्हाट डू यू मीन बाय नीचे वाली तरफ से? नीचे वाली तरफ से मतलब है कि जब जब x 1 प्लस या 1 माइनस की तरफ जा रहा है, तो जो फंक्शन है उसकी अप्रोचिंग देखो किस तरफ है। सर अप्रोचिंग 1 की तरफ जा रहा है, बट 1 की तरफ भी कहां से? नीचे से 1 की तरफ। देख पा रहे हो ये ग्राफ नीचे से 1 की तरफ जा रहा है, मतलब 1 को अप्रोच किया जा रहा है, बट कौन सी साइड से? 1 माइनस से। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मत बोल देना कि सर इस लिमिट का जवाब होगा 1 माइनस। नहीं जी, जिस नंबर की तरफ जा रहा होता है वो एग्जैक्ट नंबर विल बी अवर आंसर। बट हम ये देखते हैं कि उस नंबर की तरफ भी हम किस तरफ से जा रहे हैं। तो उस नंबर की तरफ हम जा रहे हैं सर 1 माइनस की तरफ से। मतलब जैसे जैसे आप x को 1 की तरफ ले जाओगे वैसे वैसे फंक्शन ये जा रहा है 1 माइनस। सर ये कभी 1 भी नहीं होगा और ये कभी 1 प्लस भी नहीं है, दोनों ही सिचुएशन में दोनों तरफ से ही नीचे की तरफ से अप्रोच कर रहा है। तो एक बार बताओ 1 से छोटे नंबर्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होते हैं भैया? 0। इसका जवाब क्या आया? एग्जैक्ट 0। अब की बार हमें फंक्शन उस पॉइंट की तरफ किस साइड से अप्रोच कर रहा है वो भी देखना बड़ा जरूरी है। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ है ना? ठीक है, जैसे एक सवाल और पूछता हूं, यहां भी पूछूंगा, घबराओ मत। जैसे इस पे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की तो बात नहीं कर रहा हूं, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर और लिमिट
x अप्रोचेस टू 3 प्लस, अब सिर्फ fx का ग्रेटेस्ट इंटीजर। और 3 प्लस सिर्फ क्यों? क्योंकि 3 माइनस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस वजह से 3 प्लस की बात कर रहा हूं। तो राइट साइड से अगर जाता हूं तो सर ये पूरा ग्राफ जा रहा है इस पॉइंट की ओर, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 2, तो पहले हम जब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो उसका जवाब आएगा एग्जैक्ट 2, और एग्जैक्ट 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा जी होता है 2। क्या आपको ये बात समझ में आई? तो आंसर इज यस। नाउ सर जब आप 3 प्लस की तरफ से जाओगे तो ये ग्राफ जो है ये इस पॉइंट की तरफ जाएगा, और ये 2 को नीचे से अप्रोच कर रहा है, समझ पा रहे हो? ऐसे जाएगा, ये नीचे से 2 की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये जो फंक्शन है ये जा रहा है 2 माइनस की तरफ से, जा 2 की तरफ ही रहा है, बट 2 को भी नीचे से मतलब ऐसे, तो 2 से छोटा होकर 2 की तरफ जा रहा है, मतलब 2 से थोड़ा सा कम है, बट जा 2 की तरफ रहा है, तो 2 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। क्या मेरी बात समझ में आती है? अरे बोलो हाँ सर। अब जैसे इस पे आ जाओ, जैसे मैं इसकी बात करूं, हाँ, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, -2 के राइट में जाते हैं, और फिर हम आ जाते हैं -2 के लेफ्ट में, ठीक है? और अब की बार मैंने दोनों में ही fx पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, ध्यान रखना fx पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया। तो अब मैंने बोला कि ध्यान से सुन के बता कि जब मैं इस तरफ से जाऊंगा तो ये फंक्शन इस पॉइंट की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है 0, और ये 0 से 0 की तरफ जा रहा है, बट 0 को कौन साइड से? ऊपर वाली साइड से। कौन साइड से बेटा? ऊपर वाली साइड से। तो ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है 0 प्लस, fx जा 0 की तरफ रहा है, बट कैसा लिखा हुआ है? 0 प्लस, और 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है ना। फिर मैंने बोला कि लेफ्ट साइड से अगर मैं अप्रोच करूं तो सर अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे अब की बार ना ही ग्राफ ऊपर से ना ही नीचे से एग्जैक्ट -1, समझ में आया? अब की बार जो ग्राफ है वो कैसा जा रहा है? दिस इज एग्जैक्ट -1। हाँ, क्योंकि अब की बार देखो ना, आप -2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करो। मैंने एक गड़बड़ कर दी, ठीक है? एक गड़बड़ क्या है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है? माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड वाला, और प्लस का मतलब है राइट साइड से, ठीक है? हाँ, अब अगर मान लो आप राइट साइड से अप्रोच करते हो तो सर जो फंक्शन है ना वो इस पॉइंट की ओर जा रहा है। मैंने बोला इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -1, मैंने कहा ग्राफ -1 को ऊपर से आ रहा है कि नीचे से? बोले सर कहीं से नहीं, बराबर से। बराबर मतलब एग्जैक्ट -1, और एग्जैक्ट -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है बेटा -1, ठीक है? तो आप ऐसे इसको सोच सकते हैं, ठीक है? हाँ ना, ऐसे आप इसको सोच सकते हैं। वैसे ही जब मान लो फटाफट, बस लास्ट है ये, लिमिट x अप्रोचेस टू -3, -3 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, और जो फंक्शन है सिर्फ उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया है। तो जब आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो फंक्शन ऐसे नीचे से 0 की तरफ आएगा। नीचे से 0 की तरफ आने का मतलब है कि अंदर वाला फंक्शन है वो 0 माइनस की तरफ जा रहा है, 0 से थोड़ा सा छोटा, और 0 से थोड़े से छोटे नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, ठीक है? तो ये वैल्यूज मैंने आपको बताई, और ये फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली कहानी बता दी, ठीक है? आई होप एंड बिलीव बात समझ में आती होगी। यहाँ पर sin x और x वाली कहानी समझाने के लिए मैं एक आपको ग्राफ याद रखने के लिए बोलूँगा, एंड दिस ग्राफ इज वेरी 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 यूजफुल, बिलीव मी, ठीक है? इसको याद रखिएगा, ठीक है? सर एक तो इस पे 10x का ग्राफ बना दो, इसी पे, और एक इस पे sin x का ग्राफ बना दो। ठीक है? तो भाई साहब ये वाला जो ग्राफ है ये है sin x का, ये वाला जो ग्राफ है ये y बराबर x वाली लाइन है, और सर ये वाला जो ग्राफ है ये है 10x का, ठीक है? अब आपको ये सब बताने की जरूरत, अच्छा ये आपको अभी जो मैंने बनाया इसमें हो सकता है ये यहाँ पर आपको तीनों मिलते हुए दिखाई दे, बट अगर मैं इसको जूम करके बनाऊं तो जूम करके भैया 0 पर ये सिचुएशन होगी, ये ऊपर से ऐसे आएगा और sin x वाला नीचे से निकल जाएगा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 0 पे ही मिलते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं, ध्यान सुनना, कि एज x अप्रोचेस टू 0 प्लस, अगर फंक्शन 0 प्लस की तरफ आप ग्राफ में जाना स्टार्ट करते हो,
ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स वाला एक्सप्रेशन है ये किसकी तरफ जाएगा? टेन एक्स अपॉन एक्स वाला एक्सप्रेशन है वो किसकी तरफ जाएगा? ये बताइए आप मुझे, ठीक है। और सिमिलरली एज एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स वाला एक्सप्रेशन किसकी तरफ जाएगा? और टेन एक्स अपॉन एक्स वाला एक्सप्रेशन किसकी तरफ जाएगा? ठीक है। मैं आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं, अभी समझा देता हूं, घबराइएगा नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू पर, वैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि साइन एक्स अपॉन एक्स स्टैंडर्ड लिमिट है, वैल्यू आती है 1। इसको हम देखेंगे भी ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड लिमिट जब पढ़ेंगे। बट अभी मेरी बात ध्यान से ऐसे सुनो आप कि साइन एक्स और एक्स, ये रहा साइन एक्स, ये रहा सर वाई बराबर एक्स वाली लाइन। जैसे जैसे आप 0 की तरफ जाओगे राइट साइड से, वैसे वैसे सर साइन एक्स और एक्स की वैल्यू बराबर होनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, बराबर एग्जैक्ट कब होगी? जब एक्स बराबर 0 होगा। बट उससे पहले तो हम यही बोल सकते हैं जैसे जैसे मैं 0 की तरफ जा रहा हूं राइट साइड से, साइन एक्स और एक्स की वैल्यू बराबर होनी स्टार्ट हो गई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बराबर होने स्टार्ट हो गए। इसका मतलब सर ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा ये पूरा एक्सप्रेशन, क्योंकि जब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो रहे हैं मतलब वैल्यू क्या आएगी? 1। अब मैंने पूछा कि 1 भी किस साइड से, 1 प्लस या 1 माइनस, वो बता। तो सर आप देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा है, क्योंकि y बराबर x की जो लाइन है वो हमेशा ऊपर लाई कर रही है। कोई सा भी x ले लो उस पे x ज्यादा साइन x कम, कोई सा भी x ले लो x ज्यादा साइन x कम। तो ये हो तो 1 के बराबर रहा है, 1 को अप्रोच करेगा पूरा एक्सप्रेशन, बट हमेशा 1 से छोटा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो 1 माइनस। समझ पा रहे हो? सिमिलरली 10x अपॉन एक्स, अब की बार सर ये भी, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो वापस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फिर से बराबर हो रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन फिर से 1 की तरफ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। बट 1 की तरफ भी किस साइड से जाएगा? सर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है अब की बार, क्योंकि 10x का ग्राफ हमेशा बड़ा है, ऊपर लाई कर रहा है पॉजिटिव x पे, तो ये जाएगा 1 प्लस की तरफ। समझे कि नहीं समझे? आया ना? अब यहां आ जाओ, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स 0 माइनस के लिए, तो 0 माइनस में भी वही कहानी है। 0 माइनस में सिर्फ इतना हुआ है कि दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर अब साइन एक्स बड़ा हो गया और एक्स छोटा हो गया। नहीं जी, न्यूमेरिकली सोच, न्यूमेरिकली अभी भी कोई सा भी एक्स लोगे तो उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब बिना साइन के एक्स की ही ज्यादा आएगी, साइन की तो कम आएगी। समझ में आया? तो अभी भी ये 1 की तरफ जा रहा है, और किस साइड से? 1 माइनस से। हाँ मैं समझ सकता हूँ ये वाला पॉइंट थोड़ा सा परेशान करेगा कि सर ये 1 माइनस कैसे, 1 से छोटा कैसे? ऑब्वियसली कोई सा भी एक्स ले ले, कोई सा भी एक्स ले ले, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा किसकी आएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा आएगी सर एक्स की। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जितना नीचे जाते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती जाती है। समझ पा रहे हो? तो दोनों नेगेटिव है, इस वजह से वापस से +1, क्योंकि साइन एक्स भी नेगेटिव और एक्स भी नेगेटिव, तो +1 की तरफ ही जाएगा और 1 से छोटा होगा। सेम लॉजिक इज वैलिड फॉर 10x, दोनों नेगेटिव है तो +1 की तरफ जाएगा, बट अब की बार 1 प्लस, वापस से 1 प्लस। क्यों सर? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू सोचो, कोई सा भी x लोगे 10x की वैल्यू ज्यादा आएगी, x की वैल्यू कम आएगी, साइन x की वैल्यू उससे कम आएगी। न्यूमेरिकल ऑर्डर है ये, ठीक है जी। बस इसी पॉइंट पे ये बता दो। अब उसने बोला कि पहले आप इसकी लिमिट कैलकुलेट करो, जिसको नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। इसकी वैल्यू होती है एग्जैक्ट 1, एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। पहले हमने लिमिट कैलकुलेट की, दैट इज एग्जैक्ट 1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। अब की बार उसने क्या किया सर? अप्रोचिंग पर ही ग्रेटेस्ट इंटीजर चिपका दिया, कि जब वो जा रहा होगा लिमिट की वैल्यू बनने से पहले ही ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया। तो ये बताओ साइन एक्स अपॉन एक्स किस साइड से जाता है? सर 1 माइनस से, और 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। 1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 0। सिमिलरली यू कैन ऑल्सो से कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x अपॉन एक्स। सर इसकी वैल्यू फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक पार्ट ये पूछा और दूसरा मैंने पूछा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। नाउ सर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, वैल्यू निकालने के बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाना है। और सर 10x अपॉन एक्स जो है वो 1 प्लस की साइड से जाता है, तो 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1। इसमें दोनों में 1 आता है, इसमें 0 और 1 आता है। आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे लगाए। मैंने बहुत सारे सवाल करवा दिए। नाउ वी आर मूविंग टू डायरेक्टली द क्वेश्चंस ऑफ लिमिट। सीधा आपको आने वाले सवालों में फॉर्म पहचाननी है और लिमिट का जवाब देना है। मैं फटाफट आता हूं इस सवाल पे। लिमिट अप्रोचेस टू y, मतलब लिमिट y अप्रोचेस टू 0। मैंने इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा, क्या इसमें मॉड्यूलस ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम x, क्या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये टूट सके? तो आंसर इज नो। डिसकंटिन्यूटी आ सके? तो आंसर इज नो, कोई नहीं है सर। तो इसको सीधा सॉल्व करेंगे।
जैसे जैसे आप x को 0 की तरफ ले जाओगे ये होगा 0, ठीक है। 1 1 का रूट 1, 1 प्लस 1 2, रूट 2 माइनस रूट 2, सर न्यूमिनेटर जाएगा 0 की तरफ, डिनोमिनेटर भी जाएगा 0 की तरफ। कौन सी फॉर्म है? 0/0 की फॉर्म है। मैंने पूछा कौन से तरीके से आप लगाना चाहते हो, तो एक बच्चा बोला कि सर आपने एल हॉस्पिटल सिखाया था LH रूल। मैंने बोला कि भैया LH रूल सिखाया था, बट आपको हर जगह LH रूल आपको आसानी से जवाब दे दे, दिस इज नॉट ट्रू। समझ में आया? अभी बता देता हूं, इस पे आपको 4 बार डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 4 बार, या एक बार करके देखो। चलो करके देखते हैं LH रूल से भी, क्योंकि डिनोमिनेटर से y तभी गायब होगा जब आप y को 4 बार डिफरेंशिएट करोगे। सर 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे हम तो पागल हो जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले इसको फटाफट रैशनलाइजेशन से कर दे फटाफट। तो सर आपने बताया था कि रूट आ जाए तो रैशनलाइज करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही। और कैसे करोगे रैशनलाइज, ध्यान सुनना। 1 प्लस y की पावर 4, ठीक है, और यहां पर है माइनस रूट 2 अपॉन ये रहा y की पावर 4। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया? सर हम जानते हैं, बचपन में मैडम ने सिखाया था बेटा, बीच में प्लस साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया सिखाया था मैडम ने। ठीक है भाई, अबे देख रहे हो ना? हाँ यस, हेलो हेलो, नजरें एकदम स्क्रीन पर, ठीक है जी। नाउ जब ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऊपर वाले में क्या आ जाएगा बेटा? रूट ऑफ a माइनस बी इंटू रूट ऑफ a प्लस बी इज, ये आ जाएगा a माइनस बी। एक एक रूट हटा दो ऊपर ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर में y की पावर 4, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो ये लिखा। अब मैं एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन की अगले स्टेप में आते वक्त वैल्यू ही पुट कर दी। यहां से यहां जाते वक्त है ना, कुछ y की टर्म्स को तो रख रहा हूं और कुछ की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। सोचो सोचो सोचो, ऐसा कैसे? 0 रखोगे, 1 1 का रूट 1, 1 प्लस 1 2, रूट 2, ये आ जाएगा सर 2 रूट 2। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 1 अपॉन 2 रूट 2। सर वापस वही लॉजिक है, जिस एक्सप्रेशन की आपने वैल्यू पुट की है वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और उसकी वैल्यू जो है वो नॉन जीरो फाइनाइट है। मल्टीप्लिकेशन यहां पर कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो डिवीजन में है, तो 1 अपॉन दिस थिंग इज मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आंसर इज सर यस, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा क्या अभी भी क्या ये हो गया गायब? बोले नो सर, अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है। y को 0 की तरफ ले जाओगे, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0 अपॉन 0। मैंने पूछा ऊपर वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज सर यस। 1 में से -2 गया तो इसको हटाओ और यहां पर -1 की बत्ती लगाओ, बहुत सही। सर ये कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो आप? चलता है, ठीक है, हाँ है ना। अब सर वापिस से रूट आ गया तो ले आओ, कोई दिक्कत? वापस से रूट आ गया तो वापस हटाओ, कोई बात नहीं, 2 रूट है तो 2 बार रैशनलाइजेशन। फिर से कहानी, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो सर 1 प्लस y की पावर 4, रूट हटा दो और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, नीचे y की पावर 4, ये भी ठीक है, और एक डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 2 रूट 2 था, बिल्कुल सही। और सर इस पूरे एक्सप्रेशन की भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये वाला पूरा एक्सप्रेशन बाकी सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू आ रही है 2 जब आप y की वैल्यू 0 रखोगे। और सर ये गया, उसके बाद में ये और ये गया, फाइनल आंसर आ गया सर 1 अपॉन 4 रूट 2, 1 अपॉन 4 रूट 2। तो ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है और ये 1 अपॉन 4 रूट 2 के बराबर है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। नाउ मैं चाहूंगा कि आप इसको एक बार एल हॉस्पिटल से भी करें, डिफरेंशिएशन से भी करें, ठीक है, बिल्कुल सही। मैंने आपको दूसरे वाले मेथड से बता दिया। x को -2 की तरफ लेके जा रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड सिग्नम और वो सब नहीं है, तो हम एक ही साथ कैलकुलेट करेंगे। मैंने पूछा जब मैं x को -2 लेके जाऊंगा तो सर ये जाएगा लगभग 0 की तरफ, तो ये जाएगा सर इन्फिनिटी की तरफ। बीच में माइनस साइन है, बिल्कुल सही, -2 का क्यूब -8, -8 प्लस 8 0, 12 अपॉन 0, वापिस से इन्फिनिटी। कौन सी फॉर्म बनी? सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के लिए आपने क्या हमें ज्ञान की बात बताई थी? वो ज्ञान की बातें रखनी याद बड़ी जरूरी है। या तो कुछ सब्स्टिट्यूट करो या स्लाइड चेंज करो, और स्लाइड चेंज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलसीएम लेना। हो सर ये तो बहुत ही आसान हो गया। मैंने पूछा कैसे? बोले सर बहुत आसान है, ये लिखा हुआ 1 अपॉन x प्लस 2 -12 अपॉन, एक बात बता,
ये ऐसा नहीं लग रहा कि एक्स क्यूब प्लस 8 वो आपको ऐसा दिखाना चाह रहा है? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोलना चाह रहे हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक लिख रहा हूं क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ ठीक है। सर आपने बोला था स्लाइड चेंज का मतलब है कि आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे? एल सी एंड एम। बहुत बढ़िया, तीनों ले लो फटाफट, एल सी और एम। सर जब आप एलसीएम लोगे तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 2 इंटू ये वाली पूरी कहानी। ये वाला फैक्टर सिर्फ वहां जाएगा, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 माइनस 12, और तेरे संग यारा खुश रंग बारा, ये ठीक है? क्या तुझको समझ में है आर? बता भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? सही से बताना। रिकॉर्डेड है बट बिल्कुल फील नहीं आएगी कि रिकॉर्डेड है। सर यहाँ +4 था और यहाँ -12 आपने रखा, मैंने कहा बिल्कुल रखा, तो क्या समस्या है? बोले एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो वो बन जाएगा -8। मैंने कहा ये भी ठीक है। हाँ, ऊपर वाले के फैक्टर दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ सर। सर ऊपर वाले को ही आप फैक्टराइज कर दे रहे हो? अबे वहां नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ महाराज। हाँ। तो सर आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। वाह वाह सर वाह, ऐसा मास्टर कहाँ मिलेगा जो एक एक छोटा छोटा स्टेप करके दिखा रहा है। एक बोले स्टेप नहीं करके दिखा रहा है, ये खुद चेक कर रहे हैं कहीं गलत ना लिख दो। हाँ, जैसी जिसकी सोच। x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4, ऊपर वाले के वेक्टर। डिनोमिनेटर के वेक्टर इज x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है बेटा जी? हाँ जी बेटा जी। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अब एक बात बता सर, ये वो फैक्टर, अच्छा ओहो हो, थोड़ा जल्दबाजी हो गई, बिल्कुल सही, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले फॉर्म थी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, तो जब आप x को -2 की तरफ ले जाओगे तो ये पूरा फैक्टर 0, क्योंकि ये 0 की तरफ जाएगा, और ये वाला पूरा फैक्टर भी 0। तो जैसे ही आप यहां पहुंचे हो ये वाली फॉर्म बन गई है अब 0/0, और 0/0 में आपने बताया कि फैक्टराइजेशन करो, उस फैक्टर को कॉमन निकाल लो जिसकी वजह से 0/0 बन रहा है, तो वो कॉमन लिया, उड़ा दिया। ऊपर क्या बच रहा है? x माइनस 4, और नीचे बच रहा है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। जब आप x की जगह -2 रखोगे, अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बची, सीधा जवाब आएगा। x की जगह -2, तो ऊपर लिखा हुआ है -6, -2 का स्क्वायर 4। सर यहाँ पे अगर आप -2 रखोगे तो ये भी 4, और सर ये भी 4। 4 इंटू 3 12, -6/12, मतलब सर आंसर आ गया -½ आंसर इज -½ तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म थी, एलसीएम लेते ही गायब हो गई। फटाफट फॉर्म बताएं सर। जब हम x को -3 की तरफ ले जाएंगे, ध्यान से सुनना, x को -3 की तरफ ले जाएंगे, उसकी पावर 4 हो जाएगा सर 81, -6 इंटू 9 54 होता है क्या? हाँ सर। तो 81 - 54, 7 6 27। बहुत बढ़िया सर। न्यूमरेटर जा रहा है 0 की तरफ, और -3 3 0, 27 प्लस का और माइनस का 0। सर 0/0 फॉर्म है, बहुत बढ़िया। वैसे तो सर हमें फैक्टराइजेशन लगानी चाहिए, बिल्कुल सही। x को -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर पूरा फंक्शन जो है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं। इसका मतलब जो x + 3 होगा वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का फैक्टर होगा। तो ऊपर से x + 3 और नीचे से x + 3 कॉमन ले। बट सर ये सब बढ़िया सवाल है, तो क्यों ना थोड़ा सा हाथ आजमा लिया जाए। मैंने पूछा किस पे? LH रूल पे। बहुत बढ़िया, क्योंकि डिफरेंशिएशन आसान लग रहा है। LH रूल ये बोलता है कि जो भी लिमिट है वो एज इट इज चलेगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -3। ऊपर वाले का डेरिवेटिव सर वो आ जाएगा 4x³ -12x। बहुत बढ़िया है ना, 4x³ -12x। अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बता अलग से हम। तो ये आ जाएगा सर 3x² + 6x + 1, है ना? ठीक है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन पे ले जाओ, नहीं भैया रुक जाओ।
सर आपने वहां पे चेक किया 0/0 फॉर्म थी, LH रूल में न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग से। नाउ वी शुड चेक द फॉर्म, हम अब फॉर्म चेक कर रहे हैं। तो एक बात बता, जब मैं -3 रखूंगा तो यहाँ पे -27 हो जाएगा, बिल्कुल सही। -12 इंटू -3, 12 3 36। सर ये ऊपर 0 नहीं बन रहा तो नीचे भी 0 हाँ नहीं बनेगा ऑब्वियसली, वरना फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो सर ये लो, हाँ 27 इंटू 4 कितना होता है, 8 10। ये क्या है सर, 8 10 -108 प्लस 36 अपॉन 9 इंटू 3 27 -18 प्लस 1। यही आपका जवाब है। सर ये कैसा जवाब है, इसको सिंप्लीफाई कौन करेगा वाह, अब नहीं पूछेंगे सर ये बात कि सिंप्लीफाई कौन करेगा। अगला सवाल बहुत ही मासूम, बट इसमें एक चीज जोरदार, जो भी आपको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म मैंने सिखाई, जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 7x² प्लस 2, जैसे ये वाली फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें आपने बताया कि सर जब x इन्फिनिटी जाएगा तो ऊपर वाला भी इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, और डिनोमिनेटर वाला भी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। हाँ, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म होगी। जितनी भी आपको इनडिटर्मिनेंट में जहां पर इन्फिनिटी लिखना सिखाया है मैंने, या जहां पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो वो इन्फिनिटी प्लस हो या माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। हाँ, नाउ मैंने अब क्या बोला, ध्यान सुनना। सर कैसे सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर से x की सबसे बड़ी पावर और डिनोमिनेटर से x की सबसे बड़ी पावर कॉमन ले लो। तो जैसे ही मैं अगले स्टेप में जाऊंगा, ये एक अलग सवाल है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो सर यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1, यहाँ बचेगा 3/x और यहाँ बचेगा 1/x²। और डिनोमिनेटर से जब आप x² कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1/x -7 प्लस 2/x², ठीक है जी, ये बच गया। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब जब x अब इन्फिनिटी की तरफ जाता है, या प्लस या माइनस दोनों में से कोई सा भी, तो 1/x 1/x² इस टाइप की चीजें कहां जाती है सर, 0 की तरफ। ऑब्वियसली इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल है 0, है ना। और वो डिपेंड करता है 0, अगर आपने प्लस इन्फिनिटी है तो 0 प्लस आएगा, माइनस इन्फिनिटी है तो 0 माइनस आएगा, बट लगभग वैल्यू 0 होगी। तो भैया ये भी 0 की तरफ, ये भी 0 की तरफ, ये भी 0 की तरफ, और ये भी 0 की तरफ। x² कैंसिल हो गया, ऊपर बचा -1, नीचे बचा -7, तो आंसर आ गया सर 1/7। कोई परेशानी वाली बात है नहीं। ये था इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का एक छोटा सा सवाल, जिसमें हमने सीखा कि x और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो। वही सेम काम एक बच्चे ने यहां करने की कोशिश की। लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ऊपर से x² कॉमन लूंगा तो बाहर आ जाएगा x, और डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर सर x है तो उसको कॉमन लूंगा तो ये लो, ठीक है, हाँ है ना। अब उसने क्या किया, ये x और ये x उड़ा दिया, जैसा कि आपने बताया सर 1/∞ 0, 0 + 1 1, और 6/∞ ये भी 0, तो ये आंसर आ गया 1/3। और वो ये आंसर टिक करके घर पे खुशी खुशी से आ गया, ठीक है। फिर मैंने पूछा बेटा GDBD का कौन ध्यान रखेगा। सर GDBD का क्या मतलब है, GDBD का मतलब है गड़बड़। आपको एक पॉइंट याद रखने के लिए बोला गया था, और मैंने ये भी लाइन लिखी थी कि दीज 9 पॉइंट्स विल मेक योर लिमिट सुपर फाइन, ठीक है। देखा होगा ना कार्टून वो करता रहता है, वैसे ही सेम, वैसे ही सेम यहां पर होगी ना GDBD। क्या सर, आपने x² को कॉमन लिया तो बाहर x ही आएगा कि मॉड x आएगा। सर ये मॉड भी लगाना होता है क्या, और क्या भाई साहब, ऐसे ना चलो काम, समझ गए। हाँ, ऊपर तो मॉड x, नीचे x सिर्फ। क्या बोलती है जनता, बिल्कुल सही बोलती है सर, क्योंकि x² से निकाला ना आपने बाहर। अब एक बात बता, अगर x मॉड को जब पता चलता है कि उसके अंदर लिखा हुआ x नेगेटिव है, सर कैसे पता चला कि मॉड को कि उसके अंदर लिखा हुआ x नेगेटिव है, क्योंकि x -∞ की तरफ जा रहा है। अरे वाह, तो जब x -∞ की तरफ जा रहा है तो ये ओपन होगा -x के साथ,
तो बाहर आएगा माइनस एक्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? पहले आया मॉड कॉमन लेने के बाद में, और उसको ओपन करोगे माइनस एक्स, बिकॉज एक्स जो है वो है माइनस इन्फिनिटी मतलब नेगेटिव, तो इसको वो एक और नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेगा। अब ये और ये एक्स उड़ाओगे, बाकी सारी कहानी ठीक है, ये एक माइनस साइन बचेगा, ये वैल्यू 1 और ये 1/3। ये है करेक्ट आंसर। क्या है? करेक्ट आंसर। ये एक बढ़िया सवाल है। कैसा सवाल है? बढ़िया सवाल। गुड क्वेश्चन। सोचो सोचो सोचो। रिकॉर्डेड होने का यही तो फायदा है कि आप एक बार वीडियो पॉज करके फटाफट सोच सकते हो सवाल के बारे में कि आपको क्या समझ में आ रहा है और आप इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट देखिएगा। नाउ सर, उसने बोला कि एक इक्वेशन है जिसकी पावर है n, मतलब उसके n रूट्स हैं। बिकॉज गणित में एक सिंपल सा हिसाब चलता है, और वो सिंपल सा हिसाब क्या है कि जितने उसके रूट्स होते हैं, मतलब जितनी पावर होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। तो इसके जो रूट्स हैं वो कौन कौन है? x1, x2, x3, कहां तक? xn। ठीक है, ये इसके रूट्स है। बढ़िया सवाल है, ध्यान रखना, जोरदार। उसने बोला कि x को x1 की तरफ लेके जाऊं तो ये वाली पूरी लिमिट कहां जाएगी वो बताइए। यहां से देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि एक फॉर्मेट होता है, ध्यान रखिएगा प्लीज, एक फॉर्मेट होता है, ध्यान रखिएगा, वो बता देता हूं। हाँ, वैसे बता रखा है शायद, क्योंकि क्वाड्रेटिक पढ़ा चुका हूं। ठीक है सर, क्वाड्रेटिक हो चुकी है ना आपकी मंजिल में कंप्लीट। तो अगर आपको कभी किसी भी, मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, एंड दिस सिचुएशन इज वैलिड फॉर एवरी इक्वेशन। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, आपको पता चला, जैसे ये क्वाड्रेटिक है और आपको पता चला कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है। इसके रूट्स क्या है बेटा? अल्फा और बीटा। तो आप उस क्वाड्रेटिक को राइट साइड में ले जाकर इन टर्म्स ऑफ रूट्स फैक्टराइज कर सकते हैं। यू कैन राइट, इसके फैक्टर कौन कौन से हैं सर? x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, और जो यहां पर लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो यही आता है। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट। तो आपको रूट्स पता थे, राइट साइड में ऐसे फैक्टराइज करके लिख दिया, और जो भी लीडिंग कोफिशिएंट होगा, सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट, वो इस तरफ आएगा। और जैसे ही आप इसको फैक्टराइज करके लिखते हो, मतलब अब ये बन जाती है आइडेंटिटी। क्या बन जाती है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब कोई सा भी एक्सपर्ट को डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, दिस इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो सर आपके दिमाग में ये वाला थॉट क्यों आया? क्योंकि इसके दो रूट्स थे, और ये दोनों रूट्स ब्रैकेट में कब आए? जब हम ये वाली चीज लगाते हैं। अब मान लो क्यूबिक होती तब भी ये बात वैलिड है, 3 रूट्स होते, इस तरफ 3 फैक्टर आ जाते। पावर 4 वाली हो तो 4 फैक्टर्स आ जाएंगे, पावर n वाली हो तो क्या फर्क पड़ रहा है सर? पावर n वाले आ जाएंगे। सेम लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए मुझे बताइए कि इसी इक्वेशन के x की पावर n प्लस ax प्लस b कितने रूट्स हैं सर? n रूट्स है। x माइनस x1 सबको ब्रैकेट में लिख दो, x माइनस x2 डॉट डॉट डॉट। सर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है? सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पे 1 आएगा। समझ गए? सर आपको कैसे पता चला कि ये चीज लगानी है? ध्यान से देख, जिसकी लिमिट पूछी है उसमें सभी फैक्टर्स अलग अलग ब्रैकेट में है x के साथ, और ऐसा तभी होता है जब हम ये काम करते हैं। तो मैंने अब इसको क्या किया, ये हमारे पास क्या बन गई? आइडेंटिटी। क्या बन गई बेटा? आइडेंटिटी। सर अगर आप ध्यान से सवाल को देखोगे तो फैक्टर स्टार्ट हो रहा है x2 से, बहुत बढ़िया। फैक्टर कहां से स्टार्ट हो रहा है? x2 से, मतलब उसने इतने लोगों को रखा है, बहुत बढ़िया। तो x माइनस x1 को डिवाइड कर दे, तो x की पावर n प्लस ax प्लस b होल डिवाइडेड बाय x माइनस x1 बराबर यहां क्या क्या बचेगा? x माइनस x2, x माइनस x3। x1 वाला फैक्टर डिवाइड कर दिया, बस बाकी सारे फैक्टर्स यहां पे एज इट इज है ना? है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब सर उसने क्या किया? उसने इस पे लिमिट लगाई है। किस पे लिमिट लगाई है? इस पे, कि लिमिट x अप्रोचेस टू x1। और सर इस पे लिमिट लगाओ या इस पे लिमिट लगाओ, एक ही बात है। मैंने पूछा कैसे एक ही बात है बेटा? क्योंकि सर ये वाली पूरी चीज इसके ही बराबर तो है। आपको इस पे लिमिट लगाने के लिए बोल रहा है, और हमने इस पूरी चीज को सिंप्लीफाई करके इसके बराबर लिख लिया। तो हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि ये वाली चीज जो उसने पूछी वो इसी के ही बराबर है ना?
तो अब हमारा फाइनल आंसर आने का वक्त आ गया है। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1, सॉरी x अप्रोचेस टू 1 लिख दे रहा हूँ सब जगह, यहाँ पे x1 होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू x1, ठीक है। अब हम उस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया x की पावर n प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन x माइनस x1। सर ये एक बहुत ही सिंपल लिमिट का सवाल बन गया, बट इस सिंपल लिमिट के सवाल तक पहुंचने के लिए हमने जो कैलकुलेशन की, जो सिंप्लीफिकेशन की, जो बातें बोली, उनको याद रखिएगा, ठीक है। अब मैंने पूछा कि भैया कौन सी फॉर्म बन रही है, जब जब लिमिट का सवाल आएगा सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं। बोले सर 0/0 की। मैंने पूछा कैसे, बोले x को x1 की तरफ ले जाओगे, x1 इस इक्वेशन का रूट है, किसी भी इक्वेशन में जब उसका रूट रखते हैं तो उसकी वैल्यू 0 की तरफ जाती है, और सर यहाँ पे x1 रखोगे तो ये भी 0 है ना। मैंने पूछा कौन सी फॉर्म बनी, बोले सर 0/0। मैंने कहा क्या इलाज है इसका, बोले सर बहुत बढ़िया इलाज है, गजब का। मैंने कहा गजब वाला ही बता दे, पहले तो बताओ फॉर्म क्या है 0/0। बोले सर LH रूल। मैंने कहा वाह यार, दिल खुश कर दिया। क्या कर दिया, दिल खुश। LH रूल में क्या होता है भाई साहब, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। सर x की पावर n का डेरिवेटिव x की पावर n-1 प्लस a, b का कोफिशिएंट b जो है उसका डिफरेंशिएशन 0, x माइनस x1 का डेरिवेटिव 1, और लिमिट कहाँ जा रही है सर, x1 की ओर। अब जहां पर x दिख रहा है वहां पे x1 पटक दो। n x1 की पावर n-1 प्लस a, ये हमारा आंसर हो गया, ये वाला। हाँ मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लेके आया हूँ, बट ऑप्शन में आपको ये वाली चीज दिखाई देगी, आंसर इज इन टर्म्स ऑफ x1। क्या मेरी बात समझ में आती है। LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल में जब आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिएगा प्लीज। नाउ जो अगली मेजर टेक्निक्स है जिनके बेसिस पर हम, अगली जो मेजर टेक्निक्स हैं जिनके बेसिस पर हम लिमिट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक तो ये रैशनलाइजेशन होगी, फैक्टराइजेशन होगी, LH रूल हो गया, और एलसीएम लेकर ये सब हो गया, ये सब चीजें हैं। साथ में हम एक्सपेंशन भी रखते हैं। टोटल मैं आपके लिए 4 और 4 8 एक्सपेंशंस लेके आया हूं, ठीक है। जिसमें पहला एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n का, ये है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाली जो एक्सपेंशन है वो है। इसमें ध्यान रखना जो x की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। हाँ, दिस इज ओनली वैलिड इफ मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, -1 से 1 के बीच में हो। e की पावर x का एक्सपेंशन ये रहा। अच्छा, अब इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता, समझ में आया? ये एक्सपेंशन होते हैं, एक सीरीज होती है हमारे पास, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, उनसे ही आता है ये सब, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन ना लें, आप इन सबको क्या करें, मेमोराइज करें। बिल्कुल सही, करने ही पड़ेंगे बेटा, कोई इलाज नहीं है। कोई और इलाज होता तो सबसे पहले वही बताता, क्योंकि मुझे पता है इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा बच्चे उखड़ते हैं, बोले सर ये कैसे, आसान है। ये जो पहले वाली है, ये इसकी 3-4 टर्म्स तो तुम्हें वैसे ही सिखाई जाती है, याद है क्या? बाइनोमियल कोफिशिएंट ऐसे तो लिखते हो, NC0 फिर NC1x फिर NC2x², यही तो होता है। बस जब आप किसी के लिए भी लिखो तो इनकी वैल्यू ओपन कर करके लिख दो। ये होता है n(n-1/2 फैक्टोरियल, फिर n(n-1 n-2/3 फैक्टोरियल, और NC0 होता है 1, तो ये तो वहाँ से याद हो जाएगी। e की पावर x तो सबसे आसान है, ठीक है। e की पावर x तो है वो सबसे आसान है, बिकॉज ये जो एक्सपेंशन है, दिस एक्सपेंशन इज नथिंग बट ये है सिग्मा x की पावर r अपॉन r का फैक्टोरियल, ठीक है। r की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी, ये है हमारे पास e की पावर x का एक्सपेंशन, ये है हमारे पास e की पावर x का एक्सपेंशन। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ है ना, कोई परेशानी है बोलो। नाउ अगले वाला जो है सर, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। अगर आपने ये वाला याद कर लिया तो ये वाला एज इट इज याद हो जाएगा। कैसे भैया? बिकॉज सर आप क्या करो, बस पहले इसमें अच्छे से याद हो गया ना, x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 0 भी 1, 0 फैक्टोरियल भी 1, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, 2/2 फैक्टोरियल, 3/3 फैक्टोरियल। तो इसमें कुछ नहीं, बस आपको a की पावर x को पहले बस इतना सा करके लिखना है, e की पावर x ln a, ठीक है। ये दोनों बराबर होते हैं, पहले तो आप ये समझो। तो a की पावर x को पहले ऐसे लिखा। अब e की पावर में जो लिखा हुआ है वो ऊपर वाली सीरीज में जहां जहां पे x है वहां पर पटक दे। तो पहली टर्म 1, दूसरे में x/1 फैक्टोरियल में x की जगह x ln a, x² की जगह x ln a का स्क्वायर, तो ऊपर वाले में तो पटका है। तो बस आपको दूसरे वाली सीरीज तो यहां तक याद करनी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी, है ना।
तीसरी है वो लॉग की सीरीज है ln 1 प्लस एक्स की, ln x की नहीं है ये, ln 1 प्लस एक्स की, ध्यान रखना। इसमें भी जो x है वो 1 के बराबर हो सकता है बट -1 से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना। नाउ इन दोनों सीरीज में बस इतना सा डिफरेंस है, इन दोनों सीरीज में इतना डिफरेंस है, इसके डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल आते हैं और सबके साइन सेम चलते हैं, दैट इज प्लस। लॉग की जब सीरीज आएगी तो पहली चीज ln 1 प्लस एक्स की होगी, डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल नहीं, अब की बार नंबर आएंगे, जो ऊपर पावर होगी एक्स की, जो ऊपर पावर होगी एक्स की वही डिनोमिनेटर में, जो पावर होगी वही डिनोमिनेटर में, जो पावर होगी वही डिनोमिनेटर में। और इसमें साइन सबके सेम प्लस प्लस चलते हैं, इसमें साइन अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, कहां तक, इन्फिनिटी तक। और ln 1 प्लस एक्स की सीरीज ये है, तो कई कई बार आपसे मान लो ln 1 माइनस एक्स की सीरीज पूछ ली, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया, तो कुछ नहीं सर, जहां पे आपको एक्स दिख रहा है वहां पे माइनस एक्स रख दो, तो सारी टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगी। सर सारी टर्म्स नेगेटिव क्यों होंगी, बिकॉज पावर इवन वालियों के तो आगे पहले से ही नेगेटिव साइन है, ऑड वालों के आगे माइनस एक्स की वजह से आ जाएगा, बस फिर समझ पा रहे हो, तो ये चलता जाएगा ऐसे। तो ई और लॉग वाली सीरीज में क्या खास बात है सर, फैक्टोरियल, और जो ऊपर पावर है वही उसी का फैक्टोरियल नीचे, इसमें जो ऊपर पावर है उसी वही नंबर नीचे, साइन सारे सेम, साइन अल्टरनेट प्लस माइनस। सर ये सीरीज स्टार्ट होती है 1 से, ये 1 से नहीं स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे याद रख लो, जैसे इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे, तो इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे तो ln 1 0 होता है, तो राइट साइड में 0 बनना चाहिए, यहाँ पे भी x 0 रखा जाएगा। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 0 रखोगे तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा 1, और राइट साइड में ये वाली टर्म्स हो जाएंगी 0, तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो e की पावर x की सीरीज 1 से स्टार्ट होती है, ये x से स्टार्ट होती है, बस। फिर साइन एक्स वाली सीरीज और कॉस एक्स वाली सीरीज जो है वो बहुत आसान है, ऐसे याद रखो। e की पावर x में क्या था सर, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना। सर e की पावर x से ही हम साइन और कॉस निकाल लेते हैं, ध्यान रखना, साइन और कॉस। साइन x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इसके अंदर माइनस साइन रखोगे बाहर आ जाएगा। कॉस x कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, बहुत सही। अब आप एक काम करो, इससे इवन वाली टर्म्स उठा लो, इवन मतलब x की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, x की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। मैं आपसे वो चीजें डिस्कस कर रहा हूं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिस तरीके से मैंने याद कर रखा है बचपन से, मतलब वो 11-12 से, वो आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास और कोई बेटर तरीका, आप देखते ही याद कर ले रहे हो, फोटोग्राफिक मेमोरी है, बहुत अच्छी बात है, फिर ये सुनने की जरूरत नहीं है। कॉस एक्स इवन फंक्शन, इसमें से इवन पावर्स अलग कर ली या इवन टर्म्स अलग कर ली इवन पावर्स वाली। और सर साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन, तो एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, चलता जाएगा ऐसे। बस इनको अलग करने के बाद में ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, ठीक है, इनको अलग करने के बाद में ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, ऐसे चलता जाएगा, ये सीरीज सेम। तो मेरे ख्याल से ये अगर आपने e की पावर x याद कर ली तो उसमें से साइन और कॉस निकाल लेंगे। भैया सबसे मजेदार है tan और a की, इनकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, इसकी तो कम पड़ेगी, लीस्ट मतलब यूज्ड बहुत कम, बट इसको भैया 3 टर्म्स तक याद कर लेना यार। हाँ, x, x क्यूब और x की पावर 5, tan x भी एक ऑड फंक्शन है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑड पावर्स आ रही हैं। बट ये 1/3 और 2/15 का जो लॉजिक है वो बाद में कभी समझाएंगे, अभी हमारे पास सिर्फ इसको याद करने का टाइम है सर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज ये वाली 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x में बच्चे क्या है, कई बार नेता बन के इसको ये वाली सीरीज समझ लेते हैं और उसका एक्सपेंशन लगा देते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n का मतलब है बेटा ये कांस्टेंट होगा और ये वेरिएबल होगा, और 1 प्लस एक्स की पावर 1/x का मतलब है ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, तो इसके लिए ये वाली सीरीज लगेगी, इसके लिए पिछले स्लाइड वाली सीरीज लगेगी, ठीक है। तो पहले आप इसको ऐसे लिखो और फिर इसको आप ऐसे ओपन कर लो वापस, कम से कम आपको ये 3 टर्म्स तक तो याद होनी चाहिए, और ये जेई यूज कर चुका है, ठीक है, यूज्ड बाय जेई 2-3 टाइम्स, ठीक है, यूज्ड बाय जेई मतलब जेई इस पे सवाल पूछ चुका है इस एक्सपेंशन पे। जिसको अब याद था तो उसके लिए सवाल जो है वो बहुत आसान हो गया, जिसको नहीं याद था या तो वो सवाल सॉल्व छोड़ के आए हैं या फिर उन्होंने बैठकर ये पहले सीरीज ड्राइव की है। सर ये ड्राइव कैसे होगी, इसको 1 प्लस एक्स की सीरीज को लिख, ln 1 प्लस एक्स की सीरीज को, सर वो ये रही। अब सभी टर्म्स को x से डिवाइड कर दे, ठीक है, सभी टर्म्स को x से डिवाइड करने के बाद e की पावर अलग कर ले, जो पीछे बचेगा उसको एक्सपेंड कर फिर कोफिशिएंट इकट्ठे कर, या तो फिर ये काम कर बैठ के पेपर में, या फिर इसको याद कर ले, या फिर जो कोई नहीं करना चाहता फिर सवाल छोड़ दे,
सर नहीं छोड़ेंगे सवाल, कैसी बात कर दी, हमारे सारे के सारे जो बोलते हैं ना ड्रीम्स इंक्लाइंड है विद दिस। तो ये एक्सपेंशंस अगर आपको याद होंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लगते हैं जी एक्सपेंशंस। ठीक है ठीक है ना। ये एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस पे मैं आता हूं अभी, बिकॉज इसमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स भी यूज हो रही है, इस वजह से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड लिमिट्स बता दूं। ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, वो जो 3 क्वेश्चंस हैं या एक्सपेंशन वाले सवाल है वो अभी हम करेंगे। अब सबसे पहले स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देख लो भैया। साइन एक्स अपॉन एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ये वैल्यू होती है 1। ठीक है, ऑल्दो हम इसको सैंडविच थ्योरम से भी निकालते हैं या फिर उस तरीके से भी निकालते हैं, वो एक गोला बनाकर कि उसकी रेडियस जो है वो आप क्या ले लीजिए x ले लो, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी ये एंगल थीटा होगा, थीटा को 0 की तरफ ले जाओगे, वो सब भी। तो वहां से डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है सर, x अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये होता है साइन एक्स। जब आप इसको x से डिवाइड करोगे तो एक एक x कम कर दो, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पावर 4। अब x को 0 लेके जाओगे तो सर जिस जिसमें x बच रहा है ये सारी टर्म 0 होगी, ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, हाँ है ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ है ना। अच्छा, जब आप ऐसा लिखते हो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन एक्स, मतलब 0 प्लस और 0 माइनस दोनों पर वैल्यू 1 आ रही है, तभी ऐसा लिखा गया। सर tan x अपॉन एक्स ये वाली वैल्यू भी 1 होती है। अगेन आप tan x के एक्सपेंशन से जा सकते हैं। सर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको आप चाहो तो कॉस एक्स में से 1 घटा दो, जैसे कॉस एक्स वाला एक्सपेंशन है ना, ये रहा। तो इस पूरी टर्म को उधर लेके जाओ, 1 माइनस कॉस एक्स इधर, फिर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो सिर्फ हाफ बचेगा। एक तरीका तो एक्सपेंशन से है, दूसरा तरीका इतना लोड लेने वाला नहीं है सर सर ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, 0 लेके जाओगे कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा जरा बोलना। सर कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और नीचे आ जाएगा 2x। जब x 0 की तरफ जा रहा है तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो सर 2 बच जाएगा, तो ये वैल्यू आती है हाफ। ये वाली जो आपके सामने लिखी गई है लिमिट्स, ये सीधी सीधी है। सीधी मतलब जहां पर आपको ये वाली चीज बनती हुई दिखाई दे आप इनको एज ए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट्स का मतलब है ट्रिग्नोमेट्री, मतलब सॉरी स्टैंडर्ड लिमिट्स का मतलब है लिमिट्स वाले चैप्टर के फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज हैं, ये वैल्यू आप डायरेक्टली चिपका सकते हैं। अब ये जो और करके यहां लिखा हुआ है ना, इनको समझने वाली बात है, बिकॉज ये मजेदार है, इनके बेसिस पे सवाल बहुत आते हैं सर इसमें क्या कर रखा है, x 0 की तरफ जाना चाहिए, साइन के अंदर x है, डिनोमिनेटर में x है, तब आंसर 1 आएगा। ठीक है, इन सभी में क्या है ध्यान रखना, x अब की बार 0 की तरफ नहीं जा रहा है, a की तरफ जा रहा है, a की तरफ, a की तरफ। और इन सभी में पता है क्या खास बात है, ऊपर लिख देता हूं इन सभी की खास बात, जैसे जैसे आप x को a की तरफ लेके जाओगे, एज x अप्रोचेस टू a, जो हमारा fx है वो 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप x को a की तरफ लेके जाओगे, बीच में लाइन खींचो, ये अलग हैं, ये सीधे सीधे 3 सवाल हैं जिसमें x 0 की तरफ जाएगा और ये वाला एक्सप्रेशन हो तो जवाब ले लेना। यहां पर अब यहां से यहां जाते वक्त आपने x की जगह फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x मतलब x ना लिखकर वहां पर कोई भी टर्म्स हो सकती हैं x की, जो कि बहुत भयंकर भी दिख सकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी भी हो सकती हैं। तो सर उस केस में हमें कैसे डील करना है वो आप सिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज, x चाहे कहीं भी जाए, जो साइन के अंदर लिखा हुआ है और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो दोनों सेम होने चाहिए, पहला कंडीशन, और दोनों 0 की तरफ जाने चाहिए। समझ में आया, दोनों कहां जाने चाहिए, 0 की तरफ। जो बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं वो ये है, जैसे ये वाला, मैंने बोला कि ये वाली लिमिट सॉल्व करो स्टैंडर्ड लिमिट की मदद से। वैसे ये 0/0 फॉर्म बन रही है, आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड लिमिट ये बोलती है कि साइन के अंदर और जो डिनोमिनेटर में लिखा हो वो सेम होना चाहिए, और x चाहे कहीं भी जाए वो अंदर और जो डिनोमिनेटर में लिखा हो सेम होने के बाद में वो 0 की तरफ जाना चाहिए। मैंने बोला यहां पे क्या लिखा हुआ बताना जरा। सर यहां लिखा हुआ है साइन के अंदर x - 2 इंटू x - 3,
पहले चेक कर लेना भैया ये फॉर्म 0/0 ही है, x की जगह 2 रखोगे, ये 0, साइन 0 0 और ये भी 0, 0/0। एक तो ये बन गया सर। अब यहां आओ, इसमें से एक फैक्टर x - 2 मैंने कॉमन लिया और एक फैक्टर यहां से x + 2 निकलेगा, ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन। तो मैंने x - 2 यहां पे x + 2 डिनोमिनेटर में यहां लिख रहा हूं अलग से, ध्यान सुनना सर, सेम होना चाहिए, अंदर x - 2 है, साथ में x - 3 भी है, तो मैंने x की जगह -3 यहां पे मैंने डिवाइड किया और यहां पे मैंने क्या किया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मेरी बात ध्यान सुनना। और अब जो लिमिट है वो कहां जा रही है सर, लिमिट x जा रही है x2 की तरफ। क्या आपको स्टैंडर्ड लिमिट दिखाई दी? तो आंसर इज सर यस। ये वाला जो फंक्शन है ये पूरा और ये पूरा सेम है और ये 0 की तरफ जा रहा है। जब आप x को a की तरफ या 2 की तरफ ले जा रहे हो तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है, तो सेम अपॉन सेम दोनों जा रहे हैं 0 की तरफ। अब आप इस पूरे की वैल्यू क्या बोल सकते हो, इस पूरे की वैल्यू 1। और सर बचे हुए एक्सप्रेशन में आप क्या करो, x की जगह 2 रख दो, 2 - 3 -1, 2 + 2 4, आंसर आ गया सर -1/4। ये हुआ स्टैंडर्ड लिमिट की मदद से। स्टैंडर्ड लिमिट बनाते वक्त मैंने आपको क्या बोला, सेम अपॉन सेम, और वो दोनों सेम 0 की तरफ जाने चाहिए, ठीक है। एक चीज तो ये, कोई बच्चा बोले सर मैं तो LH रूल से करूंगा, तेरी मर्जी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x² - 5x + 6। और सर cos के अंदर x नहीं लिखा हुआ, एक फंक्शन ऑफ x है तो उसका भी डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आएगा, बिल्कुल सही, तो वो आ जाएगा 2x - 5 एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब जब आप x को 2 की तरफ ले जाओगे तो ये पूरी चीज 0, cos 0 होता है 1। सर यहां पर जब आप x की जगह 2 रखोगे तो 4 4 - 5 दैट इज -1, और 2 × 2 सर ये हो जाएगा 4, तो ये भी आ रहा है -1/4। ये LH सॉरी ये स्टैंडर्ड लिमिट से और ये हमारे पास LH रूल से। तो मेथड आप चाहे कोई सा भी लगाओ, बट अगर आप सही से लगा रहे हो तो जवाब क्या आएगा, सेम, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो मैं आपको यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि फंक्शन अंदर और नीचे सेम होना चाहिए, और x चाहे कहीं भी जाए दोनों सेम सेम, फंक्शन जाना चाहिए 0 की तरफ, इसकी वैल्यू आएगी 1। सेम लॉजिक, अंदर और नीचे सेम सेम फंक्शन, इसकी वैल्यू भी 1 आती है। अंदर और नीचे सेम फंक्शन, यहाँ पे x की जगह fx रखा गया है तो ऑब्वियसली फंक्शन का स्क्वायर 1 - cos ऑफ fx, और नीचे उसी fx का स्क्वायर। अब की बार x जा रहा है a की तरफ और fx जो है वो जा रहा है 0 की तरफ, इस पूरे की वैल्यू आएगी हाफ, ठीक है। आई होप एंड बिलीव ये बात आप याद रखेंगे। स्टैंडर्ड लिमिट्स एंड लिमिट्स विच आर डिपेंडिंग ऑन स्टैंडर्ड लिमिट्स, ये तीनों इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ये वाले सीधे सीधे ही हैं, ठीक है। अब आता हूं फिर उसके बाद में मैं स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स पे। बहुत आसान है, जैसे वो पहले वाला पूछ रहा है ln ऑफ 1 + x/x, इसमें क्या करें भाई, कुछ नहीं सर, लिमिट जब आप x को 0 की तरफ ले जा रहे हो, आप एक तो एक्सपेंशन से कर सकते हो, log 1 + x का एक्सपेंशन मैंने आपको बता दिया है ना, उसको x से डिवाइड करके x को 0 की तरफ ले जा। वरना सर काहे इतनी मगजमारी करनी, ये 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, तो आंसर इज यस, x को 0 की तरफ ले जाओगे तो, ठीक आया ना। अच्छा वैसे जो ये वाले जो, मैं एक और बता दूं, हाँ कुछ वैज्ञानिक लोग भी होंगे यहाँ पर, मैंने जो आपको इनका डेरिवेशन बताया है वो साथ साथ में एक्सपेंशन से भी बताया है, वही मेन है, समझ में आया। वही मेन क्यों है, क्योंकि कई लोग क्या है फिर इस पे वो कंट्रोवर्सी करेंगे, कंट्रोवर्सी का सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स को 0 की तरफ ले जाओगे कॉस 0 1 होता है, ये बात मैंने बताई, आप लोगों ने यस सर बोल के आगे निकल लिए। कुछ लोग जब इसको खुरेदना स्टार्ट करेंगे तो वो ये बोलेंगे वैसे ही जो LH रूल है ना ये NCERT के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है आया ना। बेसिकली ये साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स जो होता है ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, हम वो इसी चीज को यूज करके लेके आते हैं, समझ में आया। हाँ तो कुछ लोग फिर ऐसा बोलना स्टार्ट करेंगे, वैसे ये ज्ञान की बातें हैं, इसका ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, तुम्हें जो बोला जा रहा है वो बिंदास करो, कहीं नहीं अटकोगे। तो कुछ लोग हो सकता है वो ये बोलेंगे सर आपने लिखा साइन एक्स अपॉन एक्स का एल हॉस्पिटल से जवाब निकाल लो, जबकि हम ये तो प्रूव उसका डेरिवेटिव ही हम एल हॉस्पिटल से ही प्रूव कर, एल हॉस्पिटल में आप डेरिवेटिव कर रहे हो, और डेरिवेटिव खुद हम लिमिट से निकालते हैं, तो ये आपने जिसके डेरिवेशन का यूज कर रहे हो उसी का ही प्रूफ आपने यूज कर लिया, ऐसा कुछ कुछ बोलेंगे, तो ज़्यादा दिमाग में मत लो,
समझ में आया? सर वैसे आपने जो बताया ना हमें कुछ नहीं समझ में आया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बिंदास, इनके प्रूफ आप एक्सपेंशन से देखेंगे और ये रिलेटेड है इनसे, ठीक है। अब यहाँ आ जा, मैंने एक एक्सपेंशन से इसका तरीका बताया, 1+x का एक्सपेंशन लिख ले भैया और फिर x से डिवाइड कर देना, जवाब आ जाएगा अपने आप। वरना सर सीधा सीधा डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1/1+x, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, x को 0 की तरफ ले जाओगे ये पूरा जाएगा 1, 1/1 1 होता है। वाओ, ये मत पूछना हाउ, ठीक है। वाओ सर, अब की बार समस्या क्या है यहाँ पर, लॉग, इसमें समस्या इतनी है बस इसका बेस a है, e नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, ठीक है। log x विद बेस a का डेरिवेटिव क्या होता है सर, इसमें हमें क्या करना होता है, पहले ln x बनाना होता है और log e विद बेस a, ऐसा, सॉरी a विद बेस e, नीचे ln a, इसका डेरिवेटिव करोगे तो वो 1/x आएगा और ये वाला फैक्टर एज इट इज रह जाएगा, समझ गए, यहां से यहां। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, तो एक फैक्टर इसमें 1/ln a वाला आ जाएगा बस, ठीक है। वैसे इसका आंसर 1 होता, बट यहां पर इसका बेस जो है वो e नहीं है इस वजह से, ठीक है। क्या मेरी बात समझ गए, आया ना, तो इसका जवाब 1/ln a। अब सर अब की बार x a की तरफ जा रहा है, अंदर x की जगह fx, नीचे भी x की जगह fx, दोनों सेम, और x a की तरफ ले जाने पर ये जो फंक्शन है ये भी 0 की तरफ, ये भी 0 की तरफ, फंक्शन चाहे सेम होना चाहिए बस, चाहे हो कुछ भी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, समझ गए, आया ना। वापस यहाँ पे भी सेम है सर, वो a की पावर x माइनस 1/x है, 0/0 फॉर्म बन रही है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव a की पावर x ln a अपॉन 1, तो इसको x को 0 रखोगे अगर आप तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जवाब आएगा ln a। आप एक्सपेंशन से भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपने a की जगह e रख दिया तो ln e दैट इज 1, ठीक है जी। अब यहाँ से यहाँ जाते वक्त आपने x की जगह fx रखा है, और x अब की बार 0 की तरफ नहीं a की तरफ जा रहा है, और ये fx और ये fx सेम होने के साथ साथ 0 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका जवाब भी क्या आएगा ln a। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स हैं, ये हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं, मेरे ख्याल से बात समझ में आती होंगी। और लास्ट एक और स्टैंडर्ड अलजेब्राइक लिमिट होती है जिसका जवाब आता है n a की पावर n-1। आप इसका जवाब एल हॉस्पिटल से सोच सकते हैं, ऑल्दो हम इसको एक्सपेंशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है सर। इसमें एल हॉस्पिटल से कैसे सोचेंगे, बहुत आसान है, 0/0 फॉर्म बन रही है, x को a की तरफ ले जाएगा, a की पावर n माइनस a की पावर n, 0/0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा n x की पावर n-1 अपॉन 1, और x जो है वो a की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो n a की पावर n-1 इज अवर आंसर। हमने इन सभी को ड्राइव कर लिया, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इनको एज ए फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब एक बच्चा बोलेगा सर इसमें एक्सपेंशन कैसे लगाएंगे, तो बहुत आसान है, आप क्या करें, आप x की जगह a प्लस एच पुट कर दें, पुट a प्लस एच, कर सकते हैं सर, हाँ सर। क्योंकि सर जब आप एक्सपेंड करते हो तो आपको एक्सपेंशन के लिए दो टर्म्स की जरूरत होती है, 1+x की पावर n का एक्सपेंशन होता है, x की पावर n का कोई एक्सपेंशन नहीं होता है, 1+, तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर a प्लस एच पुट किया, तो ये क्या लिखी हुई है लिमिट। अब ध्यान सुनना, जब जैसे जैसे आप x को a की तरफ ले जाओगे तो h नया वेरिएबल है हमारा, वो कहां जाएगा सर 0 की तरफ, h कहां जाएगा बेटा 0 की तरफ, ध्यान से देख ले आराम से, क्योंकि अगर आप x को a की तरफ ले जा रहे हो तो a माइनस ए h कहां जा रहा है सर 0 की तरफ। अब ध्यान से जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पर ये पुट कर दे, ऑल्दो ये सब बताने की जरूरत नहीं है बट फिर भी बता देता हूं, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया। अब आप एक काम कीजिए, इसमें से a कॉमन ले ले, तो a कॉमन लेगा बाहर, a की पावर n 1+h अपॉन a की पावर n माइनस a की पावर n होल डिवाइडेड बाय h। सर ये a की पावर n और a की पावर n फिर से कॉमन आ रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो a की पावर n कॉमन ले, पीछे बचेगा 1+h अपॉन a की पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब ये वाला जो है ये वही फॉर्मेट बन गया, ध्यान से देखना कौन से वाला, ये लिखा हुआ है 1+x की पावर n, और x की जगह हमें h अपॉन a दिखाई दे रहा है, तो सर इसका एक्सपेंशन लगा देंगे, बिल्कुल लगा दो। तो सबसे बाहर है a की पावर n, उसकी टेंशन नहीं लेनी है,
1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स, एन इंटू एक्स मतलब एन इंटू एच अपॉन ए, ठीक है। अगला आएगा एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे चलता जाएगा, ऐसे क्या होगा बेटा, चलता जाएगा। लास्ट में सर एक टर्म, मतलब ये इन्फिनिटी तक चलेगा और लास्ट में यहां पे आपने -1 बिठा रखा है, ठीक है। और नीचे हमारे पास है h। देखना जरा ध्यान से, ये -1 और ये 1 गया, बिल्कुल सही, ठीक है। अब ये जब ये उड़ने के बाद में हर एक टर्म से h को डिवाइड कर, तो जब ये इससे डिवाइड होगा तो ये तो टर्म गई, जब ये इससे डिवाइड होगा इसमें पावर 1 बचेगी, अगले वाली टर्म में पावर h स्क्वायर बचेगी। अब आपको पता है कि h कहां जा रहा है, सर h जा रहा है 0 की तरफ, तो जिस जिस टर्म में h बचा, जिस जिस टर्म में h बचा वो सारी टर्म्स कहां चलेगी सर 0 की तरफ, आगे वाली सारी टर्म्स कहां चलेगी 0 की तरफ। सिर्फ n अपॉन ए बच गया यहां पर, n अपॉन ए इंटू ए की पावर n, तो सर एक और a कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा a की पावर n-1, तो n इंटू ए की पावर n-1। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी, कोई परेशानी इसमें होगी नहीं, समझ गए। अब हम इनका इस्तेमाल करेंगे, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट्स का। शुरू हो जाए फटाफट। हाँ, स्टैंडर्ड लिमिट्स पे बहुत सारे सवाल पूछे गए, बिंदास पेट भर के, बस आपको लगाना आना चाहिए, ध्यान रखना जो मैंने बताया। और अगर आप यहां से सीखना चाहते हो तो और अच्छे सीख सकते हो। जैसे कि पहला सवाल हमारे सामने आता है, x 0 की तरफ जा रहा है, 1 माइनस कॉस 0 1 होता है, ये 0 हो गया। सर ये वाला फैक्टर 0 1, 1 प्लस 3 4 हो गया, और सर ये 0 हो गया, बहुत सही। अब ध्यान सुनना, जब मैं यहां से यहां आ रहा हूं, सबसे पहले मैंने एक काम किया, मैंने इस फैक्टर की वैल्यू ही 4 पुट कर दी। कैसे सर, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हम पुट कर सकते हैं, तो आंसर इज यस, क्योंकि ये एक्सप्रेशन पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है और इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। तो अगले स्टेप पे गया तो 4, तो यहां लिखा हुआ है सर 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाय, सर यहां लिखा हुआ है x और यहां लिखा हुआ है tan 4x, और लिमिट जा रही है सर x 0 की तरफ। सर पता नहीं ये सवाल क्यों ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि बेटा स्टैंडर्ड लिमिट बनाओ, स्टैंडर्ड लिमिट बनाओ। हमने कहा बिल्कुल बनाएंगे, टेंशन ना लाओ, ठीक है। इस x को यहां से हटाया, यहां पर लगाया। सर 1 माइनस कॉस वाले फॉर्मेट में जो अंदर लिखा हो डिनोमिनेटर में उसी का ही स्क्वायर होना चाहिए। 1 माइनस कॉस के अंदर जो लिखा हो डिनोमिनेटर में उसी का ही स्क्वायर होना चाहिए। तो 4x स्क्वायर से आपने मल्टीप्लाई किया है, तो 4x मतलब डिवाइड किया है, तो मल्टीप्लाई भी कर दो। सर 10 वाली स्टैंडर्ड लिमिट को बनाने के लिए जो अंदर लिखा हो वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, सेम। तो 4x से अगर आपने डिवाइड किया है तो 4x से आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, हाँ है ना। अब आपको यहां पर 2-3 छोटी छोटी स्टैंडर्ड लिमिट्स दिख रही होंगी। एक ये वाला, सर कॉस के अंदर जो लिखा है और यहां जो लिखा है दोनों सेम है, इसके डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर भी है। x को आप 0 की तरफ ले जा रहे हो तो ये भी 0 की तरफ जाएगा और ये भी 0 की तरफ जाएगा। स्टैंडर्ड लिमिट लगाने के लिए जवाब एकदम तैयार। इस पूरे की वैल्यू आ गई हाफ। सर सेम सेम और दोनों जा रहे हैं 0 की तरफ, तो वैल्यू आएगी 1। x स्क्वायर और ये गया। सर बोलना स्टार्ट करते हैं। ऊपर 1 4 ये रहा, 1 4 ये रहा, सर ऊपर बचेगा 16। फिर इस पूरे की वैल्यू हाफ है, मतलब 1/2। डिनोमिनेटर में हाफ नहीं लिखा हुआ है, वो मल्टीप्लीकेशन में हाफ बस, और एक हमारे पास बच गया 1/4। तो सर इस पूरे की जवाब आ गया 2। इस पूरे का जवाब कितना आ गया, ऑप्शन डी, दैट इज 2। समझ में आया कैसे कंप्लीट किया हमने, ठीक है। हाँ, यहां से यहां आते वक्त 3 प्लस कॉस एक्स वाला फैक्टर पहले ही उड़ा दिया। रीजन पहले भी मैंने आपको दे रखा है, फिर से दिया। अगला जेईई मेंस 2014 का सवाल, पहले पूछा फॉर्म कौन सी है। x को 0 की तरफ लेके जाओगे, cos 0 1, 1 इंटू पाई, साइन पाई सर फिर से 0, और ये 0 है ही। दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार फटाफट LH रूल बताओ। सर LH रूल तो बहुत आसान हो जाता है, 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम LH रूल लगा सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और ये कितना आ जाएगा, cos पाई ऑफ cos स्क्वायर, है ना। अभी भी कहानी खत्म नहीं होगी सर, मैंने पूछा कैसे। पाई cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, तो पाई cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये न्यूमरेटर का डेरिवेटिव है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आया 2x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ध्यान सुनना, आपने अब एक स्टेप LH रूल का लगाया।
अब दूसरे में समझ में आ रहा है सर, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है, x को 0 ले जाओगे, ये 0 और ये 0, 0/0 फॉर्म, एक बार और डिफरेंशिएट करेगा तो आंसर इज नो। आपने एक बार LH रूल लगाया, अब एक बार स्टैंडर्ड लिमिट लगा दो। हाँ सर, ऐसे मिक्स कर सकते हैं स्टेप को, हाँ, क्योंकि LH रूल लगाने के बाद में ये जो है अभी एक फ्रेश क्वेश्चन है, क्या है, ताजा सवाल, उसको कैसे भी सॉल्व करो। बहुत बढ़िया। क्या आप मेरे साथ रिलाई कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं? तो आंसर इज सर यस। साइन x अपॉन x वैल्यू 1, 2 गया, cos 0 1, ठीक है, यहां पर पाई, यहां पर -1, अब भूलने का ना है सर, cos 0 1 1, cos पाई क्या होता है, -1, बोलना जरा सर, ऊपर बचा -1 पाई 1 -1, बस सर पूरा जवाब आ गया पाई। तो एक LH रूल और एक स्टैंडर्ड लिमिट का सवाल। स्टैंडर्ड लिमिट कहां लगाई सर, sin x अपॉन x, x 0 की तरफ जा रहा है, वहां 1 लिख दिया। फिर एक बोला कि सर सीधा स्टैंडर्ड लिमिट लगाओ ना यार, मैंने कहा ठीक है, इसमें आपको एक छोटी सी कला वाली कारी करनी पड़ेगी, छोटी सी कला वाली कारी। वो क्या है सर, ये मुद्दा नहीं है कि ये पूरा 0/0 जाना चाहिए, आपने स्टैंडर्ड लिमिट समझी नहीं शायद। इसके अंदर जो लिखा होगा ना, साइन के अंदर जो लिखा होगा, ये 0 जाना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी 0 जाना चाहिए और दोनों सेम होने चाहिए। सर अभी तो अंदर वाला 0 नहीं जा रहा, तो मैंने बोला कि क्या आपको एक ये सिंपल सा रूल पता है कि साइन थीटा हमेशा साइन पाई माइनस थीटा के बराबर होता है? तो आंसर इज सर यस। ऐसा करते ही भाग खुल गए हमारे, यस। साइन ऑफ दैट समथिंग को आप साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। सर अब आप अगर x को 0 की तरफ ले जाओगे तो cos 0 1 पाई माइनस पाई, अब अंदर वाला 0 जा रहा है, जो अंदर लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो इससे डिवाइड किया, इसी से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करते वक्त 1 माइनस ऐसा लिख दिया, है ना। ये एक्स स्क्वायर कहां से आया सर, पहले से था, इससे डिवाइड, इससे मतलब इससे डिवाइड किया और इसी से मल्टीप्लाई। सर ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है यहीं देखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप अगर अलग से दो फैक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हो। वन माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये एकदम भरपूर स्टैंडर्ड लिमिट, कैसे भैया, ये वैल्यू 1, साइन के अंदर और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है दोनों सेम है, एक्स को 0 की तरफ ले जाने पर दोनों 0 0 की तरफ जा रहे हैं, तो आंसर इज 1। सर यहां बचा है हमारे पास पाई, बहुत बढ़िया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स जा रहा है 0 की तरफ, सर इसकी स्टैंडर्ड लिमिट होती है हाफ। और सर अगर x जा रहा है 0 की तरफ, cos 0 1 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया सर, ये भी जवाब आ गया पाई। आप चाहे मेथड कोई सा भी लगाओ, जवाब सेम आएगा अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो। क्या मेरी बात समझ गए? चलिए जी, अगला क्वेश्चन जो है वो ये वाला क्वेश्चन है। अगेन दिस क्वेश्चन इज कहां पूछा गया, जेईई मेंस 2019 में, और डायरेक्टली स्टैंडर्ड लिमिट का सवाल है यार, देखते ही पता चलेगा आपको, फॉर्मेट साफ साफ समझ में आ रहा है। कौन सा फॉर्मेट है, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, लिमिट x अप्रोचेज टू a। जवाब होता है सर n a की पावर a माइनस n, सॉरी a की पावर n माइनस 1, ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। लो भैया, हाँ लेफ्ट साइड का जवाब बताओगे सर, x कौन है, x तो x है, n कौन है, n है 4, 4 इंटू a की पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 हो जाएगा 3, ये तो लेफ्ट साइड का जवाब आ गया। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू k, ठीक है। अब इसमें जब आप सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड में दो फॉर्मेट आपको बनाने के लिए, मतलब वो स्टैंडर्ड लिमिट वाला फॉर्मेट बनाने के लिए, वैसे चाहो तो इतनी मगजमारी के बगैर आप सीधा सीधा ही LH रूल लगा सकते हो, 0/0 फॉर्म बन रही है, बट मैं आपको स्टैंडर्ड लिमिट लगा के दिखा रहा हूं, इस वजह से आप देख लीजिएगा भैया। ये है, तो आप इसमें क्या करो, इसको ऐसा लिखो, एक्स क्यूब माइनस के क्यूब अपॉन एक्स माइनस के, और इसमें भी आप लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस के। अब अगर मैं आपसे स्टैंडर्ड लिमिट का जवाब पूछता हूं, तो सर इसमें क्या हो जाएगा, n है 3, पावर जो होती है वो होते 3, और जो a है वो है k, तो k की पावर 2। डिनोमिनेटर में आ जाओ सर, इस पूरे का जवाब आएगा n है 2 और k की पावर 1, है ना, एक कम, तो राइट हैंड साइड से वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 k। क्यों, ऊपर k स्क्वायर है नीचे k है, तो ऑब्वियसली k आ जाएगा, ठीक है जी। तो सर यहां से k आ गया हमारे पास 8/3,
यहाँ से k कितना आ गया बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट 8/3। वरना आप डायरेक्टली LH रूल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली LH रूल भी लगा सकते हैं, उसमें भी यही जवाब आ रहा है, कोई दिक्कत है? क्योंकि हमने ये सब रिजल्ट भी तो LH रूल से ही निकाले, ठीक है, उसमें ये सब रिजल्ट भी तो LH रूल से ही निकाले, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही, जोरदार सवाल, बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आपको हमेशा कोई सा भी सवाल आए, कौन सी चेक करनी है? सबसे पहले क्या चीज चेक करनी है? कौन चीज चेक करनी है सर? फॉर्म। फॉर्म कौन सी है? x को 0 की तरफ लेके जाओगे, tan 0 0 e की पावर 0 1, sin 0 0 e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, और सर tan 0 तो 0 होता ही है। नाउ दिस इज 0/0 फॉर्म। स्टैंडर्ड लिमिट क्या बोलती है, ध्यान सुनना। स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से वीडियो पॉज करके आप अपना जवाब लिख सकते हैं। इसमें आप क्या करें, बढ़िया तरीका बताता हूं। अब आपको e आ गया ना, तो वो वाला फॉर्मेट याद करो, e की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग, जैसे e आ जाए तो ये वाला फॉर्मेट याद किया स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल लिमिट में। अब उसमें आपको क्या है, एक जगह 1 बनाना होगा, तो यहां 1 बनाने के लिए आप क्या करो, e की पावर sin x को कॉमन ले लो। ध्यान सुनना, तो मैंने e की पावर sin x को कॉमन लिया, यहां बचेगा e की पावर tan x अपॉन e की पावर sin x, ध्यान सुनते जाना, और यहां आ जाएगा -1, ये 1 बनाया मैंने, तो ये लिखा हुआ है। सर e की पावर दोनों जगह है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हो e की पावर tan x माइनस sin x, ठीक है। दो सेम नंबर अगर डिवीजन में लिखे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसको आप लिखोगे e की पावर tan x माइनस sin x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय tan 2x का क्यूब। बारी आई स्टैंडर्ड लिमिट बनाने की। आपके पास स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल लिमिट आपको याद रहनी चाहिए भैया, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल लिमिट में क्या है, जैसे इसी को एक्सटेंड करूं, जैसे इसका मैंने ये वाला वर्जन नहीं लिखा है तो आप संभाल सकते हैं, e की पावर में fx माइनस 1 अपॉन सेम fx एंड लिमिट x अप्रोचेस टू a। इसका जवाब 1 आएगा यदि x को a की तरफ ले जाने पर fx जो है वो 0 की तरफ जाए। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ गए। तो ये वाला तो ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, बस इसी चीज को सोचकर मैं यहां पर जवाब लिख रहा हूं, बहुत आसान है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सर e की पावर में यहां जो लिखा हुआ है ये 0 की तरफ जा रहा है, बस इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, तो मैंने यहां ले आया, तो इसको tan x माइनस sin x से मैंने किया डिवाइड, और tan x माइनस sin x से ही मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है जी। ना सबसे पहले जो पार्ट गया उसको तो, मतलब जो पार्ट गया उसको तो सबसे पहले निपटाओ। सर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाला पूरा हो जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड लिमिट्स। ठीक है, नाउ जैसे ही आप x को 0 की तरफ लेके जा रहे हो, सुनते जाना, एक एक बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सर e की पावर 0, सर ये भी पूरा 1, और सर क्या आप इसकी वैल्यू ऐसे पुट कर सकते हो? तो मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं पुट कर सकते, क्या दिक्कत है बता। पूरे की वैल्यू आ रही है नॉन जीरो और पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन है बाकी एक्सप्रेशन के साथ, बहुत बढ़िया। तो मैंने पूछा बचा क्या फिर? सर tan x माइनस साइन एक्स और नीचे tan 2x का क्यूब। अच्छा, इसको भी निपटा दें क्या? सर स्टैंडर्ड लिमिट तो यहाँ भी बन सकती है। मैंने कहा हाँ, तो यहाँ पर 2x क्यूब के अंदर है तो बाहर 2x का क्यूब। क्या बोलता है सर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, क्या दिक्कत क्या, ये तो बता। तो सर tan 2x अपॉन 2x दोनों सेम, और ये जा रहा है 0 की तरफ, इसकी वैल्यू 1। बहुत सारी चीजें निपट गई, अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ ये बचा है tan x माइनस साइन एक्स अपॉन 2x का क्यूब मतलब 8x क्यूब, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। यहां बच गए, बाकी सबकी वैल्यू 1 1 आ रही है। ठीक है, आया ना? अब आपको दिख रहा है भैया कि जो tan x होता है वो होता है sin x अपॉन cos x और माइनस sin x, और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x मैं कॉमन ले लूंगा और ये आ जाएगा 1 माइनस cos x अपॉन cos x। क्या मेरी बात समझ गए? आया ना? tan x माइनस sin x को ऐसे लिख रहा हूं, तो ऊपर लिखा हुआ है sin x, सुनता जाना, 1 माइनस cos x और एक cos x बचेगा, उसको लिख रहा हूं डिनोमिनेटर में। तो ये पूरी चीज तो अभी tan x माइनस sin x से लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है 8x क्यूब, तो 8 को तो यहां लिख, x क्यूब में से एक x यहां, एक x स्क्वायर यहां। देखते ही झमाझम बोले सर जे का होगा मजा आ गो, sin x अपॉन x स्टैंडर्ड लिमिट 1,
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड लिमिट हाफ। सर एक्स को 0 की तरफ लेके जा रहे हो, इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1। सर ये वैल्यू 1/8। फाइनल आंसर इज 1/16। कोई परेशानी है? एकदम क्लियर होना चाहिए ऐसा। अब आप चाहो तो 0/0 फॉर्म समझ के अगर आप इस पे LH रूल लगाना चाहते हो तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है? हाँ, तो वैसे भी जा सकते हैं। और LH रूल के साथ अगर स्टैंडर्ड लिमिट क्लब कर दो तो वाह वारे न्यारे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अब मैं उन क्वेश्चंस पे आता हूं जिसमें हमें एक्सपेंशंस की भी जरूरत पड़ती है, जो कि 2-3 सवाल मैंने यहाँ छोड़ दिए थे। ठीक है, आया ना? ठीक है जी, मेरी बात ध्यान सुनना। अब जैसे ये वाला सवाल है, बढ़िया सवाल है, ध्यान रखिएगा प्लीज, बढ़िया सवाल है, एक बार आप इसको सोचो कि कहां से स्टार्ट करें। पहले इसमें जो रॉन्ग तरीका है वो बता देता हूं। एक बच्चे ने पता है क्या किया, स्टैंडर्ड लिमिट उसके दिमाग में ऐसी बैठ गई है बात, बोले कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या, ठीक है? कुछ नहीं, कॉस के अंदर 10x था, उसके x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड किया। बोले सर x 0 की तरफ जा रहा है, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो, और इसकी वैल्यू 1 पुट करने के बाद में ऊपर यहां बचेगा cos x, यहां भी cos x, नीचे x की पावर 4। सर ऊपर लिखा हुआ है एग्जैक्ट 0, सेम में से सेम घटाते हो तो एग्जैक्ट 0 आता है, और नीचे अप्रोचिंग 0, तो इसका वैल्यू उसने बोल दिया 0, एग्जैक्ट अपॉन अप्रोचिंग के हिसाब से। क्या उसने सही किया या गलत किया? ठीक है, कमेंट करके बताएंगे। वैसे मैं अभी जवाब बता दे रहा हूं, बेटा ये गलत है, और इसको आपको लॉजिकली समझना पड़ेगा कि गलती कहां हुई। जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपने पुट की है, जिस x की टर्म्स को आपने गायब किया 10x अपॉन x को, वो वैल्यू उसकी नॉन जीरो फाइनाइट है, वो ठीक है, बट ये पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में थोड़ी है, ये तो इस फंक्शन के बीच में फंसा हुआ है। आप आधों को गायब कर दे रहे हो, आधों को रह जा रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग। समझ में आया? ये जो है ये क्या है, रॉन्ग तरीका है, ऐसा हमें नहीं करना है जी। समझ गए मेरी बात? तो फिर सर कैसे करना है? इधर आओ, किधर आओ, इधर। cos c माइनस cos d, ऐसे तो काम चलेगा नहीं सर, तो फिर हमें कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन। अच्छा एक और चीज, कितने लोगों ने फॉर्म चेक कर ली? ये 0/0 की फॉर्म है, आप चाहो तो LH रूल भी लगा सकते हैं। आप LH रूल लगा के खुद एक बार देखो कि हाँ कहाँ कठिनाई बढ़ जा रही है, कहाँ कम हो जा रही है। LH रूल हमें जवाब के नजदीक लेके तो जा रहा है, बट क्या उसका रास्ता बहुत सिंपल सा है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है? समझ में आया? तो इसी वजह से LH रूल को सिर्फ एक अपना हथियार मान के आप पेपर में मत जाइएगा, बिकॉज गड़बड़ हो सकती है, आपको बाकी चीजें भी पता होनी चाहिए। सर cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान सुनना, -2 साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2। तो एक जगह c की जगह तो 10x लिखा हुआ है, और एक जगह x है, तो साइन ऑफ c प्लस डी अपॉन 2 है ना। cos c माइनस cos d में एक माइनस साइन आता है, फिर ये, और फिर आप बोलोगे साइन ऑफ c माइनस डी अपॉन 2, यही होता है, होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4, और लिमिट x कहां जा रहा है, 0 की ओर। ये ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान सुनना। सर जब आप x को 0 की तरफ लेके जा रहे हो तो tan 0 0, x भी 0, तो कितने लोगों को यह बात समझ में आती है कि ये पूरा 0 की तरफ जा रहा है, और कितने लोगों को यह बात भी समझ में आती है कि ये पूरा भी 0 की तरफ जा रहा है? सर साइन के नीचे अंदर जो लिखा हुआ है फंक्शन, वो 0 की तरफ जा रहा है। स्टैंडर्ड लिमिट लगाने के लिए आपको क्या करना है, उसी फंक्शन से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो मैंने इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए तो यहां पर डिवाइड, और इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए यहां पर डिवाइड। जिन दो लोगों से मैंने डिवाइड किया उनको कंपनसेट करने के लिए मैंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 इंटू 2 4, बिल्कुल सेट है, चलने देना, ध्यान रखना। पहले ये बताओ स्टैंडर्ड लिमिट कहां तक पहुंची? सर इस पूरे की वैल्यू 1, क्या मेरी बात समझ गए आप? हाँ सर, साइन ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग दोनों सेम है, x को 0 की तरफ ले जाने पे अंदर वाले भी 0 जा रहे हैं। सर इस पूरे की वैल्यू भी 1, ठीक है? ठीक है भाई। अब आता हूं इस पे, अब क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बाहर है -2, बहुत बढ़िया। सर यहां क्या बचा, tan स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर एक था 4, ये इधर, और यहां था x की पावर 4। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप? आया ना? तो अब यहां पहुंच के ये थोड़ा हल्का हो गया उससे।
आप चाहो तो अभी भी LH रूल लगा सकते हो, बट जैसा कि मैं देख रहा हूँ डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है, मतलब डिनोमिनेटर से x पूरी तरीके से 4 बार डिफरेंशिएशन के बाद 0 होगा। सर जब तक है ना डिनोमिनेटर का 4 बार डिफरेंशिएशन करोगे मतलब न्यूमरेटर भी 4 बार डेरिवेटिव होगा, तो इस कली का फ्लावर बन जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? हाँ फ्लावर समझिएगा, वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी। अब सर हमें ले दे के हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक्सपेंशन। एक्सपेंशन की टेक्निक अच्छी है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। सर ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, बाहर है हमारे पास -½ है ना, -2/4, यहां है हमारे पास 10x का होल स्क्वायर -x² अपॉन x की पावर 4, यही तो है, देख ले आराम से। बाहर है -½ 10x का होल स्क्वायर -x² अपॉन x की पावर 4, ये चीज है। अब मैंने आपको 10x वाला एक्सपेंशन याद रखने के लिए बोला था, 10x एक ऑड फंक्शन है ना, तो पावर ऑड आती है, x आता है, x³ आता है, x की पावर 5 आता है, x का कोफिशिएंट 1 होता है, x³ का कोफिशिएंट 1/3 होता है, x की पावर 5 का कोफिशिएंट 2/15 होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये रहा x, x³ x की पावर 5, 1, 1/3 एंड 2/15, ठीक है। तो इन टर्म्स को यहां ले आओ, x प्लस x³ अपॉन 3 प्लस 2/15 x की पावर 5। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो इन्फिनिटी तक जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक एक्सपेंशन इन्फिनिटी तक ही जाएगा। आप इसको ऐसे सोचो ना, डॉट 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 इन्फिनिटी, और इसका स्क्वायर -x², यही है क्या? है ना, ठीक कर रहा हूं ना, ये देखते ना भाई, ये ठीक है ना। अब एक बार बताओ मुझे, अब इसको आगे कैसे सर सॉल्व करें? बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर ये आसान आपके लिए तो है, हमारे लिए मुश्किल है। तो मैंने कहा कोई परेशान होने वाली बात है नहीं इसमें, ध्यान सुनना। अब मुझे ये बता, इस ब्रैकेट में से कौन कौन सी टर्म्स निकलेंगी? इस ब्रैकेट में से, और आप चाहो तो इसको 2 का ही मान सकते हो। अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, सर आप जवाब लाने के लिए ऐसा कर रहे हो। नहीं जी, मेरी बात ध्यान सुनना। बेसिकली यहां पर इस ब्रैकेट का स्क्वायर है, मतलब यही ब्रैकेट 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। यही ब्रैकेट 2 बार लिखा हुआ है। जहां पर बढ़िया एक्सपेंशन लिखता है ना, वहां पर बच्चे जो है वो उनको थोड़ा थोड़ा सांस की कमी महसूस होती है, ध्यान रखना। तो आपके साथ ऐसा ना हो, उसी को ही हम डील कर रहे हैं। अब ध्यान सुनना, एक बढ़िया सवाल आपको सॉल्व करवाया जा रहा है, अच्छी से चीजें सीखिएगा, ये ठीक है। नाउ मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे छोटी टर्म कौन सी बनेगी? सर सबसे छोटी टर्म बनेगी x² की। कैसे? जब यहां से भी x और यहां से भी x मल्टीप्लाई होगा, फिर उससे जो अगली पावर वाली टर्म बनेगी, क्या x³ की पावर वाली टर्म बन सकती है? तो आंसर इज नो, क्योंकि x³ की यहां से अगर आप टर्म उठाओगे, यहां पे x से भी मल्टीप्लाई हुआ तो x की पावर 4 वाली टर्म बनेगी। इसकी हर एक पावर इसकी हर एक पावर से मल्टीप्लाई होगी, सबसे छोटी पावर की टर्म बनेगी x², उससे बड़ी x की पावर 4 वाली बनेगी। कैसे कैसे बनेगी? जब x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4/3। एक और बनेगी सर, जब x इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला x इससे, तो ये भी x की पावर 4/3। अगर आप ध्यान से देखो तो ये नेट आ जाएगा सर हमारे पास 2/3 x की पावर 4, ठीक है। अब इससे अगली टर्म बता कौन सी बनेगी? ऐसे सोच जाए, सोच ले। सर फिर आप 4 के बाद में 5 बता दो। 5 कैसे? यहां से 3 और यहां से 1, 4, अगली 6 बनेगी, 5 भी नहीं बनेगी। 5 कैसे नहीं बनेगी सर? क्योंकि 5 बनाने के लिए आपको 3 के साथ 2 लाना पड़ेगा, या 1 के साथ 4, वो है नहीं, तो अगली सीधी सीधी 6 बनेगी जब ये दोनों। तो समथिंग कोफिशिएंट x की पावर 6, ऐसे चलता जा रहा है, ये बहुत सारी टर्म्स बनेंगी। हमें सिर्फ यहीं तक ही जाना है। जब भी आप एक्सपेंशन लगाओ, सबसे बड़ी पावर्स को देखो, मतलब जब बड़ी बड़ी पावर्स आ जाए घबराने की जरूरत नहीं है। इसको एक छोटा तरीका और बताऊंगा। सो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ी पावर प्रेजेंट है वो क्या है? 4। जैसे ही आप x की पावर 4 बना लिए, इसके आगे के कोफिशिएंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको अभी समझ में आ जाएगा क्यों। इन दोनों को सॉल्व किया तो कुछ ऐसा निकल के आ रहा है, माइनस के बाद में x² है, होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4 है, ठीक है, और बाहर है -½ मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, ये x² और ये x² गया। अब x की पावर 4 को सभी टर्म से डिवाइड कर,
जब आप x की पावर 4 को डिवाइड करोगे सभी टर्म से, सबसे बाहर -½ जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो x की पावर 4 हो जाएगा कैंसिल, प्लस सर जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे कोफिशिएंट कुछ बचेगा, मुझे नहीं पता, बट हाँ इधर x² बचेगा। फिर अगले वाली टर्म में सर कुछ x की पावर 4 बचेगी, बिकॉज अगली जो बनेगी वो x की पावर 8 बनेगी, ठीक है। तो x की पावर 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x की पावर 4, मतलब इसके अगली टर्म्स में मैं ये बोल सकता हूँ सब में x बचेगा और x जा रहा है 0 की तरफ। तो इनके कोफिशिएंट हमें जानकर करना भी क्या है, क्योंकि अगर x ही 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ चाहे कुछ भी लिखा हो, ये पूरा कहाँ जाएगा सर मिलके 0 की तरफ, ये पूरा भी 0 की तरफ, ये पूरे भी 0 की तरफ। तो क्या जवाब बचा सर? आंसर बचा -1/3, ठीक है, समझ में आया? तो मैंने सिर्फ कोफिशिएंट कहाँ तक कैलकुलेट किया, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में x की पावर 4 तक ही। सर आप वहां क्यों रुक गए? क्योंकि डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर जितनी होती है वहीं तक देखते हैं। अगर यहाँ x की पावर 6 होता तो मैं x की पावर 6 तक भी जाता, इसका कोफिशिएंट भी कैलकुलेट करता, समझे? और दूसरा जो मैं आपको एक चीज बोल रहा था कि आप इसको 2 का ही मान लो, 2 का ही मान लो, समझ में आया? बिकॉज 1x + x³ मान लो, बाकी टर्म्स को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैं ये लॉजिक नहीं दे रहा हूं कि x बहुत छोटा है इसलिए उनको नेग्लेक्ट कर दो, नहीं जी, क्योंकि पावर 5 है ना, कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसका। इससे जो पावर्स बनेगी, पावर 5 को अगर मैं 1 से भी मल्टीप्लाई करूं, x की पावर 1 से, x की पावर 5 को x की पावर 1 से, तो x की पावर 6 जनरेट होता है। तो इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, बिकॉज हमें x की पावर 6 तक जाना ही नहीं है। तो कोई बच्चा अगर आप इसको ऐसे भी सॉल्व करता, -½ बाहर, और इसको बोल देता x + x³ का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, और -x² x की पावर 4, उसका जवाब भी यही आता। क्योंकि वो इसको कैसे ओपन करता सर? बाहर -½ ध्यान सुनना, कंफ्यूज मत होना यार। a + b का होल स्क्वायर क्या होता सर? a² प्लस इसका स्क्वायर b², इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? x की पावर 6/3, या सॉरी 9, प्लस 2ab, तो 2/3 x की पावर 4, ये तो इसका स्क्वायर आ गया, और -x² ऑलरेडी वहां बिठा रखा है, होल डिवाइडेड बाय x की पावर 4। ये कैंसिल होगा, x की पावर 4 डिवाइड करोगे तो 2/3 बचेगा, ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगी x की पावर 4 डिवाइड करने के बाद में। सर इसमें x² बचेगा और x जा रहा है 0 की तरफ, तो फाइनल आंसर -1/3 है अभी भी, समझ में आया? क्योंकि ये इधर डिवाइड होगा और ये इधर डिवाइड होगा, तो इसमें तो x बच गया, तो ये तो 0, इसमें x बचेगा नहीं, तो 2/3 यहाँ से, -1/2 यहाँ से, तो -1/3, ठीक है। तो यहाँ पर पावर्स का झोल है। आप इसमें अपनी कॉपी में एक बात जरूर लिखिएगा, डिनोमिनेटर की तरफ देखकर हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी पावर पे जाके रुकेंगे। एक्सपेंशन वाले और सवाल करवाऊंगा, घबरा मत। एक हो गया जिसमें एक्सपेंशन लग रहा है, एक और देख। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन आप सीधा देखते ही एक्सपेंशन, जैसे यहाँ पे साइन की पावर 6 दिखाई दे रहा है, तो एक बच्चे के दिमाग में आ गया सो साइन x उसकी पावर 6 का एक्सपेंशन। नहीं, पहले सिंप्लीफाई करो फिर एक्सपेंशन लगाओ। क्या हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में सीधा x की पावर 4, यहाँ पे चलो x ही था तो हमें x की पावर 4 को कैरी कर रहे थे, अब की बार यहाँ पर साइन x है तो कोई बात नहीं, हम सीधा एक्सपेंशन नहीं लगाएंगे, पहले हम इसको, सबसे पहले तो फॉर्म चेक करेंगे, उसके बाद में मैं इसको पहले रिजॉल्व करूंगा, ध्यान सुनना, सिंप्लीफाई करूंगा। x0 e की पावर 0 1 1 - 1 0, ये वैसे ही 0, तो ये फॉर्म बन रही है बेटा 0/0 की, देख ले आराम से। इसमें एक्सपेंशन लगाने से पहले मैंने क्या किया, पहले स्टैंडर्ड लिमिट लगाई। यहां पे लिखा हुआ है साइन 2x की पावर 6, यही होता है ना, और x जा रहा है 0 की तरफ, ध्यान सुनना। तो मैंने क्या किया, यहां पे 2x से डिवाइड और यहां पे 2x की पावर 6 से मल्टीप्लाई। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो आंसर इज सर यस। कितने लोगों को स्टैंडर्ड लिमिट दिखाई देगी सर? बहुत अच्छे से। साइन 2x/2x दोनों सेम है, x दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, इसकी वैल्यू 1। लो सर साइन गायब, डिनोमिनेटर में सिर्फ x बचा, बल्ले बल्ले होगी सिचुएशन। यस सर, ये लिखा हुआ है e की पावर x³ -1 -x³ 2 की पावर 6 है ना, 64 इंटू x की पावर 6 है ना, यहां पहुंच गए सर। अब हम क्या करें, e की पावर x का एक्सपेंशन लगाओ। सर e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है वो एक्सपेंशन होता है ये 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। जहां पर एल हॉस्पिटल रूल बहुत ही भयंकर बनेगा वहां पर एक्सपेंशन आपके काम आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आप LH रूल लगाइए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको LH रूल के अलावा जो चीजें सिखा रहा हूं, बिकॉज LH रूल में दिमाग नहीं लगता, गणित में एक बहुत सिंपल सा रूल चलता है, ध्यान रखना।
ठीक है। अगर आप पेन ज्यादा चलाओगे तो दिमाग कम चलाना पड़ेगा। पेन ज्यादा मतलब डिफरेंशिएशन करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे हैं, चले जा रहा है पेन सर। पेन ज्यादा चलाओगे तो दिमाग कम लगेगा, और अगर दिमाग ज्यादा चलाओगे तो पेन कम चलेगा। समझ गए? तो मैं इसका एक्सपेंशन लिखना चाह रहा हूँ सर, बहुत आसान होता है इसका एक्सपेंशन। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सामने देखते रहना। ई की पावर में एक्स क्यूब रख दिया, तो जहां जहां पे एक्स दिख रहा है वहां पे एक्स क्यूब रख दे। तो बोलो सर लो, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, सॉरी एक्स क्यूब अपॉन 1 फैक्टोरियल। एक्स की जगह एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब रखेगा, ये बनेगा एक्स की पावर 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर एक्स क्यूब बनेगा सर, ये रखने के बाद में ये बनेगा एक्स की पावर 9 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इन्फिनिटी तक चलेगा सर, और बाहर उसने एडिशनली 2 टर्म्स नेगेटिव में बिठा रखी हैं ताकि हमारा जवाब सही सही आ सके। कौन कौन सी 2 टर्म्स गई सर? 1 और एक्स क्यूब, 1 और एक्स क्यूब। इसके बाद में x की पावर 6 इधर डिवाइड कर, इधर डिवाइड कर, इधर डिवाइड कर, सभी टर्म्स में डिवाइड कर। तो पहले वाली टर्म बचेगी सिर्फ और सिर्फ 1/2। क्यों? क्योंकि उसके बाद में सर सभी में 1/2 फैक्टोरियल 1/2 ही होता है, उसके बाद में सभी में x बचेगा। x की पावर 9 अपॉन x की पावर 6 x क्यूब होता है, और x जा रहा है 0 की तरफ, तो x बच जाएगा उसमें। इसमें x बचेगा, इसमें x बचेगा, सभी में x बचेगा, x 0 की तरफ जा रहा है, आगे वाली सारी टर्म्स होगी 0। तो ऊपर लिखा हुआ है बेटा 1/2 और नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर 6। ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है 1/2 की पावर 7। ये हमारा आंसर है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन। यहाँ पर एक चीज सीखने वाली है सर, आपने साइन एक्स का एक्सपेंशन नहीं लगाया, इसको पहले स्टैंडर्ड लिमिट लगाकर हल्का किया, फिर हमने इसका ऐसे डील किया, याद रखिएगा प्लीज। ठीक है? जैसे अगला फॉर्मेट है, ठीक है, अगला फॉर्मेट है, मैंने पूछा क्या है भाई सर, ये जो सवाल है ये है x को इन्फिनिटी लेके जा रहे हो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इसकी पावर 1/3 सर, ये भी इन्फिनिटी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x सर, ये अपने आप में एक हमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, x कॉमन ले। अब क्या दिख रहा है ऐसे, x इन्फिनिटी तो ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, दोनों का प्रोडक्ट इन्फिनिटी। तो कितने लोगों को दिखाई दिया सर ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म है? हाँ। तो आंसर इज सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले में सब्स्टिट्यूशन या स्लाइड चेंज। स्लाइड चेंज के नाम पे आपने एलसीएम बताया था, यहाँ पे अब एलसीएम लें किसका? तो मैंने कहा सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच। यहाँ पर भी आप x/1/t सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, दोनों में x की जगह 1/t सोच सकते हैं। बिकॉज होता क्या है, जब आप x की जगह 1/t रखते हो तो जो नया वेरिएबल आएगा t, वो 0 की तरफ जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान सुनना सर। ये लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 1/2। बहुत बढ़िया। और लिमिट x जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, फॉर्म बन रहा है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। मैंने कहा बिल्कुल सही। आप एक काम करो, ये वाला सब्स्टिट्यूशन, पुट x इक्वल्स टू 1/t, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो t बराबर 1/x हो गया। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात जो है वो बेटा जी ये वाली है कि अगर t मतलब x जाएगा इन्फिनिटी की ओर, यहां पर एज x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो t जो है वो 0 की तरफ नहीं, t 0 प्लस लिखना। ठीक है, हाँ, बस ये समझो यार, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1/इन्फिनिटी होता है 0 प्लस, और 1/0 प्लस होता है इन्फिनिटी। ठीक है, है ना। 1/माइनस इन्फिनिटी होता है 0 माइनस, और 1/0 माइनस होता है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये बातें याद रखिएगा प्लीज। तो 1/इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो t जो आएगा वो 0 प्लस की तरफ आएगा। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब इसमें ये मत सोचना इसमें कुछ लोग ये सोचेंगे सर ये तो इन्फिनिटी पर आप लिमिट निकाल रहे थे और वो कन्वर्ट होगी 0 प्लस में। नहीं जी, आप ऐसे समझो, अब जो बात बोलूंगा उससे कंफ्यूजन होगी, ध्यान रखना। इन्फिनिटी पर भी एक ही तरफ की लिमिट निकलती है, ये बात सही भी है और गलत भी है। अब ये जो बातें बोल रहा हूँ ये मैथमेटिकली ऐसी बोली जाती है सर, सही भी और गलत भी कैसे है? कौन जाकर इन्फिनिटी पे चेक करने वाला है, पहले ये बताओ। जैसे बोलते हैं ना, हाँ इन्फिनिटी पर ये वाली इक्वेशन सही होती है। सर कैसी बात कर रहे हो आप, कोई सुन लेगा तो? मैंने कहा कोई बात नहीं, इन्फिनिटी पर ये सही लिखा हुआ है। अब सर इस बात का प्रूफ क्या है? मैंने कहा इन्फिनिटी पे जाके बताएंगे, अभी धरती पर है, घबराओ मत, वहां जाके बताएंगे, वहां जाके देख लेना 2 बराबर 3 होता है। समझे? तो ज्यादा इनके डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। आप ऐसे समझो
कि जब आप ऐसा x को इन्फिनिटी और जब सब्स्टिट्यूशन करो 1/t वाला, तो t 0 प्लस की तरफ जाएगा। लॉजिक इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस। तो मैंने क्या किया, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 प्लस, ठीक है। जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 1/t रखो, तो 1/t क्यूब प्लस 3/t स्क्वायर पावर 1/3 माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 2/t पावर 1/2, ठीक है। आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ध्यान सुनना, सो ये लिखा हुआ है लिमिट t अप्रोचेस टू 0 प्लस, एलसीएम लोगे तो t क्यूब एलसीएम आएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ जाएगा 3t, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 3t की पावर 1/3 और नीचे t क्यूब की पावर 1/3 जो कि होता है t। सर यहां पे अगर आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2t की पावर हाफ और टी स्क्वायर की पावर हाफ, तो मॉड टी आना चाहिए बट टी पॉजिटिव है इसलिए वापस से टी लिख दे रहा हूं, आएगा यहां पे मॉड टी, टी पॉजिटिव है इस वजह से ये। सर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्या बोलते हो, सीधा सीधा टी लिख देंगे। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था, आफ्टर स्लाइड चेंज और सब्स्टिट्यूशन ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली जो फॉर्म है अब हमें 0/0 वाली फॉर्म दिखाई दे रही है। अब हमें ये 0/0 वाली फॉर्म दिखाई दे रही है, आया ना, सभी को दिख रहा है। हाँ, टी को 0 की तरफ ले जाओगे 1 1 1 माइनस 1 0/0, ठीक है। तो बेसिकली ये फॉर्म्स तो सीधी सीधी डिसॉल्व हो जाती हैं। इसके बाद में अब आपके पास दो ऑप्शन है, यू कैन गो विद एल हॉस्पिटल ऑल्सो, LH रूल, और मैं तो एक्सपेंशन सिखा रहा हूं इस वजह से मैं एक्सपेंशन लगाऊंगा। 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मेट, बहुत बढ़िया, 1 प्लस एक्स की पावर n वाला फॉर्मेट। आप LH रूल से भी कर सकते हैं, घबराइएगा नहीं, सीखने की बात हो रही है यहाँ पे। तो सर 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मेट क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स कर लो, n कितना है सर, पहले तो x लिख लिया, n है 1/3, मैंने ये एक्सपेंशन सिर्फ यहीं तक लगाया। अब मैं फिर बताता हूँ ये एक्सपेंशन आपने सर आगे क्यों नहीं लगाया, 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, वहां तक क्यों नहीं गए, बिकॉज जब आप x का स्क्वायर करोगे तो पावर क्या आएगी, t स्क्वायर। मैंने आपको बोला था डिनोमिनेटर की तरफ देखा करो, डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी जो पावर हो वहीं तक एक्सपेंशन लिखना है। सर डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी पावर t है, तो t सेकंड टर्म पे आ जाता है, मैं बस यहीं तक लिखूंगा, इसके आगे अगर आप लिखते हो तो वो यूजलेस है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें, समझ गए, आए ना। अब यहाँ आ जाओ, सेम सर यहाँ पर भी 1 प्लस एन एक्स, एन है 1/2, एक्स है -2t, विद साइन पुट होगा, ध्यान रखना, और डिनोमिनेटर में ये रहा t। क्या मेरी बात समझ में आती है, आया ना। नाउ अब अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये 1 और ये 1 गया, सर ये 3 और ये 3 गया, तो t माइनस, सर माइनस टी और ये कितना हो जाएगा, -t, समझ पा रहे हो, अपॉन टी। सर ये लिखा हुआ है 2t/t, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, तो ये आ जाएगा 2। आप LH रूल से भी जा सकते हैं, यही जवाब आएगा, ठीक है। t माइनस ऑफ माइनस टी, तो प्लस 2t/t, टी कैंसिल हो गया, जवाब आ गया 2, ठीक है। इस बात को सीखने की कोशिश करें, डायरेक्टली आप तक पहुंचाई जा रही है। तो ये कुछ सवाल हुए एक्सपेंशन से। अब चलते हैं और क्वेश्चंस पे आगे। नाउ ये वाली जो वैरायटी है ना, इस वैरायटी को आप ऐसे नाम दें, मैं इसका नाम बताता हूं, दिस इज फाइंडिंग अननोन व्हेन लिमिट इज गिवन। कॉन्सेप्ट वही है, फाइंडिंग अननोन व्हेन लिमिट इज गिवन, व्हेन लिमिट इज गिवन। इस वैरायटी के क्वेश्चन जेई वाले बहुत पूछ रहे हैं, बहुत मजेदार तरीके से। अननोन पता करने अगर आपको लिमिट दे रखी हो, जैसे कि ये सवाल है IIT JEE 2012 का, और भी क्वेश्चंस हम करेंगे सेम फॉर्मेट पे। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि उसने लिमिट पहले से ही दे दी है कि x को इन्फिनिटी ले जाओगे तो जवाब ये आएगा भाई साहब। अब आप A और B के बारे में सोचे, ठीक है सर सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखना जरा, यहां देखना क्या करोगे, जरा ध्यान सुनिएगा पहले। आप इसमें पहले सबसे पहले एलसीएम लो, समझ में आया, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, माइनस साइन के बाद में बेटा यहां लिखा हुआ है ax प्लस b, और डिनोमिनेटर से आप भेजोगे x प्लस 1, दोनों का मल्टीप्लीकेशन बता फटाफट। सर ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx,
और ये हो जाएगा सर ए एक्स प्लस बी। मतलब आप ये बोल सकते हो ए एक्स स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी। हाँ है ना, समझे कि नहीं समझे? ए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस बी, और इसके आगे एक माइनस साइन लगाओ। अब मैं वापस से लिख रहा हूं, माइनस साइन, माइनस साइन, और बी आएगा तो उसके आगे भी माइनस साइन, ठीक है। और ये नीचे लिख दिया मैंने x प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, फटाफट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बता। सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस ए, वहां पर 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट बता, यहां पर 1, यहां पर माइनस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए माइनस बी एक्स, है ना। और यहां पे लिखा हुआ है 1 माइनस बी, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सर x प्लस 1, ठीक है। ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में जवाब वो बोल रहा है कि ये आंसर आएगा 4, ठीक है। आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस, समझ में आता है, ठीक है। अगर x जा रहा है प्लस या माइनस इन्फिनिटी की ओर, ठीक है, और यहां पर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है, ठीक है, तो इसका जवाब फाइनाइट तभी आता है, फाइनाइट तभी आता है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, फाइनाइट एंड नॉन जीरो, इसका आंसर तभी आएगा, ठीक है। इसका आंसर फाइनाइट और नॉन जीरो तभी आता है जब इन दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री सेम हो, व्हेन डिग्री ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ बोथ पॉलिनोमियल शुड बी सेम, शुड बी सेम। दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब दोनों या तो लीनियर हो, दोनों क्वाड्रेटिक हो, दोनों क्यूबिक हो। क्योंकि जैसे ही आप एक की डिग्री बढ़ा देते हो, जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछूं एक्स स्क्वायर माइनस 3x अपॉन एक्स प्लस 1 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। फिर मैंने आपसे ये वाला सवाल पूछा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर वाले की डिग्री छोटी कर देते हैं अब की बार और नीचे वाले की बड़ी, और अब की बार से दोनों की डिग्री बराबर कर देते हैं। इस केस में जवाब आएगा इन्फिनिटी। आराम से देख, हाँ सोच सोच, साथ में खुद भी तो सोचेगा तभी तो बात बनेगी। तो सर ये तो फाइनाइट नहीं आया, तो नॉन फाइनाइट आ गया, समझ में? हमें जवाब चाहिए फाइनाइट एंड नॉन जीरो इस पर्टिकुलर केस में, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में। तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेगा, नीचे से एक्स कॉमन लेगा, तो ऊपर एक एक्स बच जाएगा, कैंसिल वैंसिल करने के बाद में ऊपर एक्स बचेगा, एक्स जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो पूरा जवाब इन्फिनिटी। अब की बार नीचे एक एक्स बच जाएगा, कॉमन लेके देखना भाई, पेन चला, तो नीचे एक एक्स बचेगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, सर इस केस में जवाब आएगा 0। तो ये है नॉन फाइनाइट, ये है 0। हमें जवाब चाहिए ना ही 0 ना ही इन्फिनिटी, हमें चाहिए नॉन जीरो फाइनाइट। वो तब आता है जब दोनों की डिग्री क्या हो, सेम, दोनों की डिग्री सेम होना चाहिए। तो ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन, तो यहां से जवाब आएगा -1/7। तो नॉन जीरो फाइनाइट आंसर किस केस में आ रहा है आप समझ गए होंगे। इसी लॉजिक को यहां लगाना है। भैया वो पहले से ही बोल रहा है कि जब आप नॉन जीरो फाइनाइट है तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। सर आप इसकी डिग्री तो बढ़ा नहीं सकते, हाँ है ना, इसको बढ़ा सकते हो, क्वाड्रेटिक बना सकते हो। सर एक फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये क्यूबिक बन जाएगी। तो सर डिग्री सेम करने के लिए क्या लॉजिक समझ में आया? सर एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब हो जाए तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब होने के लिए 1 माइनस ए को आप क्या करें, 0। यहां से आपको पता चल गया ए की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 होगी तो ये टर्म दिखेगी नहीं, डिग्री सेम होगी। इसके बाद में अगर आप यहां पे ध्यान से ध्यान दोगे तो जब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल में इस पर्टिकुलर केस में जो आपका नॉन जीरो फाइनाइट आंसर आता है ना, वो आता है ऊपर और नीचे लीडिंग कोफिशिएंट्स के कोफिशिएंट्स का रेशियो। अरे कुछ नहीं, ऊपर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -7, तो यही जवाब आया है। बिकॉज एक्स स्क्वायर यहां से कॉमन लोगे तो ये टर्म अकेली और ये टर्म बचेगी, बाकी सब तो 0 हो जाएंगी। और इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। वैसे यहां देखो,
ये आपने गायब कर दिया, अब क्या बचा सर? अब सिर्फ इतनी सिचुएशन बची। मैंने कहा ठीक है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं सर? एक्स कॉमन लो, और यहां क्या बचेगा? 1 माइनस ए माइनस बी प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स। ये ठीक है बेटा, और यहां से भी x कॉमन ले ले, 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। और ये जवाब आना चाहिए 4, और लिमिट कहां जा रही है? x इन्फिनिटी की ओर। ये कैंसिल हो गया सर, ये वाला पार्ट कहां जाएगा? 0 की ओर, और ये वाला पार्ट भी 0 की ओर। हमारे हिसाब से जो जवाब आएगा वो हमारे हिसाब से वो ये आएगा, 1 माइनस ए माइनस बी अपॉन 1, और ये किसके बराबर है? 4 के बराबर। तो माइनस बी बराबर 4। कैसे सर? क्योंकि ए की वैल्यू आप 1 ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो यहां से b की वैल्यू आ गई -4। a1 और b -4 हमारा आंसर है। समझ में आया? मेरे ख्याल से ये बात समझ में आती है कि फाइंडिंग अननोन इफ लिमिट इज गिवन, इसका लॉजिक एकदम क्लियर होगा, है ना। और सवाल सॉल्व करते हैं, घबराइए नहीं, और सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आ जाओ, जैसे ये वाला है, फाइंडिंग अननोन इफ लिमिट इज गिवन, ठीक है। अब की बार x 0 की तरफ जा रहा है, ध्यान रखना, सॉल्व कीजिए फटाफट, बढ़िया सवाल है ये। तो सर अब की बार तो बहुत सारे लोग आ गए, मैंने कहा हाँ, ठीक है, हाँ आ जाओ। अब सुनना जरा ध्यान से सर सबसे पहले तो हमें ये वाली चीज है ना, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, a e की पावर x माइनस बी कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। जिसको बात समझ में आ गई मुझे बताइएगा कि हाँ सर मुझे समझ में आ गई, हाँ कमेंट करके बताओ ना भाई। हाँ आपको चीजें समझ में आए तो बताया करो कि हाँ सर बाद मजा आ गया इस बार। ये वाली सर कैसे कैसे कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे, साइन एक्स के नीचे एक्स से डिवाइड कर दिया, जितना हल्का हो सके, लाइट वेट एकदम हल्का हल्का। तो साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स 0 की तरफ जा रहा है, उस फैक्टर को 1 कर दिया, वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन पूरे का पूरा, बाकी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन भी मल्टीप्लीकेशन होता है, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बचा, आया ना। अब आप चाहो तो LH रूल से भी जा सकते हो, ठीक है, चलो LH रूल से करके दिखाता हूं। मैंने कहा अब ये हमारा सवाल है, फॉर्म चेक कर, फॉर्म चेक कर। तो डिनोमिनेटर तो सर 0 की तरफ जा रहा है, न्यूमिनेटर में क्या बचेगा? a की पावर 0 1, तो यहां बचेगा a, cos 0 1 तो माइनस बी, सर e की पावर 0 फिर से, तो ये प्लस सी, ठीक है। तो फॉर्म के हिसाब से जब मैं फॉर्म चेक कर रहा हूं, डिनोमिनेटर 0 की तरफ, न्यूमिनेटर ये बच रहा है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? लॉजिक सुनना जरा ध्यान से, एक्सप्लेनेशन, कि इसको भी 0 होना पड़ेगा, a माइनस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन बन गई कि ये जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए। सर क्यों? अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ, 0 को छोड़कर कोई सा भी नंबर, सर -1 2 5 ये सब लोग 2 होते हैं क्या? उसने बोल रखा है पहले से जवाब 2 आएगा। सर ये सब तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होंगे, तो हमें जवाब चाहिए फाइनाइट 2। तो सर पक्का 0/0 वाली फॉर्म बननी चाहिए, तभी फाइनाइट आंसर आएगा, वरना तुम उसको ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन से सोच लो, 0 को छोड़कर ऊपर कुछ बना और, तो भैया जवाब इन्फिनिटी आ जाएगा, समझ गए। तो इस वजह से इसको 0 जाना पड़ेगा, बहुत सही। अब जैसे ही आपने ये बोला कि ये 0 जाएगा, तो अब बताइए फॉर्म कौन सी होगी? 0/0। और 0/0 पे हम कौन सा रूल लगा सकते हैं? बिंदास खुल के बताइएगा, LH रूल। कौन सा रूल? LH रूल। ऊपर वाले का डेरिवेटिव a e की पावर x, सर cos x का डेरिवेटिव माइनस होता है तो b sin x, मतलब cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है तो प्लस b sin x हो जाएगा। और सर इसमें c एज इट इज, e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x होता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आ गया 2x, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सर आपने LH रूल में हमें एक बात बहुत जोरदार बताई थी, और बार बार आपने उस पर इंफेसिस दिया कि फॉर्म चेक करते हैं LH रूल लगाने के बाद में। x को 0 लेके जा रहा हूं तो डिनोमिनेटर 0 जा रहा है। अब अगर x को 0 लेके जाऊंगा तो न्यूमिनेटर में a, और सर यहां 0 तो b इंटू 0 गायब हो गया, माइनस सी, a माइनस सी। क्या देख पा रहे हो आप? कितने लोग एग्री करते हैं सर ये यहां से भी हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई कि a माइनस सी को 0 होना ही पड़ेगा। मैंने पूछा क्यों भाई? वही लॉजिक, अगर a माइनस सी 0 नहीं हुआ, इसमें फिर से सोच, LH रूल लगा के यहां पहुंचा, इसका जवाब जब मैं फॉर्म चेक कर रहा हूं तो ये आ रहा है,
अगर ये 0 नहीं हुआ, मान ले 5 हुआ, तो 5/0 तो इन्फिनिटी होता है, उसको जवाब चाहिए 2। समझ पा रहे कि नहीं? तो a माइनस सी फिर से 0। अब अगर ये 0 है तो 0/0 फॉर्म बनी। क्या मैं फिर से LH रूल लगा सकता हूं? बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार और LH रूल। सर a e की पावर x b cos x, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस c e की पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देख लेना आराम से, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसकी वैल्यू बता, या फिर इसकी फॉर्म क्या बन रही है। सर वो x को 0 लेके जाओगे, ये बचेगा a, ये बचेगा b, ये बचेगा c, और ये बचेगा डिनोमिनेटर में 2। मतलब अब की बार कोई फॉर्म नहीं बनी, ये हमारा जवाब आ गया। ना ही डिनोमिनेटर में 0, ना ही न्यूमरेटर में 0, हमारा जवाब आ गया ये इस स्टेप पे। और हमारा जवाब ये है, भाई साहब बोल रहे हैं कि जवाब आना चाहिए 2। तो कोई बात नहीं सर, ले जवाब को कर दो 2 के बराबर। कितने लोग एग्री करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 4 के बराबर होगा? a प्लस बी प्लस सी जो है वो 4 के बराबर होगा। एकदम विन विन सिचुएशन, 3 इक्वेशन 3 अननोन, फटाफट जवाब बता दीजिए। सर a और c अगर बराबर है, a और c बराबर है, तो a और c बराबर मतलब ये लिखा हुआ है 2a माइनस बी बराबर 0, है ना। और यहां से आप बोल सकते हो b बराबर 2a। ये ठीक है बेटा, 2a माइनस बी, तो a b की जगह 2a और c की जगह भी a बराबर 4। सर ये आ गया 4a बराबर 4, a की वैल्यू 1, a1 b2 b2 और c भी 1। आपसे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस 2c, तो भैया a1 b2 cb2, c2 नहीं है मतलब c1 है, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये जवाब आ जाएगा 5। दिस इज अवर फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से लॉजिक समझ में आया होगा आपको, एकदम क्लियर कट। ये देखो जेईई एडवांस 2016 का सवाल है, फटाफट निपटाने की कोशिश करते हैं। अल्फा और बीटा जो है वो रियल नंबर है, बहुत बढ़िया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इसकी वैल्यू पहले से दे रखी है, भैया ने 1 आएगी। पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा इंटू 6 कितना होगा, मतलब वो आपसे अल्फा बीटा की वैल्यू जानना चाह रहा है। सेम लॉजिक, फटाफट वीडियो पॉज करें और अपना जवाब बताएं मुझसे पहले। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स, और नीचे लिखा हुआ है बेटा अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स, आया ना। इसकी वैल्यू पहले से ही पता है, ठीक है। तो मैंने इसकी फॉर्म चेक करनी स्टार्ट की, 0/0, बिल्कुल सही। सर ये फॉर्म बन रही है 0/0। 0/0 फॉर्म को आप कैसे प्रोसीड करते हैं? सर हम LH रूल से भी करते हैं और एक्सपेंशन से भी करते हैं। यहां पर आप चाहो तो एक्सपेंशन भी लगा सकते हो और LH रूल भी लगा सकते हो। चलिए फटाफट LH रूल देखते हैं, ठीक है। सर ऊपर वाले का डेरिवेटिव मैं किससे सॉल्व कर रहा हूं? LH रूल से। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन आप लिख रहे हो वो ठीक है, बट न्यूमरेटर में तो 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, वहां तो भैया u इंटू वी रूल लगाओगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय साइन बीटा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन बीटा एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस बीटा एक्स और साथ में एक बीटा। डिनोमिनेटर में सर अल्फा एक्स का डेरिवेटिव अल्फा, और यहां पर आ जाएगा कॉस एक्स। एक बार LH रूल लगाने के बाद में क्या चीज बोली गई है चेक करनी होती है? फॉर्म। अगर मैं x को 0 की तरफ ले जाता हूं तो सर डिनोमिनेटर में बनेगा अल्फा माइनस 1, कॉस 0 इज 1। सर 0 क्योंकि x 0 है, यहां पर भी x 0 है तो ये भी 0। सर ये 0 अपॉन अल्फा माइनस 1 बन गया। अब अगर मान लो ये वाली चीज 0 को छोड़कर कुछ और हुई, मतलब 0/5, 0/2, 0/3, तो इसका जवाब 0 आ जाएगा। वो बोल रहा है आंसर 1 आएगा। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि फॉर्म 0/0 बननी चाहिए, अल्फा माइनस 1 क्या होना चाहिए? 0। एक इक्वेशन, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब सर अब कुछ नहीं, एक बार और, जैसे ही आपको पता चला अल्फा माइनस 1 0 है, मतलब 0/0 फॉर्म, एक बार और LH रूल लगा सकते हैं, तो आंसर इज यस। इसका डेरिवेटिव सुनना जरा, 2x का डेरिवेटिव तो 1, यहां पे आ जाएगा साइन बीटा एक्स प्लस 2x साइन बीटा एक्स का डेरिवेटिव कॉस बीटा एक्स प्लस 2 बीटा एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिख रहा हूं, यहां पे आ जाएगा कॉस बीटा एक्स, और
प्लस बीटा एक्स स्क्वायर कॉस बीटा एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन बीटा एक्स विद ए नेगेटिव साइन और एक बीटा और, है ना, है ना। और आपने जब साइन बीटा एक्स का डेरिवेटिव किया तो यहां पर एक बीटा भी आएगा, तो 2x और ये बीटा, 2 बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स, 2 बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स, तो इसको 4 बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स कर दो, 4 बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स माइनस के बाद में बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स। अब बस वही है, एलएच रूल में यही परेशानी है कि रायता फैलने लगता है तो फैलता ही जाता है। अभी टर्म्स इतनी होगी, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अल्फा का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो वो हो जाएगा प्लस। अब अगर मैं फिर से देखता हूं तो ये तो भैया 0/0 फॉर्म बन रही है, 0 0 और 0। ओ भाई जवाब अभी भी नहीं आया सर, एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इतनी दूर आए हैं तो अब पीछे नहीं हटेंगे, शुरू हो जाना। सर साइन बीटा एक्स का डेरिवेटिव 2 कॉस बीटा एक्स, है ना, और साथ में बीटा का डेरिवेटिव तो फिर बीटा एक्स का डेरिवेटिव बीटा, प्लस 4 बीटा कॉस बीटा एक्स, इसमें u इंटू वी रूल है तो x है उसका डेरिवेटिव 1 हो गया, तो 4 बीटा कॉस बीटा एक्स, और फिर 4 बीटा एक्स को एज इट इज रख, कॉस बीटा एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन बीटा एक्स, और जो x है बीटा एक्स में एक बीटा और आएगा, ठीक है। और फिर यहां आ जा भाई, ओहो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी सारा एज इट इज, और सर फिर माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स का डेरिवेटिव कॉस बीटा एक्स और एक और बीटा, तो पावर हो जाएगी 3 होल डिवाइडेड बाय, अब जवाब आ जाएगा भैया साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। लिमिट एक्स जा रहा है 0 की तरफ, ध्यान सुनना, ऊपर मैं अगर सॉल्व करूं एक्स 0 की तरफ, ये वाली वैल्यू 1, ऊपर बचा हुआ है सर 2 बीटा, यहां पर ये वाली वैल्यू 1, सर यहां बचेगा 4 बीटा, सर ये वाली वैल्यू 0 गया, ये वाली वैल्यू 0 गया, ये वाली वैल्यू 0, और डिनोमिनेटर में बच रहा है सर 1, है ना। तो भाई साहब ये कितना बच गया, हमारे हिसाब से बचा है 6 बीटा इज अवर आंसर, और उसके हिसाब से जवाब है 1। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो सर वो होगी 1/6। तो अल्फा जो है वो 1 और बीटा की वैल्यू 1/6। उसने पूछा है कि 1 + 1/6 मतलब 7/6 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो जवाब आ रहा है 7। देख लेना आराम से, ठीक है। इन दिस सिचुएशन यू कैन ऑल्सो डील बाय एक्सपेंशन, एक्सपेंशन से भी आप जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, उससे आप एक काम करना, छोटा सा एक्सपेंशन लगाने से पहले इधर बीटा एक्स से डिवाइड और बीटा एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, साइन वाली टर्म हटा देना, ठीक है। और इसमें से x कॉमन ले लेना, या फिर ये ऐसे ही रहने दे, ठीक है। ऊपर x की टर्म बचेगी, उन सारी x की टर्म्स को डिनोमिनेटर में ले आना, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है। तो एक्सपेंशन से भी कोशिश कीजिएगा प्लीज, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। चलिए जी, अगला सवाल और देख लो, ये भी वही है, फाइंडिंग अननोन इफ लिमिट इज गिवन, ठीक है। बढ़िया सवाल है, जेई एडवांस 2009 का, आराम से पढ़ेंगे। The px is a polynomial of degree 4 having extremum at 1 and 2। एक्सट्रीमम का मतलब होता है जहां पर उसका डेरिवेटिव 0, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को हम जनरल भाषा में क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम, समझ गए। हाँ अब इधर आओ सर, px एक पॉलिनोमियल है डिग्री 4 का, तो एक बच्चे ने क्या किया, px को पावर 4 वाला पॉलिनोमियल ऐसे मान लिया। और भाई ऐसे मानते ही कुछ जीडीबीडी हो जाएगी, वैसे आप ऐसे ही मानोगे। इसके डेरिवेटिव की दो जगह हमें वैल्यू दे रखी है, ध्यान रखना, p'1 भी 0 है और p'2 भी 0 है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, क्योंकि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा मतलब है पॉलिनोमियल फंक्शन का, जहां पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आता है वहां पर उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। सर यहां पर तो ये बहुत सारे अननोन है मैंने पूछा एक सवाल दे रखा है, एक चीज दे रखी है, उससे समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन और दे रखी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + px/x², ये वैल्यू है 2। आपने बोला था वैसे तो लिमिट बांटते नहीं है, बट बांट जाए तो रीक्लब नहीं करते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बांट दो, x को 0 की तरफ लेके जाओ, 1 तो 1 ही रहेगा, बिल्कुल सही। तो ये लिमिट सीधी कहां आ गई, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 px/x² पे आ गई, ठीक है जी।
और 1 1 रहेगा तो इधर जाएगा तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, और इसको अगर और ध्यान से देखना है तो इसकी जगह वो सारी चीजें ले आ। ax⁴ है प्लस bx³ है प्लस cx² है प्लस dx है प्लस e है। ये ठीक है ना। और अच्छे से मैं बात अगर करूं, और अच्छे से अगर मैं बात करूं तो x² सब में डिवाइड कर, तो ax² प्लस bx प्लस c प्लस d/x प्लस e/x²। और x इसमें जा रहा है 0 की तरफ। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ठीक है ना। तो सर अगर x 0 की तरफ जाएगा तो ये वाली टर्म 0, सर ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म c। सर अगर ये यहाँ पर d बचा, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर यहाँ पर ये d बचा मतलब d की वैल्यू हुई 5 -1 3 8, तो सम नॉन जीरो अपॉन 0, तो या तो ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। और वैसे ही सर अगर ये e भी बचा तो भी ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। तो सर अब की बार जो जवाब है, अब की बार जो जवाब है, अब की बार जो जवाब है वो 1 तो नहीं आएगा। वो भैया बोल रहे हैं जब जवाब आना चाहिए 1। 1 क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये d और e बच गए। तो खुद जानता है ना भैया 5/0, तो सर ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ऐसा कुछ बचा तो यहां से हमें समझ में आया कि d और e यहां पर होने ही नहीं चाहिए थे। अगर मैं इसमें से d और e हटा दूं तो क्या ये पॉलिनोमियल अभी भी 4 डिग्री का है? तो आंसर इज यस। क्या फर्क पड़ रहा है? पावर 4 वाली टर्म होनी चाहिए, उससे छोटे वाली हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो d और e को गायब करने का वक्त आ गया, और यहां से हमें पता चला कि d और e जो है उनको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर d और e 0 नहीं हुए तो सिचुएशन हो जाएगी खराब। सवाल में जो जानकारी दी गई है वो हो जाएगी गड़बड़। समझ गए? तो आपको d और e की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी? 0। ठीक है, d और e को 0 लोगे मतलब ये वाला पार्ट जो है, ये इतना पार्ट हट गया, रिमूव, हटा दो इसको, सिर्फ इतना ही पॉलिनोमियल बचा। अच्छा, अब d और e मान लो नहीं है, ये वाली दोनों टर्म्स नहीं है। अब हमारे हिसाब से जवाब क्या आएगा? 0 0 c। तो हमारे हिसाब से जवाब अब क्या बचा? हमारे हिसाब से जवाब बचा सर c। और अगर c जवाब बचा और c की वैल्यू उसने क्या दे रखी है? 1। कैसे? क्योंकि हमारे हिसाब से जवाब बच रहा है c और उसके हिसाब से जवाब आ रहा है 1, तो c का जवाब हमें पता चल गया 1। तो अब एक बार बता ले दे के हमारे पास आफ्टर दिस एनालिसिस पॉलिनोमियल फंक्शन बचा कौन सा? सर पॉलिनोमियल फंक्शन बचा ये ax⁴ प्लस bx³ प्लस x², है ना। इसके आगे मैं एक छोटा सा काम आपको दे रहा हूं, वो आप खुद करेंगे, दैट इज डू इट बाय योरसेल्फ। इसके आगे क्या लिख दे रहा हूं? डू इट बाय योरसेल्फ। अब कुछ नहीं करना बेटा, लिमिट वाला जो पार्ट था वो मैंने समझा दिया। d, e और c की वैल्यू उसने सवाल में दे रखी है, बचे a और b। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसका एक बार डेरिवेटिव लिख लेगा ना, 4a(x³) 3bx² 2x, उसमें x की जगह 1 पटक दे, जो भी एक्सप्रेशन बनेगा 1 पटकने के बाद में उसकी वैल्यू 0 कर दे। उसी एक्सप्रेशन में एक बार 2 पटक दे और उसके बाद में 2 पुट करने के बाद में पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू पुट कर दे 0। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन बच जाएंगे, a और b 2 इक्वेशन बनेगी, और a और b 2 अननोन है, वैल्यू सॉल्व कर ले। a और b निकल आए तो वापस यहाँ पुट कर देना, और फिर उसके बाद में p की जगह 2 पुट कर देना। आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। एनालिसिस या मेरी जरूरत आपको यहीं तक थी। बोलो, अच्छा ठोको ताली। यस, बात समझ में आएगी नहीं आई? बोले सर एकदम क्लियर। अब तक जो आपने क्वेश्चंस किए हैं, अब तक जो आपने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने देखे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे सर 0 इंटू इन्फिनिटी वाले सवाल आपने नहीं करवाए, तो 0 इंटू इन्फिनिटी इज नथिंग बट 0 इंटू 0 वाली फॉर्म होती है ना। हाँ यार, कैसी बात कर रहे हो? ऐसा लिखा हुआ मान ले। आंखों का धोखा है ये। ओले सर यहाँ पे हमें ये 0/0 दिख रही थी, अब x को 0 के लेके जाओगे ये 0। 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी। ऐसे करके देखोगे तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी, वैसे देखोगे तो 0/0। ठीक है, अब आओ इस पे 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी आपको पता चले कि ऐसा कुछ होगा, यहां पर भी वेरिएबल और ऊपर भी वेरिएबल, मतलब यहां पर भी x की टर्म, यहां पर भी, सर ये जा रहा है 1 की तरफ और इसकी पावर जो है वो जा रही है इन्फिनिटी की तरफ।
ठीक है, पावर जो है वो जा रही है इन्फिनिटी की तरफ। कौन सी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो सर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ 1 की तरफ देखो, ये 1 की तरफ जाना चाहिए और ये इन्फिनिटी की तरफ। ऐसा होते ही तुरंत आप इस पे आ जाओ, और ये क्या लिखा हुआ बताता हूं, ई की पावर में, सारी चीजों को ई की पावर में ले आओ, और जो लिमिट थी उसको ई की पावर में लेके जाओ। जो पावर है वो एज इट इज रहेगा, और जो फंक्शन 1 की तरफ जा रहा था उसमें से 1 घटा दो। ठीक है, जो फंक्शन 1 की तरफ जा रहा था उसमें से 1 घटा दो, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और जब आप इस पावर को ध्यान से देखोगे तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनेगी। दिस इज 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म। ठीक है ना, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने 0 इंटू इन्फिनिटी वाले सवाल अब तक नहीं करवाए, बिकॉज जब ये वाला 1 की पावर इन्फिनिटी वाले जो सवाल बनेंगे, उसकी पावर में जाकर जो ये सवाल बनता है वो 0 इंटू इन्फिनिटी के ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करो। अलग से सॉल्व करने के बाद में एक गलती जो होती है जनरली बच्चों से, उसका जवाब जो आएगा वही टिक कर देते हैं, जबकि आपको वो ई की पावर में रखना है। तो ये तो हुआ 1 की पावर इन्फिनिटी का सारा खेल। ठीक है, दूसरा, कभी भी हमारे पास ऐसी फॉर्म आए 0 की पावर 0 या इन्फिनिटी की पावर 0, वेरिएबल वेरिएबल यहां भी होंगे, वेरिएबल वेरिएबल यहां भी होंगे, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने निकाल लिया। इनफैक्ट अगर आप इस प्रोसीजर से जाओगे तभी इसका फॉर्मूला ये आता है। ठीक है, वो लॉग वॉग की टर्म आ जाती है और वो सब, आपने ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 की पावर इन्फिनिटी का सीधा इलाज ही है, अभी लगा के दिखाऊंगा। सर जब भी ऐसा कुछ आ जाए 0 की पावर 0 इन्फिनिटी की पावर 0, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप वेरिएबल 1 की पावर वेरिएबल 2 को आप ऐसा लिखो, हाँ, e की पावर v2 ln v1। ठीक है, ये हमेशा वैलिड है। ठीक है, v1 और v2 दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, समझ में? सॉरी, v1 पॉजिटिव होना चाहिए, v2 तो कुछ भी है संभाल लेंगे, क्योंकि ये ln के अंदर जाके लिखा जाता है, इसलिए पॉजिटिव होना चाहिए। अब उसने अगर इस पे लिमिट लगाई है, वो आपसे इस पे लिमिट पूछ रहा है, क्योंकि यहां 0 बन रहा है और यहां 0 बन रहा है, मतलब दोनों जगह वेरिएबल होगा तभी तो, एक जगह कांस्टेंट होगा तो 0 कैसे बनाओगे? तो x अप्रोचेस टू a, v1 की पावर v2 में आप क्या करो, सीधा सीधा ये लिमिट e की पावर में भेज दो। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a v2 ln v1, इस पावर में फिर से जाकर जब आप इसको देखोगे तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी या ऐसी कोई फॉर्म बनती हुई दिखाई देगी, 0/0 और ऐसा। तो इसको सॉल्व कर लो, आपका जवाब आ गया। तो इन दोनों का इलाज आपको क्लियर हुआ कि नहीं? सारी एक्सपोनेंशियल लिमिट मैंने यहां बता दी। एक्सपोनेंशियल मतलब 7 थी, जिसमें से 4 हमने 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड 0 इंटू इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी वाले सवाल यहाँ बनेंगे, वो अभी करेंगे। बाकी सारी की सारी 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 की पावर 0 एंड इन्फिनिटी की पावर 0, इनको सॉल्व करने का तरीका यहाँ समझाया जा रहा है। अब मैं आता हूँ, ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये वाला सवाल है, अब की बार उसने बाय डिफॉल्ट ही हमसे 1 साइडेड लिमिट ही पूछी है, 0 प्लस ही पूछ रहा है, तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हमने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, सर यहां लिखा हुआ है 1 प्लस 10 स्क्वायर का रूट x और की होल पावर 1/2x। ठीक है, मैंने कहा एक बार फॉर्मेट चेक करो भैया। तो फॉर्मेट जब हम चेक करने जाते हैं तो x को 0 की तरफ लेके जा रहे हो, 0 का रूट 0 और 10 0 होता है 0। ठीक है, 0 प्लस पे सर ये कहां जाएगा, इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी जा रहा है वो अलग बात है, इन्फिनिटी चाहे कोई सी भी हो, नेगेटिव हो या प्लस हो, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमें ये फॉर्म चेक करनी है। तो 1 प्लस 0 0, सॉरी 1 प्लस 0 1, 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, e की पावर में लिमिट जो भी x दे रखी है वो एज इट इज, जो भी लिमिट उसने दे रखी है वो एज इट इज, जो पावर है वो एज इट इज रहेगी, पावर थी 1/2x। जो ये फंक्शन होता है, जो ये फंक्शन होता है, इसमें से आपको 1 घटाना होता है। तो सर 1 प्लस 10 स्क्वायर x में से 1 घटा देंगे तो ये 10 स्क्वायर ऑफ रूट x बचेगा। तो मैंने पूछा 10 स्क्वायर ऑफ रूट x का मतलब क्या है भाई, बोल रहा है कि सर 10 ऑफ रूट x का होल स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर x 0 की तरफ जा रहा है, 0 प्लस अलग बात है, बट है तो 0 की तरफ, बिल्कुल सही। तो मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट को और बड़ा किया, मतलब पूरे का स्क्वायर, तो ये रूट x का होल स्क्वायर है ना, रूट x के स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया, तो रूट x के स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई पूरी की पूरी? tan ऑफ समथिंग अपॉन सेम समथिंग, और दोनों समथिंग जा रहे हैं भैया 0 की तरफ, तो ये हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, और रूट x का स्क्वायर बेटा x ही होता है। क्या कर रहे हो यार, बता नहीं रहे हो तुम लोग।
तो सर ये x और ये x कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू होगी 1, तो पूरे पावर में बचा क्या सर, e की पावर में सिर्फ और सिर्फ हाफ बच गया। e की पावर हाफ को ही बेटा रूट ई बोलते हैं। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास रूट ई, बिकॉज वो बोल रहा है कि ये हमारे पास p है। उसने पूछा है log p का मतलब है ln p पूछ रहा है, ध्यान रखना, है ना। तो ln p का मतलब है log जिसका बेस है e और e की पावर यहां पर है हाफ, तो ये पूरा जवाब आ जाएगा हाफ। पावर आगे आ जाती है ना, पीछे बचेगा log e विद बेस e, वो होता है 1, तो आंसर आ गया हाफ। अब यहाँ पर कुछ बच्चों को एक डाउट जो जनरली पूछने को मिलता है, वो देखने को मिलता है, वो ये होता है कि सर जब आप log p बताते हो तब आप हमें बताते थे कि ये नेचुरल बेस के साथ होता है, नेचुरल बेस के साथ होता है। वैसे भैया अगर सवाल ये है तो IIT वालों को लिखना चाहिए कि हम ln p का जवाब पूछ रहे हैं, ठीक है, वैसे उनको लिखना चाहिए, बिकॉज log p अगर कहीं लिख रहा है तो वो नेचुरल बेस है। बट ऐसे बहुत सारी जगह देखा गया है IIT के सवालों में कि वो log p को ही ln p समझ रहे हैं या लिख रहे हैं, समझ गए। मतलब वो बेस यहाँ पर ना लिखने के हिसाब से नेचुरल बेस ना सोचकर वो यहाँ पर, सॉरी कॉमन बेस ना सोचकर, कॉमन बेस मतलब 10 वाला ना सोचकर वो ई मान के चल रहे हैं। वैसे उन्हें ये बात क्लैरिफाई करनी चाहिए और वो बहुत हद तक करते भी हैं, बट इस केस में आप इसको ln ही मानोगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो log विद बेस 10 होता और मैं लिख देता e की पावर हाफ, तो हमारा जवाब आता बेटा ये, इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, ठीक है, बट आंसर सिंप्लीफाइड दिख रहे हैं, समझ गए, है ना। अब उस पर भी कुछ लोग और बहस करेंगे, बोले सर अगर यही ऑप्शन में होता तो फिर ये टिक करके आते, समझ गए। हाँ, और कुछ नहीं, सीधा सीधा तुम बोलोगे हमें गुरुजी ने बता रखा है भैया log p का मतलब होता है कॉमन बेस 10 है, ठीक है। तो इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर क्लास में तो आप बताते हो log p का मतलब है बेस 10, बट यहाँ पर फील के हिसाब से। और मैं आपको फिर एक चीज़ बोल रहा हूँ, IIT ने कई बार log p यूज़ किया है जिसमें वो कॉमन बेस ना यूज़ करके वो वहाँ पे मान के चल रहा है कि बेस नेचुरल है, ई है, कोई बात नहीं, संभाल लेंगे सर, इस बात पे काहे लड़े, आपने बता दिया हम संभाल लेंगे। आ जाओ, x 0 की तरफ जा रहा है बताओ, सवाल सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 होल पावर 2 अपॉन x, ये ठीक है। सर a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1, 1 1 1 3 3 अपॉन 3 1, मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये पूरा इंसान जो है ये जा रहा है 1 की तरफ, और ये कहां जाएगा सर, 2 अपॉन 0 जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। कितने लोगों को 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनती हुई दिखाई दी, तो आंसर इज यस। तो 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनती हुई दिखाई दे रही है, तो e की पावर में आप लिमिट को लेके जाओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब आप क्या करें, जो पावर है मतलब ये जो 2 अपॉन x है ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, हाँ है ना। और जो ये हमारे पास फंक्शन होता है इसमें से एक घटाना होता है, तो a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 माइनस 1, है ना, अपॉन 3 माइनस 1। तो अब ध्यान से सुन लो, बस जवाब आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, दिस इज 2 अपॉन x, ये इधर लेके जाओगे, यहीं पे एलसीएम ले लेता हूं, ध्यान सुनना, -1 था और एलसीएम लिया तो ये -3। इस पूरे तामझाम को ऐसे लिख रहा हूं, a की पावर x -1, b की पावर x -1, c की पावर x -1, और ये जो 3 था इस 3 को बाहर, और जो उस 3 की जगह x था वो x अंदर, हाँ है ना, आराम से देख लो क्या किया, यहां पर जो 3 था उसको बाहर, x को अंदर, x को सभी के नीचे डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट बन रही है। a की पावर x -1 अपॉन x, x अप्रोचेस टू 0, दिस इज ln a स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से, दिस इज ln b एंड दिस इज ln c, और यहां लिखा हुआ है सर 2/3, और ये आ गया e की पावर में पूरा तामझाम, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है। हाँ, मैंने क्या किया, अब की बार लिमिट बांट दी, ऐसे समझो, लिमिट बांटने के बाद में सीधा सीधा जवाब लिखा है, रीक्लब उनको नहीं किया है, ध्यान रखना। तो सर ये ln a प्लस ln b प्लस ln c क्या होता है, सर ये होता है 2/3 ln ऑफ abc, ठीक है, हाँ है ना। अब सर log में एक प्रॉपर्टी होती है खास कि ये और ये अपनी जगह बदल सकते हैं, तो ये आ जाएगा abc की पावर 2/3, और यहां आएगा मल्टीप्लीकेशन में ln e जो कि होता है 1, तो यही हमारा जवाब हो गया। मतलब आप देख रहे हो कि e की पावर में यहां पहुंचने के बाद में
एक सिंपल सा सवाल बन रहा है जिसको आप चाहो तो 0 इंटू इन्फिनिटी का बोल सकते हो। ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म ही है भाई। तुम्हें लग रहा है ये देखो ये कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ, और ये कहाँ जा रहा है सर, ये इन्फिनिटी की तरफ। दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो 0 इंटू इन्फिनिटी। समझे? फटाफट ये वाला सवाल सॉल्व करो, अच्छा सवाल है, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन इट इज। जल्दी से। सर यहां क्या हो रहा है, ध्यान सुनना। जब आप x को 0 की तरफ लेके जाओगे तो sin x अपॉन x 1 की तरफ जाता है, हमें ये पता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये भाई साहब कहां जाते हैं वो तो पता करो, तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं। अभी हम फॉर्म चेक कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि लिमिट अगर मैं x को 0 की तरफ लेके जाऊं तो sin x अपॉन x माइनस साइन एक्स कहां जाता है। ठीक है सर, अभी ये जो पावर वाला है इसका फॉर्म चेक कर रहे हैं, तो ये 0/0 की फॉर्म है, 0 0 0। मैंने बोला 0/0 पे क्या हम LH रूल लगा सकते हैं, तो आंसर इज यस। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, x का डेरिवेटिव 1, साइन का डेरिवेटिव फिर से cos, और लिमिट x कहां जा रही है भैया, कहां जा रहा है सॉरी तो सर वो है 0 की तरफ। तो cos 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0, और 1 अपॉन 0 कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। तो मैंने इसको अलग से चेक किया, तो ये मुझे ये पूरी पावर ये कहां जाती हुई दिखाई दे रही है, इन्फिनिटी की ओर। कौन सी फॉर्म बनती हुई दिखाई दी सर, 1 की पावर इन्फिनिटी। ध्यान सुनना, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी वाले में क्या होता है सर, सारे ताम झाम को e की पावर में ले चलो। जो पावर है वो तो एज इट इज रहेगी, दैट इज साइन x अपॉन x माइनस साइन एक्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका फंक्शन है उसमें से एक घटा दो। ठीक है, यही तो है। नाउ इफ आई टेक एलसीएम तो ये लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स। ये ठीक है बेटा, तो आंसर इज सर यस। नाउ ये तो सर बहुत आसान है ये और ये उड़ाओ तो -1 मत भूलना, e की पावर में -1 इज द आंसर। सर ये आ गया 1 अपॉन ई। कैसे, साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स 0 की तरफ जा रहा है 1 स्टैंडर्ड लिमिट, ये बचा सर माइनस साइन, तो -1 अपॉन -1 बस, तो 1 अपॉन ई इज द आंसर। यहां पर बस एक खास ध्यान देने वाली बात जो है वो इतनी सी है, खास ध्यान देने वाली बात जो है वो बस इतनी सी है कि आपने यहां पर पावर को अलग से चेक किया कि ये जा कहां रहा है, देखते नहीं पता चल रहा था। 2 अपॉन एक्स टाइप की सिचुएशन होती है, एक्स 0 की तरफ जाता है, देखते ही पता चलता है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। बट कभी देखते ही नहीं पता चले तो आप ऐसे जाकर अलग से एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इसमें किया। ठीक है, आ जाओ, एक ये भी एक बढ़िया सवाल है। ठीक है, मैंने पूछा कौन सा क्वेश्चन है भाई, जल्दी से बताओ। सर एक्स को इन्फिनिटी लेके जाओगे, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी ये भी इन्फिनिटी, 3 इन्फिनिटीज का एडिशन ऑल्सो इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है सर 0। तो ये पूरी फॉर्म बनी इन्फिनिटी की पावर 0। कितने लोगों को बात समझ में आई? और सर इन्फिनिटी की पावर 0 को कैसे सॉल्व करें? वो अभी आपने जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला तरीका बताया वो लगाएं, आप चाहो तो वो भी लगा लो, बट ये वैसे ही सॉल्व हो जा रहा है। ध्यान सुनना, हाँ ये बढ़िया सवाल है, इसमें क्या सीधी फॉर्म डिसॉल्व भी हो जा रही है। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x की होल पावर 1/x। हमने चेक कर लिया इसकी फॉर्मेट इन्फिनिटी की पावर 0 वाली है। इसमें क्या करो, जो सबसे बड़ा नंबर है ना, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सिर्फ कॉमन ले लो, इतने में ये फॉर्म ही खत्म हो जाएगी। हाँ थोड़ा सा चेंज करते ही सर ये फॉर्म ही खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो सर ये क्या आ जाएगा, 5 की पावर x जब आप कॉमन लोगे तो ये 5 की पावर x इस ब्रैकेट से निकला है तो इसकी पावर 1/x लेकर हटेगा, और 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x। ठीक है, और यहां बचेगा 1, और 5 की पावर x डिनोमिनेटर में आएगा दोनों के। ठीक है, और यहां बचेगा सर लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ध्यान सुनना मेरी बात, और पावर यहां पर 1/x है, ये और ये गया सर, ये आ गया 5। इसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये लिखा हुआ है 2 अपॉन 5 की पावर x। ठीक है, 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x को क्या बोलोगे बेटा, 2 अपॉन 5 की पावर x। आया ना सर, 2 अपॉन 5 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है? सर दिस इज द नंबर विच इज लेस देन 1, 1 से छोटा है, और इसकी पावर x,
और x कहां जा रहा है, लेस देन 1, किसी भी 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी, सर वो होता है 0। हाँ, कोई भी नंबर अगर आप इसको ऐसे नहीं देखना चाहते तो इसको ऐसे देख ले, देखिए ऐसे लिखा हुआ है। अब ठीक है, 1/5/2 की पावर x जा रहा है इंफिनिटी की तरफ, कोई भी नंबर जो कि 1 से बड़ा उसकी पावर इंफिनिटी, ये पूरा इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होता है सर, 0। तो ऐसे सोच लो। तो मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये भी 0, और ये लिखा हुआ है 3/5 की पावर इंफिनिटी, तो ये भी 0, और ये 1, और 1 की पावर में सर इंफिनिटी आया ना, और ये एग्जैक्ट 1 है, ध्यान रखना कॉमन लेने के बाद में। ठीक है जी, अच्छा सॉरी, हाँ तो ये वाला तो हो गया हमारे पास 1, 1 + 0 0, और पावर में 1/इंफिनिटी था तो 0। ठीक है, तो 1 की पावर 0 तो 1 ही होता सर, ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। आंसर आ गया 5, सीधा सीधा। और आप अगर उससे जाना चाहते हैं v1 की पावर v2 से, तो उससे भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला था सर इसमें क्या करना है हमें, ये है वेरिएबल 1, ये है वेरिएबल 2, तो इसमें आप क्या करोगे, v2 यहां आएगा, ln ऑफ v1 आ जाएगा, है ना, और सीधा सीधा पावर में ये वाली चीज चली जाएगी, और ये पूरा तामझाम ये किसकी पावर में लिखा जाएगा, e की पावर में। समझ गए, ये वेरिएबल 1 है और ये पावर में वेरिएबल 2, तो v2 एज इट इज और ln के अंदर वेरिएबल 1। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो ये 1/x यहां से हटाकर यहां देख, अगर आप x को 0 की तरफ लेके जा रहे हो, x जा रहा है इंफिनिटी की ओर। ठीक है, x कहां जा रहा है, इंफिनिटी की ओर। ठीक है जी, तो x को इंफिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो, इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, सर ऊपर भी इंफिनिटी और नीचे भी इंफिनिटी, तो पावर में अब की बार जो फॉर्म बनी वो इंफिनिटी, जिसके लिए हम LH रूल लगाएंगे, ध्यान सुनते जाना। सर ये आ जाएगा x का डेरिवेटिव 1, ऊपर वाले में सर log का डेरिवेटिव 1/2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x, यही होता है। अब इनका खुद का डेरिवेटिव, 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 की पावर x ln 2, ठीक है, प्लस 3 की पावर x का डेरिवेटिव 3 की पावर x ln 3, 5 की पावर x का डेरिवेटिव 5 की पावर x ln 5। ठीक है, फटाफट फटाफट, वैसे एक तरीके से जवाब आ गया बट फिर भी दूसरे तरीके से देख लो, तो ये आ जाएगा 1/x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, और इसका डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा तो 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x प्लस 5 की पावर x, और साथ में इनका डिफरेंशिएशन ध्यान रखना, अब इनका डेरिवेटिव ऊपर आएगा बिकॉज मैं न्यूमरेटर का ही डेरिवेटिव लिख रहा हूं, तो 2 की पावर x ln 2, 3 की पावर x ln 3, ठीक है, और साथ में क्या आएगा 5 की पावर x ln 5, यही है। और यहां पर जो x है वो कहां जा रहा है, इंफिनिटी की ओर। बस ध्यान रखना ये पूरा का पूरा e की पावर में रखा जाएगा। अब मैं फिर से देखता हूं तो अभी भी इंफिनिटी वाली पावर जो है या फिर जो चीज है वो गायब नहीं हुई है, जो गायब नहीं हुई है, ये भी इंफिनिटी और ये भी पूरा इंफिनिटी, देख लीजिए आराम से। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, आपको एक चीज बताई थी, जब भी इंफिनिटी की फॉर्म बने तो x की सबसे बड़ी पावर का को कॉमन लो, यही बताया था, है ना। अब यहां पर x की सबसे बड़ी पावर नहीं, आप सबसे बड़ी टर्म के बारे में सोचो, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, सबसे बड़ी टर्म है सर ये, और यहां पर सबसे बड़ी टर्म है ये, तो 5 की पावर x कॉमन लो, और कॉमन लेते ही जैसे ही उड़ाओगे तो जरा देखना ये बचेगा 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x ln 2 प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x ln 3, और यहां बचेगा ln 5, क्योंकि आप 5 की पावर x तो कॉमन निकाल गए। सर 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, और यहां बचेगा 1। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 2/5 की पावर x, 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी, 0 0 0 0, ln 5/1, मतलब सर ये पूरा बचा ln 5, और ये पूरा जो आपका ln 5 बचा ये e की पावर में लिखा हुआ था, e की पावर ln 5 बेटा 5 के ही बराबर होता है। तो यहां से या यहां से जैसे आपको ठीक लगे आप जा सकते हैं। हाँ, कॉन्सेप्चुअली आपको सही रहना है बस, और कुछ नहीं, जो चीजें बता रखी है बस वो लगानी आनी चाहिए। लो, एक जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाफट। ठीक है,
जेईई एडवांस 2014 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट। इसी में ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला। x को 1 की तरफ लेके जा रहा हूं, x को 1 की तरफ लेके जा रहा हूं, ये बचेगा माइनस ए, साइन के अंदर 1 माइनस 1 0, तो साइन 0 क्या होता है बेटा 0, और यहां बचेगा प्लस ए। बहुत बढ़िया सर, यहां कितना आ जाएगा, ये x 1 की तरफ तो 1 माइनस 1 सर ये भी 0, और सर ये भी 0। तो बेसिकली पावर, ये जो अंदर वाला फ्रैक्शन है ना, यही 0/0 फॉर्मेट बन गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, पहले इसी का ही निपटारा करते हैं, है ना, पहले इसी का ही निपटारा करते हैं कि ये क्या बनेगा। और इसकी पावर में जो लिखा हुआ है सर वो कहां जा रहा है उसको भी देख लेंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, आया ना। चलो भाई, अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ध्यान रखना, पहले हम चेक कर रहे हैं कि फॉर्म कौन सी है। तो मैंने क्या किया, ए और ए को क्लब कर दिया, तो a माइनस ए एक्स लिखा हुआ है और साइन ऑफ x माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और सर नीचे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1, और यहां लिखा हुआ है साइन ऑफ x माइनस 1। कोई परेशानी है? हाँ, ये लिमिट x को 1 ले जाने पर ये जा कहां रहे हैं वो चेक करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसमें से a कॉमन ले लूं तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स। तो आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड कर दो, है ना, पूरी इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो यहां पे आ जाएगा माइनस ए, यहां पे माइनस ए क्यों, बिकॉज आप x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो। बहुत सही, और यहां आ जाएगा सर ये, और लिमिट कहां जा रही है सर, लिमिट x जा रही है 1 की ओर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना, जब आप x को 1 की तरफ लेके जाओगे क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट है, तो आंसर इज सर यस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। क्या ये स्टैंडर्ड लिमिट है, तो आंसर इज सर यस, इसकी वैल्यू क्या होती है सर, वो भी 1, है ना। अब आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक्सप्रेशन की वैल्यू बीच में पुट कर दी, नहीं जी, मैं अब वैल्यू लिख रहा हूं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर के वक्त तो पुट करते ही है ना। मान लो किसी लास्ट स्टेप पे आप ऐसे पहुंचे, या किसी स्टेप में ऐसा लिखा हुआ है और मैं इस cos x की जगह 1 लिख दे रहा हूं, तुम बोलोगे सर वैल्यू बीच में पुट कर दी। नहीं, मैं सवाल को आगे थोड़ी कंटिन्यू कर रहा हूं, मैं तो इसकी वैल्यू पूछ रहा हूं कि ये किस तरफ जाएगा। तो यहां माइनस है, ये 1 की तरफ, और ये 1 प्लस 1 2 की तरफ, तो ये 1 माइनस ए अपॉन 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है सर। तो इस पूरे को चेक किया तो मैंने वैल्यू ही निकाल दी, तो ये जा रहा है 1 माइनस ए अपॉन 2 की तरफ, 1 माइनस ए अपॉन 2 की तरफ। तो सर ये तो जा रहा है 1 माइनस ए अपॉन 2 की तरफ। इसका जो पावर है वो चेक कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल चेक करो, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स है, ठीक है। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फैक्टराइजेशन के हिसाब से आप इसको 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स लिख सकते हैं, है ना। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई तो यहां से यहां सोच, समझ में आता है। और ये गया, मतलब ऊपर लिखा हुआ है सर 1 प्लस रूट एक्स। ये बात समझ में आई, आया ना। तो पावर तो ये बची और अंदर ये बना, तो मैंने पूछा यार ये पूरा क्या बन गया, एक बार समझा दे पूरा। तो सर लिमिट x को 1 की तरफ ले जाने पर ये पूरा बन रहा है 1 माइनस ए अपॉन 2, सुनता जाना। और इसकी पावर बचेगी ये, और जिसमें x जा रहा है 1 की तरफ, तो 1 का रूट 1, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, और ये लिखा हुआ है 1/4। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, आया ना। तो एक बात बता भाई, ये 1 माइनस ए अपॉन 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, प्लस माइनस 1 अपॉन 2, है ना। तो 2 2 कैंसिल, तो 1 माइनस ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। एक बार आप प्लस साइन लीजिए, एक बार आप माइनस साइन लीजिए, ठीक है। तो 1 माइनस ए बराबर 1 और 1 माइनस ए बराबर माइनस 1। यहां से जो a की वैल्यू निकल के आ रही है वो है 0, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, और a को राइट में लेके आ, माइनस 1 को लेफ्ट में लेके जा, तो ये हो जाएगा 2। हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू एक तो 0 और a की वैल्यू 2, ठीक है। उसने बोला है द लार्जेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव दोनों ही है, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, तो ये 0 है, ये भी नेगेटिव नहीं है, और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव नहीं है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमारा आंसर हो गया सर 2, ठीक है। बट इसको आंसर 2 टिक करने से पहले आईआईटी का सवाल है, तो भैया उन्होंने सीधा सीधा पूछा, देखो कोई फॉर्म भी नहीं बनी, मुझे लग रहा था कि 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगी,
वो भी फॉर्म नहीं बनी, सीधा ये अंदर वाला कुछ बना और ऊपर में पावर 2 बन गई, कंपेयर कर दिया, जवाब आ गया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का कोई लॉजिक ही नहीं है, ना ही मैंने कोई लिमिट की टेक्निक लगाई। बस उसमें अब एक एक समझने वाली बात, और वो अच्छी बात है, ध्यान सुनना, उसमें आपको चीजें बहुत सारी क्लियर होगी। आप अगर a की वैल्यू 2 लेते हो तो ध्यान सुनना, ये वाला पूरा क्या बनेगा, जब आप a की वैल्यू 2 लेते हो सर ये बनेगा -1/2, और जब आप a की वैल्यू 0 लेते हो तो ये बनेगा +1/2। अब एक मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जो याद रखिएगा प्लीज। कॉन्सेप्ट क्या है, या जो याद रखने वाली बात है वो क्या है, ठीक है। जब बेस और पावर दोनों बदल रहे हों, जब बेस और पावर दोनों क्या हो, वेरिएबल हो, V2 मतलब एक ये बदल रहा है और इसकी पावर भी बदल रही है, और ये यहां पर जो बदल रहा है ये बहुत सारी वैल्यूज ले रहा है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज ले रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, आप इसको ऐसे समझ लो कि रियल रियल, हाँ है ना, ये रियल नंबर है। सबसे पहली चेक पॉइंट क्या है, वेरिएबल मतलब बेस और पावर दोनों बदल रहे हैं, और जो पावर है वो रियल नंबर है, मतलब रैशनल इररेशनल कुछ भी हो सकती है। तो दिस थिंग इज ओनली डिफाइंड, समझ में आया, ओनली डिफाइंड इफ, ओनली डिफाइंड इफ का मतलब है इफ एंड ओनली इफ, जब ये बेस पॉजिटिव हो, बेस को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, समझे कि नहीं समझे, बेस को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब कुछ लोग इसको कहीं और जाके सोचेंगे, समझ में आया, कुछ और मतलब इसको किसी और से कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे वो ऐसा बोलेंगे कि सर किसी नेचुरल नंबर की पावर तो हम नेगेटिव भी रखते हैं, अच्छा ठीक है, और फिर बोलेंगे सर हमने तो 2 की पावर में वही सेम लॉजिक, मतलब ऐसा बोलेंगे कि सर पावर में -1 भी तो होता है, और यहाँ चाहे कुछ भी हो, है ना, बस 0 को छोड़कर। मैंने कहा अच्छा, तो आप ये यहाँ पर ये V1 को पॉजिटिव वाली कैपिंग क्यों लगा दे रहे हो, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो। आप ये जो बातें बोल रहे हो ये एकदम सही है, इसमें यहां पर जो पावर है वो हर एक नंबर नहीं है, मतलब पावर ऐसी हो, ध्यान सुनना, यहां पे कुछ लिखना चाह रहे हो आप, बट उससे पहले आप पावर की तरफ देखते हो। पावर जो है वो कुछ रियल नंबर्स, या कुछ नहीं, बहुत सारे रियल नंबर्स के बराबर है। मान लो मैं बोल दूं कि पावर जो है वो 1 से लेके 2 के बीच में है, ठीक है, मैंने सारे रियल नंबर भी नहीं बोले, बट 1 से लेके 2 के बीच में सर लाखों करोड़ों नंबर बोल दिया आपने, यहाँ पे x रखा हुआ है, ठीक है, आया ना, तो मैं आपको एक बहुत लाखों करोड़ों नंबर दे रहा हूं, इंटरवल बना के मैं पावर का दे रहा हूं, और मैं यहां कुछ रखना चाहता हूं। तो अगर आप यहां कुछ रखना चाहते हो ना, और पावर ऐसी है 1 से लेके 2 के बीच में, तो यहां पर आप पॉजिटिव नंबर ही रखना। क्यों, क्योंकि सर अगर आपने कोई नेगेटिव नंबर रख दिया और पावर आपने बोली 1 से लेके 2, तो 1 से लेके 2 में तो साफ साफ एक 3/2 भी आता है, और 3/2 सर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और सिर्फ एक नंबर नहीं है ऐसा, अभी बोल रहा हूं, एक तो मैंने एग्जांपल के लिए लिया है, इसके बीच में ही ऐसे लाखों करोड़ों नंबर है जिसपे ये नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, लाखों करोड़ों बोल रहा हूं बिल्कुल। तो सर फिर जो समझदार लोग थे उन्होंने ऐसा बोला कि पावर जब आप एक कंटिन्यूअस इंटरवल लेते हो, रियल नंबर्स लेते हो, चाहे आप 1 से लेके 2 तक लो या 1 से लेके इन्फिनिटी तक लो, क्योंकि इसमें जितने रियल नंबर हैं उतने ही सर 1 से लेके इन्फिनिटी में है, लाखों करोड़ों वहां भी है, लाखों करोड़ों यहां भी है, समझ में आ रहा है, काउंटिंग के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो जब पावर बदल रही होगी तो इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो पावर में ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे जिसपे ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो समझदार लोगों ने बोला कि जब पावर ऐसा होगा तो आपको ये यहां पर पॉजिटिव लेना होगा, समझ में आया। अब मैं यहां पे इसको किस भाषा में लिखूं कि आप समझ जाओ, टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना नहीं चाह रहा हूं, टेक्निकल मतलब वो किताबों वाली। यहां पर आपको वेरिएबल पावर, समझ गए, वेरिएबल पावर, वेरिएबल पावर कंटेनिंग रियल नंबर्स, ऐसे समझ लो, ठीक है। वेरिएबल पावर है जिसमें बहुत सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा तभी डिफाइंड होगा।
और आप जो सोच रहे हो वो आप ये सोच रहे हो, सर -2 की पावर 2 क्या होती है? ऑब्वियसली 4 होती है, डिफाइंड है। तो सर ये देखो पावर 2 हो गई और यहाँ पे हमने नेगेटिव नंबर रख दिया, तो भैया ये चीज मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैंने जो बोला है वो अलग कैटेगरी है, जो आप बोल रहे हो वो अलग कैटेगरी है, दोनों को काहे मैच कर रहा है भाई? हाँ, अगर मैं तुझे बोलूं कि -2 के ऊपर मुझे एक ऐसा इंटरवल रखना है, बहुत सारे रियल नंबर्स रखने हैं 1 से लेके 2 तक, तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। समझे? हाँ, अब आते हैं इस बात पर, ये है कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इस सवाल के असली जवाब पर। जब आप a की वैल्यू -2 रखोगे तो ये पूरा बनेगा -12। ध्यान सुनना, और पावर यहां पर एग्जैक्ट 2 नहीं थी, पावर थी 1 + √x। मतलब x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी बड़ी रखोगे और 1 से थोड़ी सी बड़ी छोटी रखोगे, तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी पावर में वो बनेगी 2+ और कभी कभी बनेगी 2-। 2+ का क्या मतलब है? 2+ का क्या मतलब है? सर 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। अभी 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू होती क्या भाई? 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, सर इसे सिर्फ फील किया जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। समझ में आया? आया ना? तो 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है ना, वेरिएबल होगी कि नहीं होगी? ध्यान सोच, इमेजिन करने की कोशिश कर, वेरिएबल कैसे होगी सर? 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, कोई बोलेगा 2.0001, कोई बोलेगा सर 2 पॉइंट और 0 लगा दो फिर 1। समझ में आया? कोई बोलेगा 1.9999 ऐसे करके। आया ना? तो ये जो नंबर आप सोच रहे हो ये किसी नेगेटिव की पावर में जा सकते हैं? तो आंसर इज नो, ये किसी नेगेटिव नंबर की पावर में नहीं जा सकते। अब 2+ और 2- में लाखों करोड़ों नंबर आ गए, पहले आपको यह विश्वास करना पड़ेगा। आप इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ये एक नंबर है नेगेटिव जिसकी पावर में 2+ और 2- की बात कर रहा हूं। सर 2+ और 2- कैसे? जब आप x को 1 की तरफ लेके जाओगे तो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा और ये 1 से थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है। तो ये पूरी चीज 2+ या 2- ये पावर में बैठेगी। तो पावर पहली चीज बदल रही है कि कांस्टेंट है? सर बदल रही है। कितने आ रहे हैं? करोड़ों, लाखों करोड़ों। कुछ लोग सोचेंगे 2+ में तो एक ही नंबर होता है, नहीं जी, लाखों करोड़ों। तो यहां पर लाखों करोड़ों नंबर रख रहा हूं, तो क्या ये नंबर कभी नेगेटिव हो सकता है? तो आंसर इज सर नॉट डिफाइंड। ये चीज क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। समझे? तो ये वाला जो है ये आंसर ही रिजेक्ट हो गया। ए की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तब ये बनेगा हाफ। अब चाहे अगर आप हाफ की पावर में चाहे इंटीजर रखो चाहे लाखों करोड़ों नंबर रखो, क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो हमारे पास एक ही आंसर सेटिस्फाई कर रहा है और यही उसका जवाब है। समझ में आया? तो इसका जो फाइनल आंसर आप बोलोगे वो क्या बोलोगे? 0। और A2 क्यों रिजेक्ट किया, वापस से एक बार एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, यही इसका जवाब है। और आपको ये चीज याद रखनी है कि जब वेरिएबल पावर बहुत सारे रियल नंबर्स कंटेन करती हो, वेरिएबल पावर कंटेनिंग इनफाइनाइट रियल नंबर्स, और लिख देता हूं बिकॉज कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेके चिपकाएंगे, फिर बोले सर आपने तो ऐसा लिखा था। जो सर बोले हैं वो भी तो समझोगे? बोले हाँ सर। तो बेस को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे यार। आ जाओ एक और कर लेते हैं। जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। इसमें भी वही वापस फाइंडिंग अननोन इफ लिमिट इज गिवन। लिमिट दे रखी है पहले से ही, आपको m और n की वैल्यू पता करनी है। चलिए फटाफट फॉर्मेट में देखते हैं। आसान है, लिमिट वाले सवाल सबसे आसान। पेपर में जैसे ही जाओ जेईई एडवांस और मेंस वाले में, सबसे पहले लिमिट वाले ढूंढ लेना। बोले कहां पर? आ जाओ भाई, इनका निपटारा करते हैं। सर ई की पावर में लिखा हुआ है कॉस ऑफ अल्फा की पावर n माइनस ई अपॉन अल्फा की पावर m। मैंने पूछा बच्चों से कि देखा है कहीं ऐसा सवाल तुमने? बोले नहीं सर नहीं देखा, बहुत झंडू सवाल है। मैंने पूछा कैसे? अल्फा की वैल्यू 0, ये 0, 0 cos 0 1, ई माइनस ई जीलो। अरे जीलो, जीलो बाय जीलो फॉर्म है सर, क्या करें? निपटे दो, स्टैंडर्ड लिमिट से चले जाओ, वरना डिफरेंशिएशन पेल दो यार, है ना? क्या बोलती है पब्लिक? डिफरेंशिएशन। अरे भाई चलो आ जाओ। तो भैया अपने तो एलएच रूल लगा रहे हैं, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? सर यहां तो एक्स दिख ही नहीं रहा, सबका डिफरेंशिएशन 0 0। वाह सर, विन विन सिचुएशन, नॉट डिफाइंड। अबे महाराज अल्फा है वेरिएबल, ठीक है, अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, वरना अगर आपको एक्स से ज्यादा प्रेम है, हाँ सर एक्स से तो बहुत प्रेम था, चली गई वो हमारे प्रेम के कारण अबे वो एक्स नहीं, ये वाला एक्स। अगर आपको एक्स से ज्यादा प्रेम है तो यहां पर एक्स रखो और फिर डिफरेंशिएट करो, ठीक है? हाँ, भावनाओं पे कंट्रोल। सर अल्फा की पावर m का डेरिवेटिव m अल्फा की पावर m-1।
ई की पावर समथिंग का डेरिवेटिव होता है बेटा ई की पावर सेम समथिंग। हाँ, ई की पावर सेम समथिंग मल्टीप्लाइड बाय पावर का डिफरेंशिएशन। कॉस ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ दैट सेम समथिंग। कब तक रुकेगा नहीं साला सर, जब तक नहीं रुकेगा जब तक अंदर वाले फंक्शन को हम छील के डिफरेंशिएट ना कर दें। तो ई की पावर में एक्स नहीं था, पावर थी, उसको डिफरेंशिएट। अब सर ये साइन के अंदर एक्स नहीं है, इसको डिफरेंशिएट। समझे, यही होगा ई की पावर का मतलब ई की पावर 1 का डेरिवेटिव 0। सर ये पूरी वैल्यू है ना -e/2 के बराबर आ रही है, भैया बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा एक बात बता तो, एक बात बताओ तो, हमारे हिसाब से जवाब क्या आ रहा है? बोले सर अल्फा को 0 की तरफ लेके जाओगे cos 0 1 e की हाँ ये बचेगा e। ठीक है सर, अल्फा को 0 की तरफ लेके जाओगे sin 0 तो 0 होता है। मैंने कहा अच्छा ये समस्या है। सर यहाँ बचेगा एक n और एक m, ये n और एक m, एक ये रहा माइनस साइन। ठीक है हाँ ना, कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अब एक चीज देखना, एन एम निकाल दिया, ये निकाल दिया मैंने ई, और यहां एक माइनस साइन था वो निकाल दिया। अच्छा खुद ही कंफ्यूज हुआ घूम रहा हूं। अरे महाराज इसमें क्या करूं अब ओके साइन अल्फा की पावर एन है, तो एक यहीं पे कर देता हूं यार, अल्फा की पावर एन से डिवाइड और अल्फा की पावर एन से मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों किया सर आपने? स्टैंडर्ड लिमिट। कैसी लिमिट? स्टैंडर्ड। हाँ सर दोनों में सेम सेम लिखा हुआ और दोनों सेम 0 की तरफ जा रहे हैं तो 1 हो गया। मैंने कहा वाह 1 तो हो गया, कहीं फन तो नहीं हो गया। ये ई ये एन एम माइनस साइन भी गया, बिल्कुल सही। अब एक बात बता, अल्फा की पावर ऊपर बच रहा है 2n-1, नीचे बच रहा है अल्फा की पावर m-1। ये बढ़िया है हाँ है ना। अब एक चीज बता तो, जब इसमें नेट अल्फा तू लेके जाएगा तो ये कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 2n-m, है ना, है ना, पावर डिफरेंस ले ले तो यहां बचेगा अल्फा की पावर 2n-m। ये ठीक है सर। अब एक चीज बताओ तो, हमारे हिसाब से आंसर आया वो पूरा -n/m e और अल्फा की पावर 2n-m, और वो बोल रहा है जवाब आना चाहिए -e/2। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि n/m को, ये सॉरी इसको पावर को 0 होना पड़ेगा, है ना, इस पावर को क्या होना पड़ेगा? 0। क्योंकि सर बहुत सिंपल सा लॉजिक है, अगर ये यहां बचा और अल्फा जा रहा है 0 की तरफ, अगर ये पावर कुछ भी बची -1 या 2 या 3, तो इसका जवाब या तो 0 आएगा या इन्फिनिटी चला जाएगा। तो सर -e/2 तो कभी नहीं आएगा। आप चाहते हैं कि ये यहां नहीं बचे, तो यहां नहीं बचे तो ये फैक्टर पूरे कैंसिल हो जाने चाहिए, ये पावर और ये पावर। वो कैंसिल तभी होगा जब 2 की पावर n-m एग्जैक्ट 0 बने। कुछ लोग बोलेंगे सर ये 0 जा रहा है, इसकी पावर भी आपने 0 कर दी, तो ये तो सर 0 की पावर 0, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नहीं जी, या फिर ये 0 की पावर 0 में अपने आप में एक फॉर्म बन गई। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ये तो 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, मैं पावर को एग्जैक्ट 0 कर दे रहा हूं। 0 अप्रोचिंग की पावर एग्जैक्ट 0। आंसर 1 लिखवा चुका हूं सर। यहां से आप बोलोगे तो 2n बराबर m, n/m की वैल्यू आ गई सर हाफ। ठीक है, अब जब हम n/m की वैल्यू हाफ लेते हैं तो यहां बन जाएगा हाफ, ये माइनस साइन, ये e, तो -e/2, और ये पूरा एकदम सेट बैठ रहा है। समझ में आया? मतलब ये इसको भी सेटिस्फाई कर देगा, वैल्यू भी बराबर आ जाएगी और यहां से ये भी गायब हो जाएगा। तो n/m की वैल्यू आ गई हाफ, m/n की वैल्यू आ जाएगी 2। समझे? आराम से देख लीजिए, समझे कि नहीं समझे? सर एकदम खतरनाक तरीके से समझे। अगला जो हमारे पास एक तरीका और होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, दैट इज सैंडविच थ्योरम। अब तक जो आपको बातें बताई गई, स्टैंडर्ड लिमिट, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, LH रूल, ठीक है, एक्सपेंशन, ये सब चीजें जब किसी सवाल पे नहीं लगे आपसे, तो उसके बाद में समझ लेना कि उसको दो ही तरीके से और किया जा सकता है।
या तो है वो सैंडविच थ्योरम या फिर वो R/N का सवाल है। समझ में आया? कौन सा? सैंडविच थ्योरम जो अभी बताऊंगा, या फिर R/N वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो R/N है ये डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल्स में, बिकॉज उसमें हम क्या करते हैं, लिमिट के सवालों को, लिमिट के क्वेश्चंस को हम कन्वर्ट कर देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या रहेगी हमारी स्कीम, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम ये चीजें वहां पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल आई होप मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। हाँ ठीक है, और सैंडविच थ्योरम हम यही पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको एक हिंट दिया कि बच्चों को सबसे पहले तो यही नहीं समझ में आता कि सर हमें कब पता चलेगा कि सवाल जो है वो सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बोला जितने भी आपको तरीके सिखाए पहले तो बिंदास वो तरीके लगाओ, बोलते ना साम दाम दंड भेद, सारा कुछ लगा दो। नहीं लगे तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, भैया ये सवाल कहीं सैंडविच थ्योरम से तो नहीं सॉल्व हो रहा। और सैंडविच से भी ना हो तो फिर R/N जो कि डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आप समझते हैं बात ना। सैंडविच थ्योरम क्या बोलती है, तीन फंक्शंस हैं जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तीन फंक्शंस हैं जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, और कंटेनिंग द इंटरवल, मतलब ये इनइक्वालिटी किसी इंटरवल के लिए ट्रू है और उसमें एक पॉइंट आ रहा है C। ग्राफिकली समझाऊंगा तो और अच्छे से बात समझ में आएगी। ठीक है, सैंडविच, सैंडविच खाइएगा सर बहुत अच्छी लगती है सैंडविच मुझे, मैं तो ग्रिल चीज बॉम्बे सैंडविच भी खाता हूं सर मैं तो वाह। वैसे जो चीज जिस एरिया की हो वहीं जाके खानी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ पहुंचते पहुंचते ना उसका अलग ही हो जाता है। बॉम्बे सैंडविच यहाँ पर क्या करते हैं, प्याज ठूस के, थोड़ी सी आलू टिक्की और हरी चटनी पेल के बढ़िया, और ऊपर वो भुजिया वुजिया डाल के बढ़िया सा दे दो, है ना। जबकि आप ये सैंडविच बॉम्बे में जाके खाओगे ना, अच्छा बॉम्बे जो है देखने में बहुत बड़ा शहर है, बट वहाँ का जो लोकल फूड है ना, मतलब चलते फिरते वड़ा पाव 10 रुपए का, ठीक है, और वहाँ पे वो क्या होता है यार, उछाल उछाल के बनाते हैं जो, ये बॉम्बे सैंडविच होगी 20-1 रुपए की, सारे जगह ठेले लगे होते हैं, खाओ बिंदास, बढ़िया बनती है। और वहाँ की बॉम्बे सैंडविच खाओ मजे आ जाते हैं। ठीक है, और क्या बोल रहा था मैं, ये यार एक चीज़ चलती है जो कि वो मट्ठी से उठा के खाते हैं अपने, यहाँ पे भी खिलाते हैं आजकल, बट वो बॉम्बे का प्रोडक्ट है, मतलब उधर का, महाराष्ट्र साइड का। मुंह में पानी भी आ गया, क्या बोलते हैं यार उसको, तुम लोगों को नाम याद आए तो बताना। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ पे ऐसे चलते चलते आप खाइए, कोई टेंशन नहीं है, समुंदर किनारे बैठ जाइए। आपके साथ कोई है तो बहुत अच्छी बात, वरना जिनके साथ है उनको देख लीजिए। हाँ बढ़िया, अपना चना जोर गरम वो अलग चीज़ है, मैं किसी और चीज़ की बात कर रहा हूँ यार। सेव पूरी, सेव पूरी, कच्ची दाबेली वाह। थोड़े दिन रहा था मैं बॉम्बे में, अच्छा लगा, यस ठीक है, अब इधर आ जाओ वापस से, थोड़ा इंटरटेनमेंट हो गया। सर तीन फंक्शंस है हमारे पास, एक है सबसे ऊपर h, बीच वाला है g और नीचे वाला है f। वो बोल रहा है कि किसी इंटरवल में ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, मतलब hx सबसे ऊपर gx उसके बीच में और fx सबसे नीचे, बिल्कुल सही। उसी इंटरवल में एक पॉइंट c भी आ रहा है। उस पॉइंट c में खास बात क्या है, जब आप fx वाले ग्राफ को c की तरफ अप्रोच करते हो दोनों साइड से, fx वाले ग्राफ को लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो वो एक ही पॉइंट की तरफ जा रहा है जिसकी वैल्यू है l। ठीक है, और hx वाले ग्राफ के साथ भी यही बात है। hx वाले ग्राफ में भी आप जब पॉइंट c को अप्रोच करते हो, मतलब c को लेफ्ट या राइट से अप्रोच करते हो, तो जिस पॉइंट की तरफ जा रहा है उसका y कोऑर्डिनेट है l। तो ये जो gx फंक्शन है, ये जो इनके बीच में फंसा हुआ है, ये भी जब आप इसमें c को लेफ्ट या राइट से अप्रोच करोगे, जिस पॉइंट की तरफ जाएगा उसका भी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, l। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, है ना। इसको बोलते हैं बेटा सैंडविच थ्योरम, समझे, इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच थ्योरम। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मतलब है कि दो फंक्शंस के बीच में एक फंक्शन सैंडविच हो गया, मतलब दोनों फंक्शंस के बीच में एक फंक्शन दब गया। अब हमें इसकी और इसकी लिमिट तो पता है किसी पॉइंट पर, इसकी लिमिट हमें निकालनी है सवाल में, तो इसकी और इसकी लिमिट जो सेम होगी वही इसकी लिमिट बोल देंगे। समझ पा रहे हो, मतलब वैसे सैंडविच थ्योरम से सवाल सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, आगे के स्टेप्स देखकर चलना पड़ता है आपको, क्योंकि एक फंक्शन होगा जिसकी लिमिट आपसे पूछेगा, आपको इससे एक बड़ा फंक्शन भी मानना है
और इससे एक छोटा फंक्शन भी मानना है। सिर्फ बड़ा और छोटा मानने से फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में एक चीज और भी होनी चाहिए, जिस पॉइंट पर इसकी लिमिट पूछी है उस पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। इसका और इसका जवाब सेम एल एल आया तब हमने इसका जवाब एल दिया, समझ में आया? तो कॉन्सेप्चुअली ये जो सवाल है सैंडविच थ्योरम से सॉल्व होने वाले, ये बड़े ही भयंकर हैं, बट कोई बात नहीं, आप इनको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 या 3 वैरायटी काम करती है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। समझ गए? क्या आप तैयार हैं? हाँ, सबसे पहली वैरायटी पे आते हैं। समझ में आया? इस फंक्शन की लिमिट पूछेगा, हम इससे बड़े वाले फंक्शन और इससे छोटे वाले फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, और जो इन दोनों की सेम लिमिट आएगी वही इसका आंसर कर देंगे। ये है कहानी सैंडविच थ्योरम की। ठीक है, लो भैया, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेट बनता है सैंडविच थ्योरम में, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेट बनता है, उस फॉर्मेट में आप बोल सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है। कौन आता है बेटा? ग्रेटेस्ट इंटीजर, GIF। उस फॉर्मेट में कौन सा आता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, एक ये एकदम बोलते हैं ना, आप चाहो तो इसको रटो मत, क्योंकि सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा, बट हाँ इसको एज ए आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी लिमिट के सवाल में आए तो सैंडविच थ्योरम का ध्यान रखना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले सवालों में जहां पर आपको ये दिखे और लिमिट का कुछ बात कर रहा हो तो सैंडविच थ्योरम भी ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी काम आती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x होता है ना, वो हमेशा x या x से छोटा होता है और x - 1 से बड़ा होता है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये ही काम आती है। समझ गए मेरी बात? हाँ, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर आप चाहे कुछ भी लिख दो, वो हमेशा उस कुछ भी से छोटा या बराबर होगा और कुछ भी -1 से बड़ा होगा, ये वाली चीज। बस, तो मैंने आपको 2 चीजें बताई, इसको याद रखिएगा। फर्स्ट थिंग इज, क्या बोल रहा हूं कि किसी भी, आप चाहो तो अपनी बातों में ये लिख लो, क्योंकि जब ये बातें आपको बार बार आपको लिखी हुई सुनी हुई दिखाई देंगी तो आपको विश्वास हो जाएगा कि किसी भी लिमिट के सवाल में ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठा हो तो इस प्रॉपर्टी के यूज से हम सैंडविच थ्योरम में जा सकते हैं और सैंडविच थ्योरम से जवाब दे सकते हैं। जैसा कि यहां पर है, ये रहा 0 + x इंटू ये वाली पूरी कहानी। ठीक है, आया ना? x इंटू ये वाली पूरी कहानी। अब इसमें हम पहले ट्राई करते हैं, सर ये कहां जा रहा है? 0 की तरफ। 1/0 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, बहुत सारी इन्फिनिटी जोड़ोगे तो सर ये 0 इंटू इन्फिनिटी वाली कहानी बन गई। ये क्या बन गई? 0 इंटू इन्फिनिटी वाली कहानी। सर 0 इंटू इन्फिनिटी में आपने 1/t रखने के लिए बोला, 1/t रखने के लिए बोला, तो कोई भी x की जगह 1/t रखोगे तो यहाँ 1/t आ जाएगा। अब वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये सारे 0 की तरफ जाएंगे, तो अभी भी फॉर्म बदली नहीं। समझ गए? तो मैं आपको जो अभी तरीका ये जो बता रहा हूं ना, ये मत सोचना सर आप क्या बता रहे हो, पहले मैंने फॉर्म चेक की, वो है 0 इंटू इन्फिनिटी। 0 इंटू इन्फिनिटी के लिए सर आपने हमें बहुत पहले जब वो 9 पॉइंट्स बताए थे तो आपने बोला x की जगह 1/t पुट करने से सवाल जो है वो 0/0 या इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो अब की बार x की जगह 1/t रखोगे, 1/t रखोगे तो t कहां जा रहा होगा? इन्फिनिटी की तरफ। तो अभी भी ये फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो उसके आगे आप नहीं जा पाओगे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? आप 1/t रख के देख लिए, उसके आगे आप नहीं जा पाओगे। तो इसलिए अब मैं आपको सैंडविच थ्योरम से थोड़ा सा रूबरू करवाता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा, लिमिट का सवाल देखा, सैंडविच थ्योरम के बारे में सोचा, और सैंडविच थ्योरम में सर आपने हमें प्रॉपर्टी बताई है कि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर उस नंबर से छोटा या बराबर होता है और उसमें से x - 1 से बड़ा होता है। क्या ये बात सही है? बस इसको उठाओ। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, मैं सिर्फ एक लेके आया हूं, यहां से अच्छे से सॉल्व करके निकलेंगे। ठीक है, एक लेके आया हूं, ध्यान सुनना। अब आप क्या करो, 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अंदर जो लिखा हुआ है उसको यहीं लिखना है। तो लेस देन इक्वल्स टू 1/x एंड ग्रेटर देन 1/x - 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले में इस प्रॉपर्टी को लगाने से, इस प्रॉपर्टी को लगाने से अपने आप वो बड़ा फंक्शन और छोटा फंक्शन तैयार हो जाता है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए फिर मैंने पूछा 2/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बे? अरे भैया ओ भाई बिल्कुल रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, 2/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? बोले सर ये। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको मजा आ रहा होगा। फिर ऐसे ही 3/x चलने दे, 15/x तक चलते हैं, बिल्कुल सही।
15 अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा सर? लेस देन इक्वल टू 15 अपॉन एक्स और ग्रेटर देन 15 अपॉन एक्स माइनस 1। अब सबको ऐड करने की बारी आई है, सबको क्या करने की बारी आई है? ऐड करने की बारी। ध्यान सुनना, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स, ये करके करते करते इन सभी टर्म्स को जोड़ेगा तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स करते करते 15 अपॉन एक्स तक, और माइनस ये 1 कितनी बार जुड़ेगा सर? 15 बार। सर कैसे 15 बार? क्योंकि 1 1 1 1 1 चलता ही जाएगा। कितनी बार? 15 बार। 15 टर्म सही है, बस ठीक है। तो x तो ले लिया कॉमन, है ना, और ऊपर 15 इंटू 15 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8, और 15 इंटू 8 150 होता है क्या? 8 5 40, 120 होता है सर, कैसी बात कर रहे हो? हाँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 120 अपॉन एक्स माइनस 15। सही बोल रहा हूँ क्या? तो जैसे ही ऐड किया, ऐड करने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, तो ये कितना आ जाएगा? 120 अपॉन एक्स माइनस 15 इज ग्रेटर देन ये पूरा 1 अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 2 अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर ये चलता जाएगा सर 15 अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद में सिर्फ जोड़ना होता है, अपने आप सारी चीजें हो जाती है बस। हाँ, इज लेस देन इक्वल टू, यहां पर सर क्या होगा? 1 अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स, 15 अपॉन एक्स, बस। तो ये आ जाएगा सर 120 अपॉन एक्स। हाँ, अब सर जो ये आपका फंक्शन बना उसमें सिर्फ x की कमी है, तो पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल सही, क्योंकि जहां पर बात हो रही है x की वो है 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब है 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर, मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर को इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करोगे कछु फर्क ना पड़ेगा। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो कैंसिल होगा डिनोमिनेटर से, और सर यहां पर ये आ जाएगा पूरा। हाँ, तो हमें अपने आप पता चल गया कि ये भाई साहब जो है ये इससे बड़े होते हैं और इससे छोटे होते हैं। हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, उस प्रॉपर्टी की मदद से एक बड़ा फंक्शन और एक छोटा फंक्शन अपने आप तैयार हो गया। अब मैंने क्या किया, इस पूरे में लिमिट लेके जा रहा हूं x को 0 प्लस। सर इसमें x को 0 प्लस लेके जाओ तो इसमें भी x को 0 प्लस लेके जाओ, और इसमें x को 0 प्लस लेके जाओगे तो इसमें भी आप x को 0 प्लस लेके जाओ। नाउ सर ये रिक्वायर्ड है, आप मुझे ये बताओ कि ये वाला पूरा जवाब कितना आएगा? जब आप x को 0 प्लस लेके जाओगे तो ये आएगी वैल्यू 120। ठीक है, आया ना? ठीक है जी। और जब आप इसमें x को 0 प्लस लेके जाओगे, सर ये है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आ रही है 120। तो दोनों तरफ जो हमें सैंडविच थ्योरम का जो रूल बोलता है वो यही, कि जो छोटा फंक्शन है उसकी वैल्यू और जो बड़ा फंक्शन है उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। सेम ना आए तो सैंडविच थ्योरम फिर वैलिड नहीं है, इसके बेसिस पे हम जवाब नहीं दे सकते। सेम आ रही है तो इसलिए सर इसकी भी जो लिमिट होगी वो 120 ही होगी। समझ में आया? इसका आंसर भी क्या होगा? 120 इज इक्वल टू 120। मेरी बात समझ में आती होगी शायद। ठीक है, और x की जगह 1/t डाल के भी पुट कीजिएगा एक बार। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, फिर एक सवाल जो है वो ये भी बनता है सैंडविच थ्योरम में, बढ़िया सवाल है। f(x) जो है वो r से r डिफाइंड एक फंक्शन है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है। पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि उसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस से ऊपर ही रह रहा है ना, x एक्सिस से हमेशा ऊपर ही रह रहा है। मतलब ऐसा कुछ आप मान लीजिए, या आप ऐसा कुछ मान लीजिए। ठीक है, हाँ, कोई भी रैंडम हमें एक ग्राफ मानना है। ठीक है, ये भी सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है। पॉजिटिव है ग्राफ, क्योंकि उसने बोला पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है हमेशा और पॉजिटिव है। समझ गए ना? उसने बोला कि f ऑफ 3x अपॉन x, x 1 से बड़ा, मतलब इसकी लिमिट उसने 1 दे रखी है, वो पूछ रहा है। तो इसमें एक छोटी सी कलाकारी आपको करनी पड़ेगी। AIEEE 2010 का सवाल है। अच्छा, एट x इक्वल्स टू इंफिनिटी, जब x इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो पहले मुझे ये बताओ इन तीनों में से कौन सा बड़ा होगा? 3x, 2x और x में से इन तीनों में से कौन बड़ा होगा? ऑब्वियसली सर 1 से बड़ा आप अगर कोई भी नंबर लेते हो तो उसमें x सबसे छोटा, फिर 2x उससे बड़ा, 3x उससे बड़ा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में से कौन बड़ा है, सर सबसे बड़ा ये है। फिर मैंने बोला कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस पूरे पर फंक्शन की वैल्यू
सर सबसे छोटे एक्स पर सबसे छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। उससे बड़े एक्स पर उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, और सबसे बड़े एक्स पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। ये ठीक है, आया ना? आपको वो चीज पूछी है, क्या मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को एफ ऑफ एक्स से डिवाइड कर सकता हूं? सर डिवाइड और मल्टीप्लाई करते वक्त इन इक्वालिटी में हम सिर्फ इसी बात का ध्यान रखते हैं कि जिस एक्सप्रेशन से या जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। मैंने कहा मैं तो एफ एक्स से डिवाइड कर रहा हूं और एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, बस डिवाइड करो बिंदास। जब मैं एफ एक्स को एफ एक्स से डिवाइड करूंगा, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 2x अपॉन एक्स, सॉरी एफ ऑफ 2x अपॉन एफ एक्स, और यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ 3x अपॉन एफ एक्स। ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, और ये सबसे छोटा। ये बात हमेशा ट्रू है, ठीक है। अब एक काम करो, इस पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दो। यहां पर भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दिया, यहां पर भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दिया, और यहां पर भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा दिया, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू उसने सवाल में दे रखी है, ध्यान से देखो कि इस पूरे की वैल्यू है 1। सर ये तो कांस्टेंट है, इसमें एक्स है ही नहीं, एक्स को आप इन्फिनिटी ले जाओ चाहे झुंझुनू ले जाओ, हाँ कहीं भी ले जाओ सर ये 1 ही रहेगा। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी, ये इससे छोटा था और ये इससे बड़ा था, ये वाला 1 जा रहा है और ये वाला भी 1 जा रहा है। जब आप एक्स को इन्फिनिटी लेके जा रहे हो तो ये भाई साहब कहाँ जाएंगे? सर सैंडविच थ्योरम के हिसाब से ये भी 1 ही जाएगा, इनके बीच में फंसा हुआ है ये, ठीक है, ये भी 1 ही जाएगा, ठीक है, आया ना? कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर इक्वेलिटी नहीं आई, ठीक है, इक्वेलिटी जब आप रिजल्ट लिखोगे तब आ जाएगी अगले स्टेप में, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 1 है। व्हेन पहले दोनों कहीं और जा रहे थे, जैसे इन्फिनिटी पे गए तो जो बड़ा फंक्शन था और जो छोटा फंक्शन था वो चिपक गए, सैंडविच जो बीच में था सर वो बीच में ही रह गया, फिर समझ में आया? तो जब दोनों 1 1 हुए तो ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी, मेरी ख्याल से समझ गए होंगे। तो ये सैंडविच थ्योरम का दूसरा सवाल। पहला फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए वो वाला, दूसरा फॉर्मेट ये, तीसरा फॉर्मेट एक ये भी है जिसको हम r/n वाले फॉर्मेट से भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, आया ना? r/n फॉर्मेट से भी सॉल्व करते हैं। जब मैं इसका जवाब पूछता हूं, पहले मैंने पूछा कि फॉर्म बता भाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर 2 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। मैंने पूछा n जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ये वाली टर्म कहाँ जा रही है? 0। ये वाली टर्म कहाँ जा रही है? 0। ये वाली टर्म कहाँ जा रही है? 0। और ये वाली टर्म भी जा रही है 0। एक बच्चे ने इसका जवाब जो है वो डायरेक्टली देखते ही दे दिया कि सर इसका आंसर हो गया 0। मैंने पूछा क्यों भाई? बोले सर सारी टर्म 0 0 की तरफ जा रही हैं तो सबका एडिशन 0। मैंने पूछा ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? बोले इन्फिनिटी। तो भैया हर एक टर्म जा रही है 0 और ऐसी नंबर ऑफ टर्म्स है इन्फिनिटी, तो दिस इज 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म, ना कि इसका जवाब आप 0 दे दोगे। समझ में आया? बिकॉज अब की बार जिस वेरिएबल की वजह से नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी जा रही हैं वो भी n है, और जिस वेरिएबल की वजह से हर एक टर्म 0 जा रही है वो भी n है। दोनों काम एक ही वेरिएबल की वजह से हो रहे हैं, इसलिए फॉर्म 0 इंटू इन्फिनिटी है। वरना कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि सर आपने वो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, हाँ आ जाओ तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करूंगा, घबराओ मत तुम, बिल्कुल मन में कोई शंका नहीं रहने देंगे। चलते हैं उस सवाल पे भी। हो मैंने बूझा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा नहीं। तुम्हें शायद ये डाउट नहीं आया होगा, मैं ही बता देता हूँ। चलो सर एक बार यहां देखना जरा। मैंने कहा दिखाओ, बताओ, ध्यान सुनना, मजेदार है, डाउट लाने के बाद में फिर क्लियर कर रहा हूं। सर आपने बोला ये टर्म x, आपने कोफिशिएंट लिखा ही नहीं, आपने बोला कि ये x जो है 0 की तरफ जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0, अगली पूरी टर्म 0, ये वाली पूरी टर्म 0 0 0 0, ऐसी कितनी टर्म्स हैं? इनफाइनाइट। तो सर आप यहां तो 2/3 प्लस 0 बोल के निकल गए और वहां बोल रहे हो कि 0 0 0 इनफाइनाइट टाइम्स ऐड होगा तो 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म है। तो यहां पर भी आपको 0 इंटू इन्फिनिटी की फॉर्म बोलना चाहिए था, सवाल को आगे चलाना चाहिए था। लॉजिक सुनो, अभी जिस सवाल पे जाकर मैंने 0 इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बनाई उसमें हर एक टर्म का 0 जाना भी n की वजह से था और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट भी n की वजह से थे। एक ही वेरिएबल दोनों खेल खेल रहा था। यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट x की वजह से नहीं है भैया, वो तो इसकी जब आप एक्सपेंशन करते हो, किसका? ये,
ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स वाले में जब आप इसका एक्सपेंशन करते हो तब नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी आती है, उसमें एक्स का कोई लेना देना नहीं है। तो अब की बार हर एक टर्म जीरो हो रही है एक्स की वजह से, और नंबर ऑफ टर्म्स इंफिनिटी जा रही है किसी और वजह से, एक्स का उसमें कोई रोल नहीं है। तो दोनों काम अलग अलग वजह से हो रहे हैं, इस वजह से इनका जवाब जीरो। अगर ये दोनों काम सेम वजह से होते, आई कैन अंडरस्टैंड दिस इज कंफ्यूजिंग, बट जैसे यहां पर आ जाओ, ठीक है, यहां था, ये हमने कैंसिल करने के बाद में मैंने इसको इधर डिवाइड किया, x की पावर 6 डिवाइड होने के बाद 1/2 ऊपर बचेगा, इसमें जीरो, इसमें जीरो, इसमें जीरो, ऐसी कितनी टर्म्स होंगी जो जीरो होंगी? इनफाइनाइट। अब की बार फिर सर आपने इसको जीरो इंटू इन्फिनिटी इसलिए नहीं बोला, बिकॉज हर एक टर्म जीरो हो रही है एक्स की वजह से, और नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट किस वजह से जा रही है? क्योंकि वो ई की पावर एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी आती है, उसमें एक्स का कोई लेना देना नहीं है। समझ गए? है ना? तो जीरो हो रही है टर्म्स एक्स की वजह से, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट जा रही है एक्सपेंशन की वजह से। बोथ द रीजंस आर डिफरेंट। बट अब की बार जिस सवाल पे आप सर हमें समझा रहे हो, उस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड हर एक टर्म की वैल्यू दोनों इन्फिनिटी, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स तो इन्फिनिटी जा रही है एन की वजह से, वो देखो एन पे इन्फिनिटी लगा हुआ, और हर एक टर्म जीरो जा रही है वो भी इन्फिनिटी की वजह से। तो सेम वजह से लिख लेना इस बात को, ठीक है, सेम वजह से। आया ना? चलिए जी अब क्या करें? सर इसमें बहुत आसान है, ठीक है, सबसे पहली टर्म उठाओ। हाँ, इसमें बाकी आप तरीके लगा के देखो, पहले जो तरीके आप लगा सकते हो, एलसीएम तो ले नहीं सकते। तो सर ये जीरो इंटू इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन गई, एन की जगह 1/t डाल के भी देख लो, एन की जगह 1/t डाल के भी देखो, तो आपको पता चलेगा कि बाकी जितने भी तरीके आपको सिखाए गए हैं वो यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। तो काम नहीं कर रहे हैं तो फिर सर हम क्या करें, अब हम लगाएंगे सैंडविच थ्योरम। कौन सी थ्योरम? सैंडविच थ्योरम। आ जाइए, इसमें आप क्या करो, इसमें एक नया तरीका सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। ये जो टर्म्स है इनका बस सबको क्लब करने का हमारे पास एक ही नुकसान है, या फिर एक ही तरीका है, मतलब ये मतलब इन सबको क्लब हम इसलिए नहीं कर पा रहे, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम हो जाता मजे आ जाते। एक बात बताओ, आपको इससे एक बड़ी टर्म माननी है और इससे एक छोटी टर्म माननी है, ठीक है? एक बात बता मुझे, इनमें से सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है? सर सबसे छोटा डिनोमिनेटर है इसका, फिर 2 + n² तो इसका और बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। तो अगर आपको बड़ी टर्म माननी है तो डिनोमिनेटर आपको सबसे छोटा रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ये बोला कि ये ये इसके बराबर या इससे छोटा होता है। तो अब की बार इक्वालिटी होल्ड कर रही है सर, तो ये बात सही लिखी हुई है। मैं यहाँ क्या करूंगा, सभी में डिनोमिनेटर छोटा कर दूंगा, तो जो भी टर्म्स यहां बनेगी वो सभी टर्म से बड़ी बनेगी। आया ना? फिर इससे आपको छोटी टर्म बनानी है तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कर दो। डिनोमिनेटर सबसे बड़ा क्या होगा सर? सबसे बड़ा डिनोमिनेटर ये रहा। छोटी टर्म बनाने के लिए डिनोमिनेटर सबसे बड़ा, बड़ी टर्म बनाने के लिए डिनोमिनेटर सबसे छोटा। तो इस टर्म से अगर मुझे बड़ी टर्म बनानी है तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा, इस टर्म से छोटी टर्म बनानी है तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा। बस अब इस चीज को कॉपी करते जाओ। 2/2 + n²। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये 2/1 + n² से छोटा होगा? क्योंकि इन दोनों में से डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो ये एक्सप्रेशन बड़ा। और कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं, यहां पर इक्वालिटी अब नहीं आएगी, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि 2/n² + n से बड़ा? आया ना? कोई परेशानी है ना? इसमें मैंने डिनोमिनेटर बड़ा कर दिया तो ये कम हो गया, बस अब चलने तो सर सेम यहाँ पर 3/3 + n² आएगा तो वो लेस देन हो जाएगा 3/1 + n² से, और वो ग्रेटर देन हो जाएगा 3/n² + n से। चलने दो सर, ये आ जाएगा n/n² + n। कोई बात नहीं, न्यूमरेटर तो एज इट इज रख रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया 1 + n², और यहाँ क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर एज इट इज रख रहा हूँ, यहाँ पे n² + n, और यहाँ पर इक्वलिटी लगा दी। अब मैं इन सबको ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना। अबे हट जा। लेफ्ट साइड का एडिशन क्या है सर? अब की बार ऐड करने में हमें कोई समस्या नहीं होगी, बिकॉज सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो 1 + 2 + 3 + कहां तक? n तक। तो 1 + 2 + 3 + कहां तक? n तक।
और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सर n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, और ये किससे बड़ा होगा सर? ये बीच वाले फंक्शन से जो हमें दे रखा है, समझ में आया? जो हमें गिवन है, तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, यही तो है गिवन। अरे यही बन जाएगा यार, सबको ऐड करोगे तो बोले हाँ सर। और ये इनसे छोटा किससे छोटा है सर? ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर सबका सेम, ऊपर 1 प्लस 2 प्लस वही n तक। मतलब जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n इंटू एन प्लस 1/2, और नीचे लिखा हुआ है सर n इंटू एन प्लस 1। सर आपने ये क्या कर दिया, n इंटू एन प्लस 1, पहले n नंबर्स का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, दिस इज लेस देन, यहां पर ये गिवन बन जाएगा जो हमसे पूछा जा रहा है वो वाला। और सर ऊपर क्या लिखा हुआ है, n इंटू या फिर n स्क्वायर प्लस n/2, और नीचे लिखा हुआ है सर n स्क्वायर प्लस 1। अब आप एक काम करो, इसमें भी लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इसमें भी लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और इसमें भी लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और ये हमसे पूछा गया है। मैंने पूछा ये कितना आएगा ये बता। तो सर ऊपर से आपने बोला था हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, यहां से n कॉमन लेगा बाहर बनेगा n स्क्वायर, यहां से भी n कॉमन लेगा बाहर बनेगा n स्क्वायर, n स्क्वायर कैंसिल, अलग से देख ले, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1/n, और डिनोमिनेटर में 2, यहाँ पे n स्क्वायर प्लस 1/n। सर ये तो वैसे ही दिख रहा है, ये उड़ा दो पूरा, तो ये क्या बनेगा, हाफ। इसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ये पूरा गया, तो ये लिखा हुआ है हाफ। ठीक है जी। अब मैंने पूछा ये राइट वाले फंक्शन का क्या बनेगा, वो देख के बताना। तो सर ऊपर से n स्क्वायर कॉमन लिया, 1 प्लस 1/n, और नीचे एक 2 था ही, और यहां पे आपने n स्क्वायर कॉमन लिया, तो 1 प्लस 1/n स्क्वायर। ये कैंसिल, n को इन्फिनिटी लेके जा रहे हो, ये भी 0, ये भी 0, 1/1, और यहां बचेगा 2। कितने लोग एग्री करते हैं कि सर ये भी हाफ बच रहा है? और हमारी सैंडविच थ्योरम लगानी सफल तभी कहलाएगी जब ये दोनों सेम आते हैं। अगर ये दोनों अलग अलग आ जाते तो हमारा सैंडविच थ्योरम फेल हो जाता। सैंडविच थ्योरम फेल हो जाता बोलना थोड़ा टेक्निकली गलत है, फिर हमें और तरीका लगाना पड़ता, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो सर ये जो फंक्शन आपने दिया है, ये इसके और इसके बीच में फंसा हुआ है, और इन दोनों की वैल्यू हाफ जा रही है इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर अगर ये दोनों चिपक गए तो ये जो बीच वाला है ये भी हाफ ही जाएगा। तो पूरे फंक्शन का आंसर कितना आया बेटा, या पूरी लिमिट का आंसर कितना आया? तो दिस लिमिट इज नथिंग बट दिस इज हाफ। ठीक है, यहां पर मैंने एक चीज बोली थी आपको ऐसे सवालों में अटैक करने से पहले, दैट इज अगर आपको बड़ा एक्सप्रेशन बनाना है तो डिनोमिनेटर सबसे छोटा कर दो और न्यूमरेटर सेम रखो, और उससे छोटा नंबर बनाना है तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा कर दो, और फिर डिनोमिनेटर बदलना मत किसी के भी। क्यों? ताकि ऐड करने में आसानी हो। तो इसको बार बार देखोगे तब समझ में आएगी बात। ठीक है, बार बार देखोगे तब बात समझ में आएगी। नाउ एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी, दिस कैटेगरी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। इस पे हम सवाल थोड़ा बढ़िया से करेंगे, ध्यान रखना, मतलब बढ़िया सवाल करेंगे। वैसे सारे ही हमने किए हैं, ऐसा नहीं है सर। अब वो उस कैटेगरी की बात कर रहा है जहां पर हमें LHL RHL अलग अलग निकालने की जरूरत पड़े, जहां पर GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड और सिग्नम आके बैठ जाए। ठीक है, मॉड और सिग्नम आके जो है वो बैठ जाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ध्यान सुनना मेरी बात। मॉड आएगा तो डिफाइन करो, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा तो उसकी जगह इंटीजर लिखो, उसकी जगह इंटीजर लिख दो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा तो उसकी जगह ग्राफ से देखकर उसकी जगह लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x आएगा, या फिर उसकी जगह ग्राफ से देखकर वैल्यू लिखो। उसकी जगह ग्राफ से देखकर वैल्यू लिखो। समझ गए? अभी समझाता हूं। और सिग्नम ऑफ x आएगा कहीं पर
तो इसमें तो आप पॉजिटिव नेगेटिव देखकर, इसकी तो 3 ही वैल्यूज आती है, 1 0 और -1, ठीक है। अब यहां पर मैंने ये क्या समझाने की कोशिश की, बेसिकली सबसे पहली चीज, जहां पर भी ये वाले लोग आ जाएंगे वहां पर आप क्या करोगे, LHL एंड RHL कैसे कैलकुलेट करनी है, अलग अलग सेपरेटली। पहली चीज तो ये, और इनकी जगह आपको ये सब करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सवाल है, ठीक है, उसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 2+ है, ठीक है, उसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 2+ है, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है, उसमें कहीं पर सिग्नम भी है, हाँ बीच में फंसे हुए हैं सबके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में, घबराओ मत, और वहां पर मॉड भी है, और वहां पर हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी है। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि कैसे बढ़ते हैं बेटा आगे की तरफ, ठीक है। और यहां पर कुछ वैल्यूज ऑफ x भी हैं, यहां पर कुछ x की टर्म्स भी हैं, समझोगे तब समझ में आएगा। ये सारे मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ लगा लेना अपनी मर्जी से, ठीक है। हाँ ऐसे हमसे 2+ पर वैल्यू पूछी गई कि ये लिमिट कहां जाएगी, ठीक है, अभी 2+ की बात कर रहा हूं। तो अब आपको क्या करना है, आपको ग्राफिकली सोचना है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ होता है वो ऐसा होता है बेटा, 2+ पर इसकी वैल्यू आती है एग्जैक्ट 2, समझ में आया, 2+ पर वैल्यू क्या आती है, एग्जैक्ट 2। तो यहां पर आप वैल्यू रख दोगे सर इसकी 2। हाँ अब ये थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई, मैं बताता हूं कैसे। बच्चे बोलेंगे कि सर एक्सप्रेशन के बीच में जाकर आपने वैल्यू पुट की, तो आंसर इज यस। ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम, फ्रैक्शनल पार्ट, इनकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, इनको हटा हटा के। सर ये हमेशा एक इंटीजर होगा, 2+ की बात हो रही है तो 2 से बड़े पर इसकी वैल्यू आती है एग्जैक्ट 2, तो वो मैंने रख दिया। फिर बात आई मॉड की, तो मॉड आपको सर 2+ मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी जगह आपको x रखना है, 2 नहीं रखना है। डिफाइन करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह इंटीजर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह उसकी जगह इंटीजर लिख दो जो भी वहां पे पॉसिबल है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो उसकी जगह ग्राफ से देखकर आपको x का एक्सप्रेशन लिखना है। मॉड है तो ग्राफ से देखकर, पॉजिटिव है तो इसलिए मॉड x की जगह x। सिग्नम की जगह सर अगर ये पॉजिटिव नंबर रखा हुआ है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, सिग्नम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर 1। अब सबसे ज्यादा दिक्कत होती है फ्रैक्शनल पार्ट वाले में, फ्रैक्शनल पार्ट वाले में भी समझा देता हूं, पूरा ध्यान सुनना। ऐसे चलता है ग्राफ, अब आपसे बोला गया कि हम कहां पे डील कर रहे हैं। अच्छा पहले इन लाइंस की इक्वेशन देख लो, ये होती है लाइन y बराबर x, ये होती है लाइन y बराबर x माइनस 1, सबका स्लोप जो है वो +1 है, और ये 1 से पास कर रही है तो x में से 1 घटा दो, ये अगर 2 से पास कर रही है तो x में से 2 घटा दो, ये 3 से पास कर रही है तो x में से 3 घटा दो, ठीक है। सिमिलरली अगर ये लाइन यहां जाती तो इस लाइन की इक्वेशन हम लिखते x माइनस 1, क्योंकि ये -1 से पास कर रही है, तो x में से -1 घटाओगे तो ये x + 1 हो जाएगा। अगली जो लाइन आएगी वो x + 2 हो जाएगी, ऐसे करके। मैंने बोला कि अभी कहां पे डीलिंग हो रही है, सर वो डीलिंग हो रही है 2+ पे, 2+ पे मतलब ये वाली। अब 2+ पे ये जो लाइन की इक्वेशन चल रही है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, एज x अप्रोचेस टू 2+, जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसकी जो वैल्यू होती है 2+ पर, वो ये लाइन होती है, दैट इज x - 2। तो आप इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह क्या रखोगे, x - 2। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, मैंने क्या किया, x वाली जो टर्म्स होंगी जिनमें मॉड, सिग्नम ये कुछ नहीं आ रहा, तो ये रहेंगी अनचेंज्ड, इनके साथ छेड़खानी नहीं करने का। जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, देखो कहां हो रही है बात, उसकी जगह इंटीजर लिख दो, बिल्कुल सही, बीच में वैल्यू पुट करनी है, मैं बोल रहा हूं। मॉड आ जाए तो देखो डिफाइन करके एक्सप्रेशन ऑफ x आएगा, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 2+ का मॉड तो सर 2+ ही होता है, यहां पे 2 रख दिया, नहीं जी, वो नहीं रखना है। सिग्नम की जगह प्लस माइनस मतलब +1 -1 या 0 में से कोई एक नंबर आएगा, वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में आपको यहां से देखकर 3+ की बात हो रही होती तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह x - 3 रखता, 0+ की बात हो रही होती तो मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह x रखता, इस इक्वेशन को देखकर। फिर मैं ये सब जब आप रख दोगे उसके बाद में आपको एक नया सवाल दिखाई देगा, उसको ट्राई करो, उसका जवाब निकालो। क्या आप लोग तैयार हैं?
इतना मैंने ये आपको क्या समझाया, ये हमारा एक हिंट है, सवाल सामने आएंगे तब हम और अच्छे से उसको चित्त कर देंगे। बिल्कुल सही। ग्रेटेस्ट इंटीजर डिनोट्स द GIF फंक्शन, और 0 पर वैल्यू पूछी है। तो सर सबसे पहला धर्म हमारा क्या है, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे, 0 प्लस पे और 0 माइनस पे। और जैसे ये लोग आते देख रहे हो, ऐसे ऑप्शंस भी आने स्टार्ट हो गए। जैसे ही ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आया तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, हाँ है ना, तो ध्यान सुनेंगे अब। तो 0 प्लस पे कहां कहां पे भैया मॉड है, सर इसमें कुछ नहीं है तो इसको एज इट इज चलने दो, tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस, आपने बोला था मॉड एक्स को कैसे डिफाइन करो, ओपन करो। 0 प्लस का मतलब है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव पे मॉड कैसे ओपन होता है, एज इट इज, तो यहां पे आ जाएगा एक्स, मॉड एक्स की जगह माइनस साइन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जगह आपने बोला इंटीजर रखो। 0 प्लस से थोड़ा सा बड़ा, मतलब 0 से थोड़े से बड़े नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, एग्जैक्ट 0। क्या मेरी बात समझ गए, है ना। 0 से थोड़े से बड़े पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह मैंने 0 रख दिया, ठीक है। ये स्क्वायर कहां हो रहा है, स्क्वायर यहां हो रहा है, ठीक है जी। तो बस फिर अब ये एक फ्रेश क्वेश्चन बन गया जिसके अंदर ना ही मॉड ना ही ग्रेटेस्ट इंटीजर ना कुछ दिखाई दे रहा, तो सर ये हो गया गायब। अब सॉल्व करते हैं। सर ये लिखा हुआ है tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स, और सर ये 0 हो जाएगा तो यहां बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर, है ना। और लिमिट x जा रही है 0 प्लस की तरफ, है ना। चलिए जी, अब मेरी बात ध्यान सुनना। सर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ये आ जाएगा 1, और जब आप इसके नीचे इसको लिखोगे दैट इज tan ऑफ, यहीं पे कर दूंगा सॉल्व, हाँ, तो यहां पर ये आ जाएगा +1, यहां पे जो एक्स स्क्वायर था ना उसको इससे डिवाइड कर दिया, और ये जो लिखा हुआ है ये एक्स स्क्वायर यहां, ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है क्या, हाँ सर, बहुत आसान है, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने पूछा कैसे, बोले एक काम करो, इस एक्स स्क्वायर को हटाओ, आप tan के अंदर जो लिखा हुआ है वो 0 की तरफ जा रहा है, इसी से ही डिवाइड करो, इसी से ही डिवाइड कर दो, और इसी से ही मल्टीप्लाई कर दो, और बाहर +1 है। +1 किस वजह से आया समझ गए ना, बिकॉज यहां पे न्यूमरेटर में एक एक्स स्क्वायर बचेगा, उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो +1, ठीक है। अब बस एक छोटी सी कलाकारी और कर दो सर, मैंने पूछा क्या, बोले इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिख दो, ये भी ठीक है। tan ऑफ समथिंग अपॉन समथिंग, दोनों सेम, दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं, स्टैंडर्ड लिमिट के हिसाब से इसकी वैल्यू 1। सर यहां पे आएगा पाई साइन ऑफ x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 1, और ये भी 1। तो ये पूरा जवाब कितना आ गया, ये आ गया बेटा पहला वाला तो पूरा पाई और दूसरे वाला 1। ये हमारे पास आई है अभी राइट हैंड लिमिट ओनली, समझ गए, आया ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ऐसे सवालों से कैसे डील करते हैं दुनिया को नहीं पता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज होते हैं यहाँ आगे, मैंने आपको तरीका बता दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करूंगा, बहुत सही, जल्दी से शुरू करते हैं। सर पहले वाली टर्म जो x के एक्सप्रेशंस हैं उनको नहीं छेड़ेंगे जी, क्योंकि उनमें सिर्फ x है। हम सिर्फ किसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं, जहां पर मॉड, सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ये लोग आए, बाकी किसी टर्म के साथ छेड़खानी मत करना। ये बता मॉड x में अगर x की वैल्यू 0 माइनस रखते हो, 0 से थोड़ी सी छोटी मतलब नेगेटिव, तो ये कैसे ओपन होगा, -x। अब यहां आ जा, माइनस साइन, ध्यान सुनना, x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 से थोड़े से छोटे नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, ठीक है। तो यहां लिखा जाएगा -1, ये ठीक है, आया ना। अब सुनते जाना आराम आराम से। ये पूरा क्या हो गया सर, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दो, और ठीक है बस, है ना, हाँ। तो ये पहले वाला कितना आ गया, tan ऑफ पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये टर्म तो एज इट इज, -a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये लिखा हुआ -x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो -x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और -2x साइन एक्स, ठीक है।
तो ये मैंने क्या किया है, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भैया माइनस इंटू माइनस प्लस है, तो ये ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, माइनस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, उसी को ओपन करके लिखा है। अब जो एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में था उसको अलग अलग कर दो सभी टर्म्स के नीचे, और एक एक टर्म की मुझे वैल्यू बतानी स्टार्ट करो। सर हमने ये वाली टर्म सॉल्व की है, tan पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेम स्टैंडर्ड लिमिट वाला फॉर्मूला। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, पाई। इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, पाई। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1। सर साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर स्टैंडर्ड लिमिट 1। तो सर ये कितना हो जाएगा, ये ध्यान सुनना, साइन एक्स अपॉन एक्स 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -2। इस पूरे को जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ रहा है पाई। तो एक लिमिट आई पाई प्लस 1, एक आ रही है पाई। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि दोनों फाइनाइट तो है बट दोनों बराबर नहीं है, LHL और RHL बराबर नहीं है। तो पहले आप देखिए कि क्या किया। रूल नंबर 1, ऑलवेज कैलकुलेट LHL एंड RHL सेपरेटली। रूल नंबर 2, आप एक बार देखो कि मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, इनकी जगह क्या क्या रखा जाएगा। और ये एग्जाम्पल यहाँ से बहुत बेहतरीन है। आपको लगे कि आप बीच में वैल्यू पुट कर रहे हो तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, करिए पुट, ठीक है। इसकी जो इंटीग्रल वैल्यू है वो बीच में ही पुट होगी। क्या मेरी बात समझ गए? हाँ है ना, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है भाई, चलो एक और सवाल करेंगे, हाँ जरूरी है। और आए, ध्यान रखना, जेई मेंस 2021 में बहुत सवाल आए हैं जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस और ये सब बैठे हैं। घबराने का नहीं है, तुम्हें सॉल्व करने हैं। यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, टेक्निकली मुझे लिख के लाना चाहिए था कि ये वाला जो फंक्शन है दिस इज FPF, और ये वाला जो फंक्शन है दिस इज GIF। ठीक है, बढ़िया सवाल है, एकदम सोचने वाला जोरदार सवाल। वापस सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? हमें सर पहले लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी होगी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है जी। जो जेई में पूछे गए हैं वो इससे हल्के, ध्यान रखना, इससे हल्के हैं, मैंने थोड़ा भारी कर दिया इसको। बस तुम तो मुझे ये बताओ, और मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो पहले मैंने तुम्हें बताया था, अब तुम ही मुझे वापस बताओ कि एज x अप्रोचेस टू 0 प्लस या 0 माइनस, ये जो 10x अपॉन एक्स वाले भैया होते हैं ये हमेशा 1 की तरफ तो जाते हैं, बट 1 की तरफ भी कौन सी साइड से सर, 1 प्लस की तरफ। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो मैंने इसी लेक्चर में बताई है, क्योंकि 10x का ग्राफ जो है वो x वाली लाइन के ऊपर ही रहता है हमेशा। न्यूमेरिकली मतलब 10x हमेशा बड़ा होता है x से, इस वजह से ये एक्सप्रेशन 1 की तरफ तो जाएगा बट 1 से बड़ा। ठीक है जी। अब जब मैं इसको सॉल्व करने गया, आगे सिंप्लीफाई करने गया, हमें जिसमें अकेला x है उसको तो छेड़ना नहीं है। ठीक है जी। सर ये जो अंदर लिखा हुआ है, अच्छा अब की बार x 0 माइनस जा रहा है, इसका मतलब नहीं है यहां पे आप -1 लिख दो। ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पे लगा और वो कहां जा रहा है वो पता करो। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है 10x अपॉन एक्स पे, 10x अपॉन एक्स जाता है 1 प्लस पे, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस के नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है बेटा 1 से थोड़े से बढ़ेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले नंबर की जगह, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फैक्टर की जगह एक नंबर आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट में सर अंदर जो लिखा हुआ है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, अंदर जो लिखा हुआ है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है। तो कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ये जो ग्राफ है दिस इज ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग। समथिंग में अगर 1 से थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो उसकी वैल्यू होती है दैट समथिंग -1। आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर x होता तो आप x -1 लिखते। अब यहां पर क्या है सर, यहां पर ये 10x अपॉन एक्स है तो कोई बात नहीं, तो 1 अपॉन आप यहां लिखोगे 10x अपॉन x -1। हाँ, ये बना है सर सवाल, मैंने बोला तो सही था। पहले आप इन सबको हटाकर फिर आपको एक सवाल दिखाई देगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस। अब जरा ध्यान सुनना, ये 10x अपॉन x -1 क्यों है? बिकॉज अंदर वाला जो इंसान है वो 1 प्लस जा रहा है, और अगर वो 1 प्लस जा रहा है तो फ्रैक्शनल पार्ट उस पर वैल्यू देता है वो समथिंग -1 ग्राफ से देखकर। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये कितना आ जाएगा सर, दिस इज x अपॉन 10x -x। ठीक है,
अब मैंने बोला अब सॉल्व कर। सर ये कौन सी फॉर्म बन रही है, x को 0 1 1 की पावर में सर ये कौन सी फॉर्म है, x अपॉन 10x माइनस एक्स। चलो चेक करते हैं। x जब 0 की तरफ जाएगा तो ये बन रहा है सर 0/0 फॉर्मेट, ऊपर का डेरिवेटिव 1, ये आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। x 0 की तरफ sec की वैल्यू होती है 1 1 माइनस 1 0 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी। तो मतलब सर ये 1 की पावर इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाने के बाद में हमें पता चला। तो सर इसका इलाज क्या होता है, सर इसका इलाज बहुत ही सिंपल और बहुत ही जोरदार। e की पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस लिखिए, जो फंक्शन है पावर वाला वो एज इट इज रहता है, और मल्टीप्लाइड बाय ये जो फंक्शन है इसमें से एक घटाना है, एक घटाना है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। अब ये जो है ये अपने आप में एक खुद एक सवाल बन गया, और वो भी कौन सा सवाल बना सर, 0/0 का, है ना। ठीक है, मैं इसको एक्सपेंशन से सॉल्व कर रहा हूं, पावर में ही, ध्यान से देखना भैया। ऊपर एक्स क्यूब, 10x का एक्सपेंशन होता है x, सारी टर्म्स ऑड की आती हैं तो अगली टर्म आएगी एक्स क्यूब अपॉन 3, और फिर अगली टर्म आती है 2/15 x की पावर 5। और भी टर्म्स आएंगी बट वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। फिर माइनस एक्स एक्स कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर से अगर आप एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 1/3, यहां बचेगा 2/15 की पावर साथ में एक्स स्क्वायर, और ऐसे, और न्यूमरेटर में तो एक्स क्यूब है ही। ये और ये उड़ाने के बाद में, और x जा रहा है 0 की तरफ, ये वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। तो 1/1/3 इज दिस इज 3। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद में बचा 3, और फाइनल आंसर आप बोलोगे e क्यूब। ये किसका आंसर है, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट का। अभी ये किसका आंसर है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट का। मैंने पूछा व्हाट अबाउट राइट हैंड लिमिट, तो लो राइट हैंड लिमिट भी कर लेंगे, राइट हैंड लिमिट में भी यही निपटा देंगे और क्या है ना। देखते जाना, ठीक है। हाँ, बाकी सारी चीजें एकदम सही हैं। अच्छा एक और चीज बताओ, 0 प्लस या 0 माइनस से फर्क क्या पड़ेगा, कुछ पड़ेगा क्या, सोच के देखो। मान लो मैंने यहाँ पे 0 प्लस लिखा, अगले स्टेप पे जब आप जाओगे तो आप तो यही सोचोगे ना कि 10x अपॉन एक्स कहाँ जा रहा है, सर वो अभी भी 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है दैट मीन्स 1 प्लस, तो उसकी जगह 1 आएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, पावर में सर अगेन अभी भी ये 1 प्लस है, तो इसमें आप 10x अपॉन एक्स माइनस 1 ही लिखोगे। ठीक है, मतलब पूरी कैलकुलेशन होगी सेम, यहाँ पर 0 माइनस की जगह 0 प्लस लिखा होगा। अगर 0 प्लस भी लिखा हो तो इसकी ना ही फॉर्म बदल रही ना ही कोई तरीका बदल रहा। ठीक है, ना ही फॉर्म बदल रही ना ही कोई तरीका बदल रहा, ये अभी भी 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है, और इसका जवाब अभी भी ई क्यूब ही आएगा। हाँ, आराम से सोचो ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है, आप बोलोगे लिमिट एग्जिस्ट एंड दैट इज इक्वल टू ई क्यूब। यहाँ पर मेरा मेन मोटो जो था वो ये आपको सिखाना था कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के साथ कैसे डील करेंगे। 2020 और 2021 में लिमिट के ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं मेंस में, जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व है। मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं। ठीक है जी, प्लीज ध्यान रखिएगा। नाउ एक छोटी सी चीज और है, बस वी आर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर, घबराइए नहीं। एक होता है बिल्ट इन लिमिट। ठीक है, बिल्ट इन लिमिट के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और पहले आपको हिंट बताऊंगा। ऑल्दो ये थोड़ी हैवी चीज है बट फिर भी कैसे पता चलेगा, फंक्शन में पहले से ही फंक्शन की डेफिनेशन में, फंक्शन की डिफाइनिंग में ही लिमिट लगी होगी। फंक्शन की डिफाइनिंग में ही लिमिट लगी होगी। मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, ध्यान रखना, थोड़ा एडवांस का कॉन्सेप्ट है बट कोई बात नहीं सर, सारा मेंस एडवांस मिला के ही चल रहा है, अपना ध्यान रखिएगा प्लीज। उसमें ऐसा होगा कि जो fx है ना, हाँ, उसमें पहले ही ऐसे लगा रखा है, और यहां पर x और n का एक्सप्रेशन,
एक्सप्रेशन ऑफ x एंड n। ये है हिंट, जिसको हम बोलते हैं बिल्ट इन लिमिट। सवाल के अंदर ही लिमिट लगी हुई है, जिसको हमें पहले डिफाइन करना होता है। अब सर डिफाइन किस लॉजिक पे और किस बेस पे करते हैं वो समझाता हूं, ध्यान सुनना। एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कैसा है? बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये बोलता है सुनिएगा ध्यान से। कोई नंबर है और उसकी कोई पावर है, समझे कि नहीं समझे? कोई नंबर है और उसकी कोई पावर है, और नंबर और पावर के बीच में खुद का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? नंबर एक अलग कहानी है। जैसे मान लो मैं यहां लिखता हूं x और यहां लिखता हूं n। मैंने बोला लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मुझे ये पता है कि n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, x का कुछ नहीं पता है कि x कहां जा रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? x जो है वो कहां जा रहा है, आया ना? अब मेरी बात ध्यान सुनना। पहली चीज तो ये कोई लिमिट का सवाल नहीं है, क्योंकि इसमें पावर किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है और जो बेस है वो किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका जवाब हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, आया ना? अच्छा, इसमें एक काम और कर लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लो, क्योंकि फिर वही लॉजिक, क्योंकि ये भी बदल रहा है और ये भी बदल रहा है। अगर पावर बदल रही है, इन्फिनिटी पे जाकर कौन सा नंबर आप उठाओगे? रैशनल, इरेशनल, रियल, कौन सा? पता नहीं सर। तो पावर का नंबर जो है वो बदल रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ, आई एम बिलोंगिंग या फिर आई एम सेइंग n बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आया? n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, n बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर n बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब पावर बदल रही है, और वो रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, रैशनल, इरेशनल, तो इस नंबर को पहली चीज तो पॉजिटिव होनी पड़ेगी। सर पॉजिटिव बट 1 से छोटा। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जो 0 और 1 के बीच में है, उसकी पावर एक ऐसा नंबर जो इंफिनिटी है। तो 1 से छोटे नंबर की पावर इंफिनिटी, दैट इज 0। 1 से छोटे नंबर की पावर दैट इज इंफिनिटी, वो क्या आएगा? 0। ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, कोई सा भी नंबर ले लो आप। फिर दूसरे में आओ, अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो जाए, एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी सर 1, क्योंकि अब की बार नंबर 1 से ना ही छोटा ना ही 1 से बड़ा। और अगर आपने x की वैल्यू ली 1 से बड़ी, तो 1 की पावर, 1 से बड़े नंबर की पावर इंफिनिटी, दैट इज इंफिनिटी। ये है लॉजिक। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? है ना? यहां पर आपको इस नंबर को पॉजिटिव बनाना था, इसलिए आपने 0 के राइट साइड की डिस्कशन की। ठीक है, हाँ, अगर कोई बोले कि सर x एग्जैक्ट 0 हो, तो इक्वालिटी 0 पर होल्ड करे तो कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट 0 की पावर इंफिनिटी इज ऑल्सो 0, पहले ही लिखवा चुका हूं, है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा प्लीज। फिर कई बार ऐसा भी लिखा होता है, ध्यान रखना, मतलब पावर जो है अब की बार ये कहानी लिखी गई है n बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। मतलब बहुत बड़ा नंबर है, समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत बड़ा नंबर है बट कुछ भी हो सकता है, रैशनल, इररैशनल, किसी भी प्रकार का, हमें नहीं पता। अब की बार मैं आपको बोलता हूं, ध्यान सुनना, अब की बार n इंफिनिटी की तरफ तो जा रहा है, बट n एक नेचुरल नंबर है ना? इस पे फर्क कुछ नहीं बदलेगा, बस यहां पर अब आप x ला के और रख सकते हो। सर जैसे ही पता चला कि x एक n एक नेचुरल नंबर है, अब की बार रैशनल, इररैशनल कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर है। यहां पर रियल नंबर से फर्क क्या पड़ा? क्योंकि पावर बदल रही है और उसमें लाखों करोड़ों लोग आ सकते हैं। अभी भी पावर बदल रही है, इसमें भी लाखों करोड़ों आ सकते हैं, बट इंटरवल नहीं बनेगा, सिर्फ नेचुरल पावर्स आएंगी। बहुत बड़ी बड़ी पावर्स होंगी बट सिर्फ नेचुरल होंगी। तो यहां से फायदा क्या हुआ? जवाब अभी भी वही रहेगा। अब आप क्या करोगे, ध्यान सुनना। अब आप ऐसा बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू 0 आएगी अगर x 1 और -1 के बीच में कुछ भी लेते हो तो। अब देखो नेगेटिव x भी आने स्टार्ट हो गए, बिकॉज कोई भी नेगेटिव x लोगे, उसकी पावर कोई भी नेचुरल नंबर सोचो, दैट इज डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। समस्या रियल पावर में थी, इस वजह से हमें सिर्फ पॉजिटिव बेस लेना पड़ा। अब पावर नेचुरल नंबर है तो ऐसा लिख सकते हो। फिर अगर आप बोलते हो कि x की वैल्यू 1 और -1 है, +-1, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने नेचुरल नंबर की वैल्यू क्या ली है। अब वो इवन वाला है तो पावर +-1 आएगी, मतलब 1 और -1 पे आप बोल सकते हो जवाब +-1 आएगा। ठीक है,
जवाब जो है वो +-1 आएगा। अब सर +-1 क्यों? क्योंकि अगर आपका बहुत बड़ा नंबर है और वो ऑड है तो +1 पे 1 और -1 पे 1 -1, और वो अगर इवन है तो दोनों पर ही +1, तो इस वजह से वो जानकर पता चलेगा हमें। और अगर आप x की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हो तो सर हमारे पास जवाब आएगा इन्फिनिटी। और अगर इसमें ही x की वैल्यू -1 से छोटी लेते हो तब भी जवाब आप +-इन्फिनिटी बोल सकते हो, है ना? ठीक है। हाँ, बहुत छोटा नंबर -इन्फिनिटी की पावर नेचुरल नंबर दैट इज आल्सो डिवाइन। ये तो अब बस यहाँ पे फर्क क्या हुआ वो आपको जानने की कोशिश अगर करोगे तो इससे फर्क पड़ा है। पावर बदल रही हो, इंटरवल बने, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आप ये चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। इसमें एक डाउट ये भी आता है कि सर हम जो ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाली फॉर्म पढ़ते हैं तो 1 की पावर इन्फिनिटी में ये सब नहीं चेक करते हैं बेटा। लॉजिक इज वेरी सिंपल। अब वापस वही, यहां पर 1 और इन्फिनिटी ये दोनों सेम वेरिएबल की वजह से काम हो रहे होते हैं, समझ में आया? इसका 1 बनना और इसका इन्फिनिटी बनना, दिस इज बिकॉज ऑफ सेम वेरिएबल, इसलिए ये 1 की पावर इन्फिनिटी होती है। ना ही हम इसमें ये चेक करते कि इसमें 1 प्लस बन रहा है कि 1 माइनस बन रहा है, समझ में आया? बस 1 की तरफ जाना चाहिए, हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये 1 की तरफ जा रहा है कि नहीं। बट सर जब ऐसे अलग अलग आ जाए, ये बेस है और ये पावर है, इसमें फिर हम देखते हैं कि 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना? अच्छा, एक सवाल ये वाला पूछूं तो, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x तो मैंने पूछा ये फॉर्म क्या बनी, ध्यान सुनना सर। अगर आप x को 0 लेके जाओगे 0 0 0.999 अपॉन 1, तो मतलब सर ये बन गया 0.9999 की पावर 1 अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी। अब सर ये नंबर जो है ये 1 की तरफ नहीं जा रहा है ये 1 से पहले ही रुक गया है। आपको अब ये लगेगा कि ये 1 की तरफ जा रहा है, नहीं जी, ये 1 की तरफ नहीं जा रहा है, ये तो एक फिक्स नंबर है 1 से छोटा। 1 की तरफ जाने वाला नंबर आप लिख नहीं सकते हैं, तो ये फिक्स नंबर है 1 से छोटा, इसकी पावर जा रही है इन्फिनिटी, दैट इज 0। समझे कि नहीं समझे? इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है ना? बस बेसिकली मतलब ज्यादा कंफ्यूज मत होना यार। 1 की पावर इन्फिनिटी वाली जो फॉर्म होती है उसमें हम ये नहीं देखते कि ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, सीधा हम उस पर फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम ये करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ बिल्ट इन लिमिट के एक सवाल पे, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे आपको देखते ही ये पता चलना चाहिए कि बिल्ट इन लिमिट का क्वेश्चन है। कैसे? जो उसने फंक्शन डिफाइन किया है, जो उसने फंक्शन डिफाइन किया है उसी में ही लिमिट लगी हुई है। ये तो fx बता रहा है अभी, इस फंक्शन में ही लिमिट लगी हुई है, और उसके बाद में उसने 0 पर वैल्यू पूछी है कि फंक्शन की लिमिट 0 पर क्या होगी। तो पहले हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान सुनना क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पे लिखा हुआ है tan ऑफ पाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक और मजे की बात, आपको बाकी सब टर्म्स की टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ ऐसे फॉर्मेट्स में बिल्ट इन लिमिट वाले सवालों में जिसमें फंक्शन की डेफिनेशन में ही लिमिट लगी हो, सिर्फ ये देखना है कि n किस किस पे टंगा हुआ है। सर ये रहा, और सर एक ये रहा, सिर्फ पावर n को देखो, ठीक है ना? और जिस जिस पे n लगा हुआ है ना उसके रिस्पेक्ट में आप ये सोचो, अच्छा अब की बार n जो है वो रियल नंबर है, मतलब पावर जो है वो रियल नंबर है, कोई सी भी हो सकती है, रैशनल इरेशनल। तो भाई साहब ये जो नंबर है ना, पहली चीज ये पॉजिटिव होना चाहिए, पहली चीज जो है ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आप और कोई तो रख ही नहीं पाओगे। अच्छा, अब जिसकी पावर में ये बैठा है n, जिसकी पावर बदल रही है, इसके आप केस बनाओ अलग अलग। आप वो वाला केस जब x प्लस 1 1 से बड़ा होगा, मतलब कि सर जब x जो है वो 0 से बड़ा हो गया। अगर x 0 से बड़ा हुआ तो x प्लस 1 1 से बड़ा होगा। जब x प्लस 1 1 से बड़ा होगा तो ये वाला पार्ट जाएगा इन्फिनिटी, ध्यान सुनना, और ये वाला पार्ट भी जाएगा इन्फिनिटी। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्योंकि जिस नंबर की पावर में आपने n बिठा रखा है और n जा रहा है इन्फिनिटी, तो वो इंसान वो तो ये चेक करेगा कि भैया ये कैसा है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा। तो जब जब ये 1 से बड़ा है, मैंने केस बनाया
कि x प्लस 1 1 से बड़ा मतलब x 0 से बड़ा। तो जब x 0 से बड़ा मतलब ये पूरा 1 से बड़ा, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। कैसे सॉल्व करते हैं सर? ऊपर से x प्लस 1 की पावर n कॉमन लो और नीचे से भी x प्लस 1 की पावर n कॉमन लो। यहाँ बचेगा tan ऑफ पाई एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 की पावर n, और जब यहाँ से कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा साइन x। और सिमिलरली सर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर n, और यहाँ बचेगा 1। ये और ये उड़ा दो, वापस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी सॉल्व करने का तरीका। अब ये इन्फिनिटी जा रहा है अपॉन सम फाइनाइट नंबर 0। सर ये इन्फिनिटी जा रहा है अपॉन सम फाइनाइट नंबर 0। यहाँ बचा साइन एक्स, यहाँ बचा 1। तो मेरी बात आपको सुनकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये पूरा बचेगा साइन एक्स के बराबर अगर x प्लस 1 1 से बड़ा हुआ, या फिर आप बोल सकते हो इसी में ही x जब 0 से बड़ा होगा। समझे? और क्यों ऐसा? क्योंकि वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है? अब आ जाओ सर दूसरी बात पे। अगर x प्लस 1 एग्जैक्ट 1 के बराबर हो जाए, मतलब x एग्जैक्ट 0 हो जाए, x जो है वो एग्जैक्ट 0 हो जाए, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी मैंने आपको बताया था वो 1 ही होता है। ठीक है? तो ये पूरा क्या दिखाई देगा आपको? मतलब इन दोनों की जगह 1 1 आ जाएगा। तो ये अपने को फंक्शन दिखाई देगा tan ऑफ पाई एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा साइन एक्स अपॉन यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां आ जाएगा 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? है ना? तो एग्जैक्ट 0 पर ये बनेगा एग्जैक्ट 1, उसकी पावर इंफिनिटी काम नहीं करेगी। अब आ जाइए आप अगली कहानी पर। अगली कहानी क्या है सर? एक ये भी तो होगा ना कि x प्लस 1 जो है वो 1 से छोटा हो परंतु पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो रियल नंबर है। तो जो x की वैल्यू है वो -1 और 0 के बीच में। तो जब x की वैल्यू 0 और -1 के बीच में होगी, अब की बार इसकी क्या कहानी बनेगी वो बताओ। तो सर जब आपने x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में ली तो 1 प्लस x जो है वो 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है, इसकी पावर इंफिनिटी 0, मतलब सर ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, ये गायब हो गया। तो ये क्या बचेगा? ये बचेगा tan ऑफ पाई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है? ये हमारे पास आया है fx। बिल्ट इन लिमिट, जो पहले से लिमिट लगी हुई थी उसको हटाकर अब हमारे पास फंक्शन दिखाई दिया है। और एक ही लॉजिक है, 1 से बड़े पर, 1 से छोटे पर, और 1 पर क्या वैल्यू होगी उस हिसाब से। ठीक है? अब वो पूछ रहे हैं 0 पर लिमिट बताओ। तो एक बात बताओ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस कहां से निकालूंगा? फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन है, समझ पा रहे हो? हाँ, एक लिमिट आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और कहां कहां पे अलग अलग कैलकुलेट करनी चाहिए। एक तो आपने सर वो पॉइंट में बताया था, यहां पर लिख भी देता हूं, घबराए नहीं। एक तो सर आपने बताया था यहां पर, कौन सा, रुकना, कि जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट और ये सब लोग आ जाएं। इसके साथ साथ में एक चीज और लिख देता हूं, घबराए नहीं। ठीक है? अलग अलग कैलकुलेट करनी चाहिए। एंड एक और इसके साथ साथ, एंड व्हेन fx हैज डिफरेंट डेफिनेशंस, व्हेन fx हैज डिफरेंट डेफिनेशंस या डिफरेंट एक्सप्रेशंस, डिफरेंट डेफिनेशन बोल दो सही रहेगा ज्यादा, डेफिनेशंस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। जब fx की अलग अलग कहानी चले, जैसा कि एक स्ट्रक्चर सबको पता होगा कि भैया fx इसके बराबर है जब x 1 या 1 से बड़ा है, fx इसके बराबर है जब x 1 से छोटा है, इसको बोलते हैं डिफरेंट डेफिनेशन। ऐसे में x बराबर 1 पे अगर मैं लिमिट पूछूं तो 1 प्लस यहां से आएगा, 1 माइनस यहां से आएगा। तो आपको LHL और RHL अलग अलग कैलकुलेट करनी चाहिए। ठीक है? तो ये बात यहां पर लिखवा दी गई है और यही बात यहां बन रही है। समझ गए? तो मैंने पूछा कि 0 प्लस पे कहां से निकालूं? सर 0 प्लस पे यहां से आएगा डेफिनेशन, बिल्कुल सही। तो 0 प्लस पे यहां से आएगी। तो एक बात बताओ, 0 प्लस पे फंक्शन कौन सा चल रहा है? साइन एक्स। और साइन में 0 प्लस रखोगे तो सर ये पूरा 0 की तरफ जाएगा। फिर मैंने पूछा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस कहां से आएगी? तो देख लो सर 0 माइनस 0 से छोटे के लिए कहां से है? ये रहा।
10 ऑफ पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो इससे पाई से डिवाइड और पाई से मल्टीप्लाई। सर ये स्टैंडर्ड लिमिट 10 के अंदर जो है वही डिनोमिनेटर में है, तो ये वाली की पूरी वैल्यू होगी 1, और दोनों 0 0 की तरफ जा रहे हैं, तो 1 1 इंटू पाई, ये हो गया पाई। ठीक है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 आप क्या बोलोगे इस केस में, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आ रही है, सॉरी राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है, और लेफ्ट हैंड लिमिट पाई आ रही है। दोनों फाइनाइट है बट बराबर नहीं है, इस वजह से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए? तो ये बिल्ट इन लिमिट का सवाल है, समझ में आया होगा। जिस पर एन टंगा हुआ हो उसी को पकड़ो और उसी के बेसिस पर एनालिसिस कर दो। नाउ लास्ट एंड द फाइनल रूल, दैट इज लेबनिज रूल। ऑल्दो ये भी डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट है, वहां पर भी हम इसको पढ़ाते हैं, बताते हैं, बट लेबनिज रूल में क्या होता है फटाफट देखना जरा। ठीक है, हाँ, एक आपको यहां पर दिया जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। जब आपको इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़े, इंटीग्रल साइन के अंदर डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़े तब। अब सर ये डिफरेंशिएशन की जरूरत कैसे पड़ेगी वो बताऊंगा, मत घबराओ। मैं अगर आपको बोलूं कि भैया इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करो फटाफट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या करना होता है, ये जो अपर लिमिट है ये एक बार टी की जगह रख दो। तो मैंने क्या किया, फंक्शन के अंदर अपर लिमिट रख दी एक्स वाली, फंक्शन की जो ये अपर लिमिट थी इंटीग्रल की वो टी की जगह रखी, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट का डेरिवेटिव एच डैश एक्स माइनस, अब ये लोअर लिमिट जो है ये आप टी की जगह रख दो फंक्शन के अंदर, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट, और डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट हो जाएगा जी डैश एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव कहलाता है, ये इसका जो है ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। समझ गए? आया ना? ये कहाँ पे जरूरत पड़ती है सर हमें, कुछ मतलब जो हमारे पास लिमिट्स के क्वेश्चन है उसमें इंटीग्रल साइन भी दिखाई देता है, तो उसमें जहां पर भी इंटीग्रल साइन आ जाए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े, ये वाला रूल लगाएंगे। अभी मैं आपको लगा के भी दिखाता हूं। जैसे ये वाला सवाल है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स और नीचे लिखा हुआ है साइन एक्स, ये एक्स साइन एक्स है बेटा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें फटाफट। सॉल्व करें मतलब सर हमें तो ये सिखाया गया है, हमें तो ये सिखाया गया है कि सबसे पहले फॉर्म चेक करते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अगर आप x को 0 की तरफ लेके जाओगे, इसकी लोअर लिमिट 0 है, ध्यान सुनना, और इसकी अपर लिमिट भी 0 हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपने इंटीग्रेशन इतना जान लिया है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाए, 2 2 3 3, तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। 2 से लेके 2 तक एरिया क्या होगा सर, 0 ऑब्वियसली। तो जब आप अपर लिमिट को भी 0 कर दोगे तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ये जा रहा है 0 की तरफ, और लोअर लिमिट में 0 रखो सर, ये तो 0 है ही, आया ना? इस सवाल में डिफरेंशिएशन लगाने से पहले, अब सर यहां पे आपको कैसे पता चला कि डिफरेंशिएशन लगेगा? 0 बाई 0 फॉर्म सॉल्व करने का कौन सा तरीका होता है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट, हाँ है ना? तो न्यूमरेटर में जब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो इंटीग्रल साइन बैठा है, लेबनिज रूल लगेगा, ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया, हाँ ये दिमाग आपका चलता रहना चाहिए, सर यहां पर x से डिवाइड और यहां पर x से मल्टीप्लाई, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, ताकि ये साइन x का तो हमें पचड़ा नहीं लेना पड़े ना, तो साइन x अपॉन x की जगह हमने 1 रख दिया। रख सकते हैं? हाँ सर, क्योंकि इसकी वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट है, पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, और डिनोमिनेटर में यहां लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, और यहां बोला जा रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, अब मैं यहां से यहां जाते वक्त, यहां से यहां जाते वक्त मैं लगा रहा हूं LH रूल, और LH रूल सर बहुत ही मस्त है। LH रूल बोलता है न्यूमरेटर का अलग से डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग से डिफरेंशिएशन। लगाने से पहले हमने वेरीफाई कर लिया, फॉर्म है 0 बाई 0 वाली। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सभी लोग जानते हैं 2x। अब आते हैं इस पर, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और ये रहा। आपने बोला था अपर लिमिट को t की जगह रखो, तो cos t स्क्वायर है तो t की जगह एक्स स्क्वायर रखूंगा तो उसका स्क्वायर ये हो जाएगा x की पावर 4। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो cos के अंदर x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट। आप अगर रूल ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं पर भी f डैश, मतलब f के ऊपर डैश नहीं आ रहा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफरेंशिएट हो रही है सिर्फ।
एफ के अंदर जी और एच सिर्फ रखे जाते हैं, समझ गए, एफ का कहीं डेरिवेटिव नहीं होता, तो इसके अंदर रख दिया। अब ऊपर वाली का डेरिवेटिव दैट इज 2x माइनस लोअर लिमिट को इसके अंदर रखोगे t की जगह, दैट इज cos ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव। सर ये कांस्टेंट है, 0 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, तो ये वाली पूरी टर्म ही गायब हो गई। दिस अपॉन दिस 2x कैंसिल, x जा रहा है 0 की तरफ, cos 0 होता है बेटा जी 1। इस पूरी लिमिट का सवाल आ गया, जवाब आ गया 1। समझ में आया कि आपको लेबनिज रूल क्यों बताया गया है? समझ गए? एक और करोगे क्या? अरे सर आग लगा देंगे, करिए फटाफट। सेम अब की बार ऊपर नीचे दोनों जगह है, हाँ ठीक है। अगर x को 0 लेके जाओगे सर, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम, ये 0 और ये भी 0, तो मेरे ख्याल से ये 0/0 की फॉर्म बन गई। नाउ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो आप डायरेक्टली कर दोगे चलो, बट नीचे वाले के डेरिवेटिव में गड़बड़ है, क्योंकि ये एक x का अलग फंक्शन है और ये एक x का अलग फंक्शन है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो u इंटू वी रूल लगेगा, ठीक है, u इंटू वी रूल लगेगा। या फिर आप ऐसे समझो कि एक बार डिफरेंशिएशन में बात बनेगी नहीं, ठीक है, हाँ है ना, एक बार डिफरेंशिएशन में बात बनेगी नहीं, 2 बार करना पड़ेगा। तो या तो आप 2 बार डिफरेंशिएट करो, या फिर सर कुछ ऐसा तरकीब लगाओ ना, चलो 2 बार कर देंगे डिफरेंशिएट, ठीक है, हाँ जल्दी से आ जाओ। हाँ मैं कौन सा रूल लगा रहा हूँ? LH रूल, बिकॉज 0/0 फॉर्म बन रहा है। LH रूल लगाने गए तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इंटीग्रल साइन आ रहा है, अपर लिमिट रख दो x की जगह। अच्छा यहाँ पर ये x दे रखा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, इस x को आप t ही मान के चले, समझ में आया? यहाँ पे अगर t भी होता तो क्या फर्क पड़ता, समझ गए? तो यहाँ पे t ही मान के चले, ये t ही है, ठीक है, हाँ घबराइएगा मत प्लीज। तो t कर लेना मिस प्रिंट समझ के इसको, वरना यहाँ पे x हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो अपर लिमिट यहाँ पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की जगह रखना होता है, जहां जहां पे अंदर वेरिएबल दिख रहा है वहां पे पटक दो, तो लियो सर, ठीक है। तो 1 माइनस मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट दैट इज 1 माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0, तो ये पूरा 0 ही आ जाएगा। कैसे? 0 cos 0 1 1 माइनस 1 0 और 0 का डिफरेंशिएशन भी 0, ये तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हुआ। x का डेरिवेटिव 1 और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज प्लस x एज इट इज। अब इसका डिफरेंशिएशन, तो x को रखा x के अंदर यहां पर इसकी जगह, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट दैट इज x का डेरिवेटिव 1, लोअर लिमिट 0 तो वो 0, समझ गए होंगे मेरी बात। तो ये पूरा 10x ही आ रहा है डिफरेंशिएट करने के बाद में, ठीक है। और लिमिट कहां जा रही है जी? x अप्रोचेस टू 0। इसीलिए मैं बोल रहा था कि चलो कुछ नहीं, अभी भी क्या 0/0 फॉर्म है, तो आंसर इज सर यस। x को 0 की तरफ लेके जाओगे, cos 0 होता है 1 1 माइनस 1 0, और यहां पर भी सर ये 0 और ये भी 0। तो एक बार और हम LH रूल लगाएंगे, ध्यान सुनना, एक बार और LH रूल। 1 माइनस cos 2x का डेरिवेटिव, सर माइनस की जगह प्लस साइन 2x आ जाएगा और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 होल डिवाइडेड बाय, इसका डेरिवेटिव लिखते हैं अब, सर वो आ रहा है 10x, हम ऑलरेडी बता चुके हैं, प्लस x 10x का डेरिवेटिव, सर ये 10x है ना, x का डेरिवेटिव, तो x इंटू, और यहां कितना हो जाएगा भाई, 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, 10x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर ऑफ x। नाउ अब अगर ध्यान से देखोगे तो अभी भी ये 0/0 वाली फॉर्म खत्म नहीं हुई है, 0 0 0 0, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, एक बार और करो फिर LH रूल, और क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 यहां पर भी आ जाएगा cos 2x, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा cos 2x इंटू 2, तो 2 बाहर, और सर ये लिखा हुआ है 2 10x, तो 2 10x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 2 10x का डेरिवेटिव होता है 2 sec स्क्वायर x। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x, x का, और x एज इट इज sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sec x इंटू sec x 10x। ओ भाई, अब यहां से सीधी सीधी वैल्यू आएगी, जब आप x को 0 की तरफ लेके जा रहे हो तो cos 0 होता है 1, ऊपर आएगा 4, सर ये 1 ये 1, तो ये नीचे लिखा हुआ है 2 + 1 3, है ना, ये 0 ये भी 0, तो ये पूरा 0, तो 4/3 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 4/3 जो है वो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। कोई परेशानी है? आया ना?
मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, ठीक है। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, चलो वो भी बता देता हूँ। ठीक है, हाँ बस लास्ट है, घबराइएगा नहीं। हमने क्या किया, पहले ही जब मुझे दिख रहा था कि डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा बनेगा, सर आपको कैसे दिखाई दिया, हमें भी आप बता दो ताकि हम भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे देख नीचे, एक तो इंटीग्रल साइन है, साथ में एक एक्स का फंक्शन भी आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में। एक तो इंटीग्रल साइन है, साथ में एक एक्स का फंक्शन भी आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, इस वजह से। तो यहीं पर ही इसको थोड़ा सेट करते हैं। पहले ही मैंने इसको ऐसे लिख लिया, 0 से लेके x 1 माइनस कॉस 2x dx, ठीक है ना। और यहां पर हो गया x, है ना। और है ना, ध्यान सुनना, एक x से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो एक मैंने यहां पे डिवाइड कर दिया, है ना। इनफैक्ट एक एक से काम नहीं चलेगा, दो दो से चलेगा। सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात क्यों है, मैंने यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर, यहां लिखा एक्स क्यूब, अभी समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये अभी भी सवाल वही है। अब मैं इसको एज ए अलग सवाल सॉल्व कर रहा हूं। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये अपने आप में एक 0/0 फॉर्म बनाए बैठा है। ऊपर वाले का डेरिवेटिव सर 1 माइनस कॉस 2x, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है, सुनता जाना। सर जब आप इसको अलग सवाल की तरह सॉल्व करोगे, ये भी अपने आप में एक 0/0 फॉर्म है, और इसमें ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x, नीचे वाले का डेरिवेटिव 10x, ठीक है। x अभी भी 0 की तरफ जा रहा है, तो कितने लोगों को x अपॉन 10x की वैल्यू दिखाई दी? सर या 10x अपॉन x की वैल्यू 1 रखोगे तो x अपॉन 10x की भी वैल्यू 1, तो ये आ गया 2। सर इसमें क्या होता है, इसमें आप एक काम करो, 1 माइनस कॉस 2x और 2x का होल स्क्वायर होना चाहिए, है ना। 2x का क्या होना चाहिए, होल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर था 3, और ये 2x के होल स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहां पे आप ले आओ 4, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट में क्या होता है भाई, 1 माइनस कॉस 2x के नीचे उसी का ही स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स स्क्वायर तो था, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, इस पूरे की वैल्यू जो है ये आती है हाफ, तो ये आ गया 4/6, जिसको आप 2/3 बोल सकते हो, और ये आ रहा है 2, तो मतलब उसकी वैल्यू आई सर फाइनली 2/3, और इसकी वैल्यू आई 2, दैट इज 4/3, और यही जवाब हमने 4/3 यहाँ पे निकाला था। अब सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब की जरूरत पड़ेगी? वो ऐसे, मैंने एक स्टेप इमेजिन करके देखा कि डिफरेंशिएशन के बाद में, क्योंकि अगर यहाँ पे x रहता तो डिफरेंशिएशन के बाद में डिनोमिनेटर में तो 10x बचेगा, और यहाँ पे अगर अकेला x होता तो वहाँ पे x तो गायब हो जाएगा, इसलिए एक पावर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ज़्यादा, और यहाँ पर एक पावर यहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, नेट कैंसिल होने के बाद में x ही चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्यों सर, डिफरेंशिएट करोगे तो तब जाके एक्स स्क्वायर बचेगा, और 1 माइनस कॉस 2x के नीचे एक्स स्क्वायर होता तब जाके स्टैंडर्ड लिमिट बनती है। तो ऐसे भी कर सकते हो अलग अलग करके, सेम। ठीक है जी, चलिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं लिमिट के, वो आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, और बहुत आसान आसान सा ही चैप्टर है। इसके अलावा इसके बाहर और कुछ नहीं बचा। एक r/n के क्वेश्चंस बचे हैं, r/n फॉर्म के, जिसमें हम लिमिट के सवाल को डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, वो क्वेश्चन हम करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल वाले में, ठीक है। हाँ, होप अगर वो मैं ही चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं ही करूंगा, वरना जो भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, जो भी टीचर पढ़ाएंगे, वैसे मैं ही पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। हाँ, डेफिनेट इंटीग्रल मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आई होप एंड बिलीव आपको लिमिट्स में मजा आया होगा। हाँ, सारी चीज़ें कवर कर दी है। इसके बाद का जो आपका होमवर्क है वो मैं पहले ही बता देता हूँ। ऑल PYQs ऑफ JEE 2021, 2021 के सारे PYQ लेक्चर कंप्लीट होते ही यही आपका काम है, और जो जो होमवर्क करेगा उसी में मजा आएगा, उसको ही मजा आएगा, ध्यान रखना। एंड स्पेशल फोकस जहां पर बच्चों से गलती होती है, स्पेशल फोकस ऑन द क्वेश्चन कंटेनिंग GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड,
सिग्नम एंड एफपीएफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। स्पेशल फोकस इन पे दीजिएगा क्योंकि इस पे बच्चों से गलती होती है। और अगर आपको इन पे डाउट आए तो मैंने जहां पर ये चीज पढ़ाई है वहां जाके देखो कि क्या करना सिखाया है, फिर आप आगे बढ़ो। समझ गए? हाँ, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहनत जारी रख, जरूर सफल तेरा काम होगा। कदमों में तेरे जहां और सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और अमेजिंग सेशन के साथ। थैंक यू।